हर जेई का स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस चीज़ को समझ पाएँ कि वो सही मटेरियल सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, वहाँ पर अगर हम देखें तो सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। वरना आप एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जहाँ पर ये होता है कि सर थ्योरी तो पढ़ ली है पर सवाल नहीं बन। जनरली जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा में है और उसके सेंटर्स अगर बाहर हैं तो जनरली वहाँ पर एक नई शीट या दूसरा मटेरियल वहाँ दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हल्का होता है या काफ़ी हल्का होता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहें। दो एक तरीके से बोलूँगा वार्निंग्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा कि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ सकते हैं। मार्क्स कॉन्सेप्ट आने से नहीं मिलते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है। नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे विषय के ऊपर जो हर स्टूडेंट से रिलेटेड है, जो जेई की तैयारी करता है उन सब के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब क्लास में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता है, जहाँ से जो मास्टर शीट या आप मॉड्यूल कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस जेई के अंदर क्या है, आपकी जेई की प्रिपरेशन में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वो मॉड्यूल सही है या नहीं है, करेक्ट क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उन सब के ऊपर भी हम एक चेक आज लगाएंगे, ताकि हर जेई का स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस चीज़ को समझ पाएँ कि वो सही मटेरियल सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, और ये करने के बाद अगला क्या रिसोर्स सॉल्व करना चाहिए, इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं और इसको सही तरीका क्या है इस मॉड्यूल को सॉल्व करने के बारे में, वो सब आपको आज इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करें सेशन की। चलिए, सो व्हाई डू वी नीड कोटा मटेरियल, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सॉल्विंग फॉर द जेई। नंबर वन थिंग, किसी भी टॉपिक को आपने क्लास में जो पढ़ा है उसके अंदर जितनी प्रोफाइल्स होती हैं, जितने वेरिएशंस उसके अंदर होते हैं, ये मॉड्यूल एक तरीके से आपको पूरे तरीके से या ऑलमोस्ट उस कॉन्सेप्ट के पास लेकर चला जाता है। ग्रेजुअली जो इसका प्रोसेस है, डिफ़िकल्टी लेवल वो इंक्रीज होता है और आपको हर सवाल में कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी प्रोफाइल्स कवर की जाती हैं, नंबर वन, ताकि हम एक तरीके से थ्योरी पढ़ने के बाद अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। सेकेंड, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, वहाँ पर अगर हम देखें तो सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। 85, 90, 95 तक मटेरियल सब जगह सेम होता है। मैथमेटिक्स स्पेसिफिक की बात करूँ तो थैंक्स टू वीके बंसल सर, जिन्होंने इस मटेरियल का मेन क्रेडिट सर को ही है, जो ने उसको इतना अच्छा मैथमेटिक्स का मटेरियल यहाँ पर डेवलप किया। आज भी ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट 90% तक वही मटेरियल यूज में लेते हैं एज ए मॉड्यूल, जब स्टूडेंट उस मटेरियल को सॉल्व करता है, क्योंकि उसकी एक अच्छी डिफ़िकल्टी लेवल है, इसका एक एवरेज लेवल है, जो हर स्टूडेंट जो जेई की प्रिपरेशन करता है उसके लिए रिलेवेंसी रखता है इन सिंक विद जो जेई का एडवांस का सिलेबस है। ठीक है, तो सबका मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई भी एक मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, बशर्ते आपको वो मटेरियल मिले सॉल्व करने के लिए। पीडीएफ्स में आपके पास हो सकता है रैंडमली अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास पड़े हैं, उनको अलग अलग गूगल पर सर्च कर करके आप ट्राई कर रहे हैं, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। तो क्लास में थ्योरी पढ़ने के बाद आप चाहे कहीं से भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, किसी भी सिटी में आप हो, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस आपको चाहिए, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर होमवर्क। होमवर्क इज वेरी इसेंशियल जब डिस्कशन होमवर्क का होता है। कई बार हो सकता है आपके साथ भी ये हो रहा हो कि थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है 3rd चैप्टर की और होमवर्क अभी डिस्कशन पेंडिंग चल रहा है, जो 2 लेक्चर पहले था, 2 चैप्टर पहले था, लेक्चर नहीं 2 चैप्टर पहले था, यानी X3 चैप्टर डिस्कस हो रहा है और होमवर्क डिस्कशन अभी हमारा पेंडिंग X1 का ही पड़ा हुआ है। तो इससे हमारी लर्निंग कम हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने टीचर से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, सर वो होमवर्क प्लीज़ डिस्कस कर दीजिए। तो होमवर्क डिस्कशन की इंपॉर्टेंस अगर आप समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग ज़रूर इम्प्रूव होंगे। वरना आप एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जहाँ पर ये होता है कि सर थ्योरी तो पढ़ ली है पर सवाल नहीं बन रहे, क्या करें सर, पेन चलता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कैसे करना है। सो होमवर्क इज़ द की, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर आप कोटा का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा आपको सारी प्रोफाइल क्लास में पढ़ाई भी गई है या नहीं पढ़ाई गई है, क्योंकि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ाया जा सकता है। जैसे इंटीग्रेशन, उसको हम बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, सेकंड हम जेई मेन लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, तीसरा जेई एडवांस लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है उनको पता करने का, बेस्ट होता है उनके पीवाईक्यूज जाके हमने चेक किए कि वो हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मॉड्यूल्स आपको उस लेवल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो होमवर्क डिस्कशन आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पर इस बात की प्रायोरिटी समझिए, अपने टीचर से बात भी कीजिए कि ये ना हो कि जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं होमवर्क डिस्कशन उसके 2 चैप्टर पीछे का चल रहा हो,
डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं से आपकी लर्निंग डिसाइड होती है, वहीं से लर्निंग डिसाइड होती है। जब आप अपना सोल्यूशन लेके जाते हैं और सर का जो सोल्यूशन होता है उसको मैच करते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वहाँ से लर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है, और इम्प्रूव होती चली जाती है विद टाइम। फिर हम बात करें इसी के बाद, आउटसाइड कोटा जो है, लाइटर मॉड्यूल मॉक टेस्ट आर सर्कुलेटेड स्टूडेंट को सेटिस्फाई रखने के लिए, क्योंकि इन सबको पढ़ाने में ना, एक तो पढ़ाने में ही बहुत एफर्ट लगता है, क्लास में डिस्कशन में बहुत मेहनत लगती है। तो क्या होता है जनरली, जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा में है और उसके सेंटर्स अगर बाहर हैं, तो जनरली वहाँ पर एक नई शीट या दूसरा मटेरियल वहाँ दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हल्का होता है या काफ़ी हल्का होता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहें, इजी सवाल दे दिए, सॉल्व होते रहें, और उसी तरह का टेस्ट भी वहाँ पर दे दिया। इससे खुश तो वो हो गया है, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट चाहे अक्रॉस इंडिया में कहीं का भी हो, पेपर उनका सेम आएगा जो फाइनल पेपर होगा। जब फाइनल पेपर अगर हमारा सेम होने वाला है तो प्रिपरेशन भी हमारी उसी तरीके की होनी चाहिए। तो इसको आज हम सबको प्रोवाइड करके मटेरियल सेम कर देंगे, ताकि सबका क्या होगा, डिस्कशन सेम लेवल पे आ जाएगा कि हमें किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। फिर रहेगी बात रिसोर्सेज की, किससे इनके चलो हमारा मटेरियल आ गया, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हर क्वेश्चन को अभी आप गूगल लेंस से सर्च करते हो या डाउटनेट पर ढूंढने जाते होंगे। तो बात यह है कि जब हम उसको ढूंढने जा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को स्कैनिंग करने टाइम लगता है, ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम। और अगर एक ही टीचर आपको उन सब चैप्टर्स के सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर दे दे, तो एक मेथोडोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस भी साथ के साथ डेवलप होता है। सो गाइज, ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाई। जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाला मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो हमारी लर्निंग भी उस हिसाब से अच्छी ही रहने वाली, ठीक है। तो क्या करना होगा, उन सब के लिए मैं आपको सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। मैं इन सब मॉड्यूल को आपको टेलीग्राम पर पहले प्रोवाइड करूँगा। तो ज्वाइन माय टेलीग्राम @OmSir से आप सर्च कीजिएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिए। सीक्वेंशियली मैं एक एक चैप्टर के आपको वहाँ पर पहले मॉड्यूल दूंगा, चाहूँगा कि आप उनको ट्राई करें ढंग से, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस आपको देखने होंगे। जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स को कर चुके हैं उनके लिए भी है, उनको चाहिए कि सर मुझे और प्रैक्टिस करनी है, मुझे और मटेरियल चाहिए जो सॉल्व करने के लिए हो, PYQs मैंने आधे अधूरे किए हुए हैं, तो उनके लिए मटेरियल की बात करें तो यू कैन यूज़ माय पियर्सन बुक्स। जो मैथमेटिक्स के जितने सेगमेंट्स हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, वेक्टर 3D हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, वो सब कर सकते हैं ट्राई। आप और प्रैक्टिस के लिए आपको एडवांस लेवल का मटेरियल चाहिए, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, मैच द कॉलम दिखेगा, MCQ क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि थोड़े क्रूशियल होते हैं। साथ के साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, सर हमें तो MCQ, हमें तो PYQs ही सॉल्व करने हैं अभी, तो दे आर टू एक्सक्लूसिव थिंग, JEE मेन PYQs एक्सक्लूसिवली और JEE मेन एंड एडवांस, ये दोनों मटेरियल भी आपके लिए अवेलेबल हैं। दे आर इन पब्लिक, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो मेरी वेबसाइट है upliftmaths.com, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने बोला कि सर ये सब तो है, अब मुझे तो थ्योरी में ही दिक्कत है, कुछ जो सिलेबस है मेरा बहुत आगे निकल चुका है, अब मैं कैसे पढूं वहाँ पर जाके। तो उसके लिए जो मेरे वीडियो कोर्सेज हैं सेगमेंट वाइज आपको मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे, चाहे वो अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट हो, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब आपको हमारी जो ऐप है अपलिफ्ट JEE ऐप, वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जाइए, एक नंबर भी फ्लैश कर रहा है जहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आते हैं मुद्दे पर वापस के, सर आज हम क्या नया लेकर आया हूँ वो मैं आपको बता दूँ। कोटा के मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और उनके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। बस उनको सॉल्व करने पर मेरे आपको बस दो, एक तरीके से बोलूँगा वार्निंग्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने उसको ध्यान रखा तो आपकी जो लर्निंग है वो मैक्सिमम होगी, वरना फिर प्रॉब्लम परसिस्ट कर जाएगी। कैसे, सुनिए ध्यान से। दोनों वार्निंग्स क्या है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली उसका सेम टाइम पर आंसर मत देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं तो सेम टाइम पे आंसर की मत देखिए। क्या होता है, हमें 11 का आंसर दिख जाता है, आपने 10th का आंसर देखा C है, पर आपकी नजरें 11th को देख लेंगी A आएगा। तो अब जब आप 11th नंबर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप उसको प्रूव कर रहे हैं, और एग्जाम में आपको आंसर की नहीं पता होती है, ठीक है। तो अंतर है। तो पहले एक साथ वन गो के अंदर आप पहले सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उसके बाद उसका आंसर की मैच कीजिए। अभी सॉल्यूशन की कोई बात नहीं हो रही है, आंसर की मैच कीजिए। आंसर की जब आपने वहां मैच कर ली है, उसके बाद आपको पता चलेगा कितने सही कितने गलत। जो सवाल आपके सही हुए हैं उनका भी सॉल्यूशन देखिए। क्यों, हो सकता है आपने किसी एक तरीके से सॉल्व किया हो और उसका बेटर तरीका अपने पास दूसरा हो, जिससे कम टाइम लगता हो, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जो टाइम है दैट्स वेरी क्रूशियल। सब्जेक्ट सिर्फ जो एग्जाम है सिर्फ PCM का नहीं है,
वहां पर आपकी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट भी आपको चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी साथ के साथ लगेगा। ठीक है, तो एक साथ में सॉल्व करना है, फिर साथ में जाके आंसर की लास्ट में जाके देखनी है जब आप रेडी टू चेक के भाई मेरे कितने सही हुए। कई बार तुक्के में भी आंसर आ जाते हैं, कई बार मिस कॉन्सेप्ट से भी आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हमें उनके भी देखने की सही है या गलत है। दूसरा, डायरेक्टली क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है कि पेन चलाया ही नहीं, थ्योरी की वीडियोस देख लिए, उसके बाद सीधे कोटा के मॉड्यूल उठा लिए और चलो मैं इनको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन देख रहे नहीं। लर्निंग मैक्सिमम करने का तरीका ये है कि आप पूरा दिलो जान से दिमाग लगा दो उसके अंदर पूरा, और उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था जो मुझसे मिस हुआ। देखो 3 चीज हो सकती हैं, या तो आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ होगा, इसका मतलब तो ये कि हमारी थ्योरी वीक है। जो मैंने अभी आपको वीडियो लेक्चर्स बताया वो आप जाके थ्योरी इंप्रूव कीजिए, या आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से आपके पास कोई रिसोर्स हो तो वहाँ से पढ़िएगा और डिटेल में थ्योरी पढ़िए, है ना, अच्छे से। एक नाम के लिए मत पढ़िएगा। जैसे मैंने बताया कि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ सकते हैं। बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं जो बहुत शैलो रहता है, ऊपर ऊपर ही रहता है। मेंस लेवल पर भी होता है, एक होता है एडवांस लेवल पर। तो अच्छे रिसोर्सेज हैंडल करोगे तो इंक्रीज करेगी डेप्थ, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। जब आपने पूरा एफर्ट डाल लिया है और आपसे पहला स्टेज मैंने क्या बोला, सॉल्व ही नहीं हुआ है, तो मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, थ्योरी पढ़नी है। सेकंड, हम आधा सॉल्व करके फंस गए। जब आधा सॉल्व करके फंस गए हैं तब हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि जो हमें टीचर्स का सोल्यूशन बता रहे हैं कौन सी ऐसी नई बात बता रहे हैं जो मुझसे मिस हो गई थी। दैट इज द लर्निंग, वो लर्निंग है। और थर्ड ये हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता था, थ्योरी भी पढ़ी हुई थी, और लास्ट में जाके आपने मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन में आप फंस गए कि 3 इक्वेशन बना के छोड़ दिया, आपस में सॉल्व कैसे करना है कम टाइम के अंदर, या कोई सिली मिस्टेक हो गई है। पर मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब हमारा आंसर आएगा। ये भी लर्निंग का ही पार्ट है कि उस कैलकुलेशन को इस सीरीज के अंदर में हर क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और उसके बाद ही आपको आंसर तक पहुंचना है। क्योंकि मार्क्स कॉन्सेप्ट आने से नहीं मिलते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है, और जब आंसर आएगा तब भी हमें मार्क्स आएगा, तभी रैंक आएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आंसर की नहीं देखनी है। दूसरा, जब आपने फुल अटेम्प्ट कर लिया है उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है, डायरेक्टली आपको सोल्यूशन पर जंप नहीं करना है। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दिस सीरीज? अगर आपको ये सीरीज चाहिए कंप्लीटली मैथमेटिक्स, सभी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्लास 11th के हो, 12th के हो, ड्रॉपर हो, सबके लिए मैथमेटिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ अपलिफ्ट मैथ्स पर मिलेगा, जो अपना यूट्यूब चैनल है यहाँ पर। कोशिश यही कीजिएगा, एक तो टेलीग्राम पे आप आ जाइएगा @OmSir ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको मॉड्यूल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और शुरुआत हम करने वाले हैं हमारे कैलकुलस के जो द मोस्ट चैप्टर है फंक्शन, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सो ओके गाइस, सी यू कनेक्टेड, और मिलते हैं ऐसे अपनी जेईई की प्रिपरेशन को और अच्छे से करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को इन मटेरियल की एक्सेस ही नहीं होती है, फीस पूरी ले ली जाती है और नाम के लिए एक हल्का मटेरियल पकड़ा दिया जाता है और बस अच्छे सिंपल सवाल टेस्ट में पूछ के खुश किया जाता है, उन सबको हम तोड़ देंगे और ढंग से आपकी जेईई की प्रिपरेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग। If the coefficient of x power 7 and x power 8 in this expansion of 2 plus x by 3 power n are equal, then find the value of n। ये हमें निकालना है। जो हमें दिया गया है उसके हिसाब से अगर हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो लिखा जाएगा NCR फर्स्ट टर्म पावर n माइनस आर एंड द सेकेंड टर्म इज x by 3 पावर r। ये जनरल टर्म हम लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, TR+1 ये बन जाएगा NCR 2 to the power n माइनस आर अपॉन में आपके रहेगा 3 पावर r और यहाँ पर है x पावर r। तो ये है जो डिसाइड करेगा। हम चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7। अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, इसकी हम बात कर रहे हैं, और ये इक्वल है, इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8। ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है। तो x पावर 7 x पावर 8 के कोफिशिएंट इक्वल है, गिवन है। तो आप देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, तो x की पावर 7 को सोलली यहाँ पर x पावर r डिसाइड करता है, तो ये बनेगा जब r की वैल्यू 7 होगी, और ये डेटा बनेगा जब x की वैल्यू r की वैल्यू 8 होगी, तब x पावर 8 आएगा। तो यहाँ से डेटा हम बनाते हैं, अपने पास आता है NC7 2 to the power n minus 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर 7। आगे गए, यहाँ बनेगा NC8
2n-8 डिवाइडेड बाय 3 ठीक है, यहाँ पर r की जगह 8 रखा, यहाँ पर r की जगह हमने 7 रख दिया है। अंडरस्टूड? जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा वैसा करते जाइए। अब आगे चलते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल में चेंज करते हैं, यहाँ था n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल है और यहाँ है n-7 फैक्टोरियल। 2 की पावर्स आप देख सकते हैं, 3 की पावर्स आप देख सकते हैं। 2 पावर 7 माइनस 8 है, यहाँ है 3 पावर 7, यहाँ है n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल और 2 की पावर्स लिखेंगे 2 टू दी पावर n-8। आपको सारे स्टेप्स समझ में आए, इसलिए मैं इसको सॉल्व करने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन एम यही है कि आप समझ पाए, सीख पाए। अब देखिए 3 पावर 7 है, 3 पावर 8 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 1 3 बचेगा। देखिए यहाँ 2 पावर n-7 है, यहाँ 2 पावर n-8 है, यहाँ ज़्यादा माइनस हो रहा है, इससे ये भी कैंसिल होगा, तो एक बार सिंगल 2 बचेगा। n फैक्टोरियल कैंसिल है, ये 7 फैक्टोरियल है, ये 8 फैक्टोरियल है, तो ये 8 इंटू 7 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ बचा है 2 और यहाँ सब कैंसिल हो गया है, अपॉन में आपके पास यहाँ पर 3 बचा है। 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 8 होता है, तो यहाँ आपके पास से सिंगल 8 बचेगा। आई कैन राइट 8 फैक्टोरियल एज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये लिखेंगे 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7 है, ये n-8 है, तो यहाँ लिखेंगे n-7 और एक कम करेंगे n-8 फैक्टोरियल। यहाँ हमारे पास यही डेटा लिखा गया है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ 2 है, 8 और 3 आपके पास से 24 आता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा n-7। तो यहाँ से n अपने पास से 48 प्लस 7 आता है, विच इज इक्वल टू 55। तो 55 हमारे पास यहाँ से इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। दैट इज द क्वेश्चन आंसर नंबर सी को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया जाए वैसा वैसा बनाते हुए चलिए, सवाल जरूर सॉल्व होगा। जनरल टर्म हमने निकाली TR+1, NCR 2 टू दी पावर n-r और जो x/3 सेकेंड टर्म पावर r। यहाँ से जो बोला गया देख लिया, डिसाइड कौन कर रहा है x पावर r, तो यहीं से डिसाइड होगा जो हम चाहते हैं यहाँ पर कि x पावर 7 है तो r यहाँ पर 7 बनेगा या r 8 है। थोड़ा सा फैक्टोरियल की मैनिपुलेशन हमें आनी चाहिए। कहीं पर अगर 10 फैक्टोरियल लिखा है तो हम उसको 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कहीं अगर 11 फैक्टोरियल है तो उसको 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड? दैट्स द वे। Set the value of r for which 18CR minus 2 plus 2 times 18CR minus 1 plus 18CR is greater than or equal to 20C13 contains। अब यहाँ वर्ड पढ़िएगा, कंटेन करते हैं कौन से ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं। एक सेट हमें बनाना है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है NCR प्लस NCR+1, ये बनाया जा सकता है n+1 CR+1। ये हमें पता होना चाहिए। अगर अपर इंडेक्स सेम है और एक इंडेक्स में सिर्फ लोअर इंडेक्स में एक नंबर ज़्यादा है तो ऊपर वाले में +1 हो जाता है और दोनों में जो ग्रेटर होता है वो हम पिक कर लेते हैं। इस रिजल्ट को यूटिलाइज करेंगे जो हमें यहाँ दिया गया है। आप देखिए, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 18CR-2, यहाँ 2 टाइम्स लिखा है तो फिर मैंने इसको 2 बार ब्रेक कर दिया। एक बार लिखा यहाँ पर और एक बार हमने इसको यहाँ पर भी लिख दिया। देखिए इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे। हेडर सेम है, अपर इंडेक्स, तो अपर इंडेक्स सेम है तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 19 और दोनों में कौन ज़्यादा है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो एक बार टाइपो हो गया है, यहाँ आएगा R-1। देखो R-2 से एक ज़्यादा R-1 होता है तो इन दोनों में ग्रेटर ये है। तो क्या सीखा है, ऊपर एक इंक्रीज हो जाता है तो 19 हो गया और दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू है, दोनों में ग्रेटर वैल्यू R-1 है, ये बन जाएगा। सिमिलरली गोइंग फॉरवर्ड 18 ये आपके पास से 19 बनेगा
और इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू r माइनस 1 से ग्रेटर r है, यहां हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 2 बार यूटिलाइज हो गया और तीसरी बार के लिए रेडी है। यहां पर फिर से 19CR माइनस 1 19CR आपके पास से लिखा गया है, ये फिर से एक बढ़ जाएगा तो 20 बन जाएगा, दोनों में ग्रेटर है r। यहां हम पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद अब डायरेक्ट कंपेयर करने की गलती मत कीजिएगा कि सर यहाँ देख लिया सर r है, मैं सोच रहा हूँ कंपेयर कर दें। क्या आप कर सकते हैं? तो देखिए फिर आपको पास्कल ट्रायंगल का आइडिया होना चाहिए। पास्कल ट्रायंगल अगर आपको याद हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट 1 से शुरू होते हैं, दोनों कॉर्नर पे 1 होते हैं और मिडिल में इनकी वैल्यूज ज़्यादा आती है। या तो वहाँ से आप देखिए या फिर आप इसको अगर फैक्टोरियल में चेंज करना चाहते हैं तो फैक्टोरियल में भी इसको कन्वर्ट करके आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाने की कोशिश करें कैसे इसको बनाया जाए। तो 20CR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20C 13 हमारे पास लिखा गया है। जैसा हमें मालूम है कि 20C 0 की बात करें, 20C 1 की बात करते हैं, 20C 2 की बात करते हैं, ऐसे लास्ट में आते आते आपके पास 20C 20 है, 20C 19 है, 20C 18 है। तो आपको मालूम है एक फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। तो शुरू और आखिरी वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का डेटा सेम रहता है, ये इसके इक्वल है। और जैसे जैसे हम मिडिल में जाते हैं तो वैल्यूज ज़्यादा आती हैं। हम इक्वलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। तो एक बात और याद रखिएगा, जैसे 12C 7 ये बनेगा, वही आपके पास है 12C 13 भी होता है। यूजिंग दिस फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो पहली बात, अगर यहाँ पर 7 हो गया तो भी बात बन जाएगी। यानी पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम देखें या बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात डायरेक्टली करें, 20C 0 की वैल्यू वही होती है जो 20C 20 है, 20C 1 की वैल्यू वही है जो 20C 19 की वैल्यू है, ये दोनों भी इक्वल है। और 20C 2 की वैल्यू भी वही है जो 20C 18 है। धीरे धीरे इनकी वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, जो मिडिल टर्म होता है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट आता है। तो 20C 10 और 20C 13 भी बराबर आएंगे, यहाँ से हमें दिख रहा है। तो R हमारे पास 7 ले सकते हैं, इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। और फिर जो मिडिल वाले नंबर से वो सब इस नंबर से ज़्यादा ही आएंगे। तो 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये इसके पास हमारे पास से नंबर्स बनते हैं। ये सारी वैल्यूज परमिसिबल हैं। जो 7 से लेके 13 तक बीच वाले जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अब सेट कौन सा बना, वो देखिए वैल्यूज ऑफ R से जो सेट बनेगा उसकी बात हो रही है। तो हमने वो सेट बनाया, तो उसमें 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है हमें इसके बारे में पता करना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स। इस सेट के कार्डिनल नंबर है 7, तो हम इसको मार्क करेंगे 7 एलिमेंट्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू मार्क इट एज द 7th इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। If the constant term of binomial expansion is given as -160, then find the value of n। ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, constant term of this binomial expansion is -160। ठीक है, तो आइए इसकी जनरल टर्म बनाते हैं। सबसे पहले tr + 1 जो बनेगा NCR, यहाँ है 2x, पावर है n माइनस r, माइनस है 1/6, फिर यहाँ से r आता है। ये जनरल टर्म है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे दिस 2 to the power n माइनस r। कॉन्स्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, ये है -1 पावर r और ये है x वेरिएबल जो बनेगा n माइनस r, और एक r यहाँ से भी है x पावर n माइनस r। तो n माइनस r और यहाँ से माइनस r, n माइनस 2r। हम चाहते हैं इसकी कांस्टेंट टर्म निकाली जाए। कांस्टेंट टर्म के लिए क्या होगा आप ये बताइएगा। कांस्टेंट टर्म के लिए क्या कहानी होगी। कांस्टेंट टर्म वो होती है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। x की पावर अगर 0 बन जाएगी तो कांस्टेंट टर्म निकल के आ जाएगी। तो x की पावर 0 है तो हमारे पास है n की वैल्यू 2r आती है, ये बात हमें बताई जा रही है। एंड वी आर हैविंग दिस नंबर एज -160। तो ये टर्म आपके पास यहाँ से आया NCR 2 पावर n माइनस r -1 पावर r, और ये है 160।
वी आर गेटिंग ए -160, जिसका मतलब माइनस साइन आया है। माइनस साइन आया है तभी आएगा जब -1 पावर ऑड रहा होगा। -1 का पावर ऑड होगा तभी हमारे पास -1 जनरेट होगा। तो माइनस साइन आया है। अब ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं या क्यूबिक तो है नहीं ना ट्रिग्नोमेट्री, ये तो हिट एंड ट्रायल से बनेगा। एक एनसीआर फैक्टोरियल का नंबर है और 2 पावर में एक्सपोनेंशियल चल रहा है, तो हमें एक हिंट मिल चुका है कि एन जो भी होगा ऑड होगा। यहाँ पर जो आर होगा दैट इज एन ऑड नंबर, ये हमें इतना यहाँ से पता चला। दूसरा, एन और 2r की वैल्यू रहेगी तो आप n की जगह पर 2r रख सकते हो, तो यहाँ से 2rCr 2 टू द पावर n की जगह हम r रखेंगे -1 पावर r। ये अपने पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में डेटा बना, लेकिन n रहेगा ऑड ही, तो हम ऑड नंबर से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम r की वैल्यू मिनिमम हिट एंड ट्रायल से बनाएंगे 1 रखेंगे तो 160 पहुंच पाए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर हमने 1 रखा तो यहाँ पर 2 जरूर बन जाएगा। आई विल बी गेटिंग -4, ये तो रिजेक्टेड है। द नेक्स्ट नंबर कम्स एज एन 3 अगर हम रखे हैं हमारे पास बनता है 6c3 2 पावर 3 एंड दिस कम्स एज अ -1। सो लेट्स सी कितना ये नंबर बनता है। तो 6c3 अगर हम नंबर देखें अपने पास है तो हमारे पास ये नंबर बनता है 20 एंड दिस इज कमिंग एज -8। यस, वी आर गेटिंग -160। तो r इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करता है, पता चल गया हिट एंड ट्रायल से। हमें पूछा क्या है n, और n है r का डबल, इट इज 2r, तो बनेगा 6। तो वी कैन हैव n as 6 एज द फाइनल आंसर, जो हम मार्क करेंगे यहां से अपने पास बनेगा b। वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज अ फाइनल आंसर b। ठीक है, b आंसर हम यहां पर मार्क कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 इन दिस एक्सपेंशन, ये जो मल्टीप्लाई होगा उसके अंदर x टू द पावर 49 का क्या कोफिशिएंट है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये बिल्कुल फैक्टर वाले फॉर्मेट में लिखे गए हैं। तो अगर हम देखें x की सबसे लीडिंग पावर क्या बनेगी उसको सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे 2 पावर 1 है तो x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 49 रहेगा। पावर इन द सेंस ये x का कौन सा टर्म है, पावर 1 है तो एक x की टर्म यहाँ है, दूसरी यहाँ है, 49 यहाँ है और एक यहाँ पर है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास सबसे पहले x पावर 50 बनेंगे। दे आर गोइंग टू बी 50 ब्रैकेट्स। कैसे पहचाने, देखिए 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 49 है और इस 1 के नीचे हम लिख सकते हैं 2 पावर 0। तो आप देखिए 0 से लेके 49 तक जा रहे हैं, यानी 50 टर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो x पावर 50 मल्टीप्लाई के बाद आएगा, फिर आपके पास बनेगा x टू दी पावर 49। फिर आप देखिए सेकंड वाली जो टर्म होती है वहां पर सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द रूट्स आता है। तो जितने भी नंबर्स आपके पास लिखे गए हैं इन सब का सम यहां पर बन जाएगा। दिस इज 2 पावर 49। फिर आगे जाएंगे तो x पावर 48, ये सारे डेटा आपके पास से जनरेट होंगे। लास्ट में आते आते आपके पास एक x का कोफिशिएंट भी बनेगा और एक कांस्टेंट टर्म भी रहेगी। हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 माइनस साइन, और ये डेटा अपने पास है ही से 1 + 1/2 1/2 स्क्वायर एंड 1/2 टू द पावर 49। ये क्या है, इट्स अ जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो आप देख रहे हैं 1/2 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास से 50 आता है। 2 पावर 1 से 49 और एक टर्म ये भी है। तो ये डेटा आपके पास से फॉर्मूला है 1/1 माइनस r पावर n/1 माइनस r। फर्स्ट टर्म है 1 माइनस 1/2 पावर है 50 एंड 1 माइनस 1/2। यहां से डेटा है, ये हाफ है 2 बनेगा, वी आर गेटिंग दिस एज -2 1 माइनस 1/2 पावर 50। अब आप इस ऑप्शन को देखिए तो वी आर हैविंग ए एज द फाइनल आंसर। ठीक है, और x का कोफिशिएंट और x पावर 49 कोफिशिएंट दोनों अलग अलग रहने वाले हैं। यहाँ पर ये अलग रहेगा, तो इन सब का जो सम है वो ये डेटा बनता है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो वी आर गोइंग टू मार्क ऑप्शन नंबर ए एज द फाइनल आंसर। The largest real values of x such that sigma k equal to 0 to 4 5 power 4 minus k upon 4 minus k factorial
x टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8/k। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की वैल्यूज आएंगी, उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आंसर के अंदर पूछा जा रहा है। इस समेशन को हम थोड़ा बाइनोमियल के अकॉर्डिंग इसको बना देते हैं। तो आप देखिएगा यहां पर हमारे पास k फैक्टोरियल रहेगा और 4 माइनस k फैक्टोरियल भी हमने बनाया। फिर हमें 5 पावर 4 माइनस k नजर आ रहा है और x पावर k भी हमें यहां पर नजर आता है। बाइनोमियल का एक्सपेंशन अगर आप देखें x प्लस वाई पावर n अगर दिया है तो ये बनता है अपने पास से NCR x टू द पावर n माइनस r एंड y टू द पावर r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू n। तो इसके साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करके देखें तो फिर हम इसको इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि हम कहां पर हैं। इस NCR को समझिएगा क्या लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। इन दोनों का सम करने पर वापस यही ऊपर वाले का फैक्टोरियल बन जाता है। फर्स्ट टर्म वो होती है जिसके ऊपर दोनों का डिफरेंस चल रहा होता है, एक पावर n माइनस r होता है और दूसरे वाले पर पावर y पावर r आती है। ठीक है, जिस पर पावर r है वो सेकंड टर्म है देखिए, और जिस पर n माइनस r है वो x यानी फर्स्ट टर्म है। इन दोनों का सम भी अगर निकाला जाए तो हमारे पास यहां से 4 फैक्टोरियल आता है। तो हम दोनों साइड 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया है। अंडरस्टूड? तो दोनों साइड मल्टीप्लाई के बाद अब आप इस नंबर को देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज 4ck। समेशन आपके पास से बनेगा, k का वैल्यू 0 से लेके 4 है, वी कैन राइट इट एज 4ck। अब आप देखिएगा यहां पर 5 पावर 4 माइनस k एंड x पावर k 8/3 है, ये 4 फैक्टोरियल 24 होता है, वी आर हैविंग 64। ठीक है, अब इस नंबर को देखिए और इससे कंपेयर कीजिए। 4ck हम r लिखें k लिखें बात बराबर है। 0 से लेके 4 जाता है, 0 से लेके n जाता है। 4ck यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ NCR है तो n की वैल्यू तो 4 आ चुकी है। फर्स्ट टर्म पर n माइनस r होता है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 5 है और सेकेंड टर्म आपके पास y होती है, उसके पावर r होता है, यहाँ पावर k बन जाएगा। तो इसी टर्म को हम लिख सकते हैं कि ये एक्सपेंशन है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, वी कैन राइट इट एज 5 प्लस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 64, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हम इसको 2 पावर 6 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहां से बनता है 5 प्लस x पावर 4 है तो प्लस माइनस आपके पास से 2 पावर 3/2 आपके पास से डेटा बन जाएगा। 6/4 यानी 3/2, ये x आया आपके पास से, प्लस माइनस हम इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस 5। हमें बोला है कि लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के बताइए क्या बनेगी लार्जेस्ट वैल्यू, जो दोनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो बनेगी 2√2 माइनस 5। और अगर लीस्ट की बात की जाती है इन दोनों के अंदर तो फिर हम माइनस साइन को पिक करते हैं। सो 2√2 माइनस 5 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो जब कभी ऐसा फैक्टोरियल के साथ, तो ये इसको पहचानिए, ये NCR से रिप्लेस हो सकता है NCK से। फर्स्ट वाली टर्म पर पावर n माइनस r होती है और सेकंड वाले की तरफ r पावर आती है। ये जितना हमारे जहन में दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा उतना जल्दी हम उसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर पाएंगे। फिर से इसको समराइज करते हैं, NCR फर्स्ट पावर n माइनस r और सेकंड पावर r आता है, तो उससे बस हम इसको कंपेयर करते हुए चले हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसको बना दिया है हमने। ठीक है, आपको लगे तो आप वापस इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा सुन लीजिए। जितना फिर मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये हमारे पूरे जहन में बैठ जाना चाहिए। स्पेशली NCR की फैक्टोरियल की वैल्यू भी n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो दोनों टर्म्स में एक फैक्टोरियल एक पर पावर होता है, दूसरा वाला फैक्टोरियल दूसरे की पावर पर होता है। जैसा यहाँ पे दिख रहा था 4 माइनस के फैक्टोरियल था, इसकी पावर था, k फैक्टोरियल इसकी पावर था। ठीक है, तो जो n माइनस r पावर जिस पर होता है वो फर्स्ट टर्म है और जिस पर r फैक्टोरियल है वो अपने पास r पावर है वो सेकंड टर्म होती है। यहाँ से दिख जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। इससे और कई बेटर क्वेश्चंस आपको मेरी जो बुक है अलजेब्रा वाली उसके अंदर सॉल्व मिलेंगे,
आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। The expression x plus x cube minus 1 whole power 1 by 2 power 5 plus x minus x cube minus 1 power half whole power 5 is a polynomial of degree। ये हमसे पूछा गया है। यहाँ हम एक काम करते हैं, एक टर्म है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो है x cube minus 1 power 1 by 2। लेट्स अज्यूम दिस एज अ y। तो जो एक्सप्रेशन है वो बन जाता है x plus y power 5 प्लस x माइनस वाई पावर 5, ये है। चलिए इसको ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास डेटा बनेगा 5c0 x टू दी पावर 5, देन इट इज अ 5c1 x पावर 4 y पावर 1, वी आर हैविंग 5c2 x पावर क्यूब। क्योंकि ज़्यादा टर्म्स नहीं है तो थोड़ा हम इसको अगर लिख लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्लास में सभी स्टूडेंट्स होते हैं, हो सकता है इस वीडियो को 11th क्लास का स्टूडेंट भी देख रहा हो और या फिर ड्रॉपर्स हैं, तो दोनों के हिसाब से मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। तो मैंने सिंपल ओपन कर लिया है सेकंड वाला। क्या फर्क पड़ेगा, बस बीच में जहां जहां y आपके पास आया है उन्हीं जगह पर उसको माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर भी प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ क्यूब बनेगा, तो ये आपके पास से माइनस के साथ एडजस्ट होगा। यहां पर भी आपके पास से माइनस साइन ऐड पाएगा क्योंकि ऑड पावर है। जब हम इनको ऐड करने लगेंगे स्टार्ट गेटिंग कैंसिलिंग आउट, ये कैंसिल हो गए हैं, तो बचा क्या है, ये टर्म आएंगी लेकिन डबल हो जाएंगी। x पावर 5c2 का डेटा आप निकालते हैं तो 10 आता है, x क्यूब आता है, y स्क्वायर आता है, 5c4 इज 4, 5 आता है। अब हमें तो पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है। पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितनी है वो हमें देखना है। अब हमने जो उधार लिया है वो y का वैल्यू था, वी विल अगेन रिप्लेस इट। तो ये बनता है x पावर 5, यहाँ है 10x पावर क्यूब, तो इसका अगर हमने स्क्वायर किया तो इट इज x क्यूब माइनस 1, यहाँ 5 है, यहाँ x है, इसका हमें पावर 4 करना है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा आपके पास से। ठीक, अब आप लीडिंग कोफिशिएंट बना दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना तो x की पावर 6 जनरेट होता हुआ दिखता है,
और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 6 तो यही है और यहाँ आपको x पावर 7 नज़र आता है और कोई इसको कैंसिल नहीं कर रहा है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का कितना डिग्री है, तो अगर हम बात करें तो इट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कमिंग एज 7। हाईएस्ट डिग्री की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं, 7 इसका हाईएस्ट डिग्री निकल के आ रहा है। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जैसा बोला गया वैसा बना दिया। हो सकता है मैं इसको डायरेक्टली करने के अंदर डिफिकल्टी फेस होती है, तो मैंने इसको पहले y एज्यूम कर लिया। जब जब y के ऊपर ऑड पावर्स रहा है, माइनस y के एक्सपेंशन से वो सारी टर्म्स एडिशन पर कैंसिलेशन हो जाएंगी। सिर्फ 3 टर्म यहाँ पर आ रही, y को बैक सब्स्टिट्यूट किया और फिर आइडेंटिफाई किया कि मैक्सिमम पावर y का क्या बन रहा है। अंडरस्टूड? Given 1 minus 2x plus 5x square minus 10x cube and multiplied with 1 plus x power n is equal to 1 plus a1x plus a2x square dot 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 a1 square is equal to 2a2, then find the value of n। ये हमसे पूछा गया है। इसको अगर हम देखें, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो देख लेते हैं। हम ये चाहिए, इसको पहचानिए, ये x का कोफिशिएंट है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो फिर हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x का क्यूब लिखा है और ये आपके पास से nx बनेगा और nc2 बन जाएगा x का स्क्वायर। आगे और भी टर्म्स आने वाली हैं, पर जैसा हमने देख रहे हैं a1 यानी x का कोफिशिएंट चाहिए और a2 यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। सबसे पहले जब मल्टीप्लाई होंगे तो फिर हम 1 की बात करते हैं और ये पूरी बात सोच लेते हैं कि x का कोफिशिएंट कैसे बन सकता है। जब 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, एक 1 का कोफिशिएंट देखिए, माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x बनेगा, ये 1 nx से मल्टीप्लाई होगा तो nx बनेगा। सो दीज आर द ओनली 2 टर्म्स ऑफ x स्क्वायर ऐसे ही आप ढूंढिए, x स्क्वायर कैसे आ सकता है। 1 nc2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5x स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। और बताइएगा 5x स्क्वायर भी मैंने लिख लिया, और किसी तरीके से अगर हम x स्क्वायर ला सकते हैं तो बताइए जी। बिल्कुल, 2x और nx ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2nx स्क्वायर, इससे भी अपने पास x स्क्वायर बनेगा। और कहीं से आप x स्क्वायर नहीं ला सकते। 1 से मल्टीप्लाई हुआ nc2 बना, इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5x स्क्वायर हुआ, ये दोनों x की टर्म्स ही मल्टीप्लाई बन के ये बन सकता है और हमें इन्हीं दोनों के अंदर रिजल्ट चाहिए। तो यहां से अगर आप देखें तो x अगर कॉमन लेते हैं तो n-2 बनता है। यहां अगर हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास से डेटा बनता है। तो दिस इज a1 और ये है हमारे पास से a2। जो रिजल्ट हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं। हमें बोला है a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a2। ठीक है, a1 ये रहा जो है n-2 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स a2, ये डेटा है। nc2 का वैल्यू रखेंगे n इंटू n-1/2 प्लस 5 - 2n, ये डेटा है। स्क्वायर करते हैं, n स्क्वायर माइनस n प्लस 10 माइनस 4n, दिस इज द नंबर विच वी आर गेटिंग। n स्क्वायर कैंसिलिंग आउट, 4n कैंसिल, यहां से आया n, वी आर हैविंग 6 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो जितने रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। क्यूब का कोई जरूरत नहीं था आगे आने वाली टर्म्स का, सिर्फ x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में थी तो मल्टीप्लाई करके उन टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अंडरस्टूड? ऐसे ही आपको सवाल बनाने हैं। अगर ये क्यूब की बात करते तो फिर हम क्यूब के कोफिशिएंट पर भी फोकस करते। The sum of coefficients of all even powers of x in the expansion of 2x square minus 3x plus 1 whole power 11। इसका जब एक्सपेंशन होगा, जहां पर टर्म्स लिखी गई हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 पावर 11। ठीक है, तो क्या रहा होगा आप खुद सोचिए कि 1 है, कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट टर्म रहेगा, फिर एक x का टर्म भी आएगा, फिर ऐसे ही एक आपके पास से x स्क्वायर का टर्म भी बनेगा, x क्यूब का टर्म भी बनेगा, x पावर 4 का टर्म भी बनेगा। मैक्सिमम कितनी पावर बनेंगे?
जब 11 पूरी पावर यहाँ मिल जाएगी, x पावर 22 भी आपको यहाँ मिलने वाला है। ये बना। चाहते क्या है वो पढ़िए। सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x। तो देखिए, अगर हमें सभी कोफिशिएंट्स का सम चाहिए तो यहां पर पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1। तो ये 2 - 3 + 1 पावर 11 जो कि 0 बनता है। तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट आता है, सभी कोफिशिएंट्स का सम आ जाएगा। पर ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जब जब इवन बनी है तब का हमें समेशन का कांस्टेंट चाहिए, कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। इवन कब है, जैसे A0, A2, A4, A22, इन कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। तो मतलब हमें A1 नहीं चाहिए, A3 नहीं चाहिए, तो कैसे हट सकता है, इसके पावर्स कैसी हैं, सबकी ऑड पावर्स है। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स तो आ रहा है 0 है। तो अगर हमें ऑड पावर्स को यूटिलाइज करना है तो फिर हम x की जगह -1 रखेंगे। ऐसा करने से मेरे पास 6 पावर 11 आता है और -1 बनाएंगे A0 - A1 + A2 -A3 + A4 -A5 एंड दिस विल गोज ऑन -A21 और A22 बन गया है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 चाहिए क्या हमें, A0, A2, A4 ये सब चाहिए। अब इसको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, ये डिसीजन हमें लेना है। तो अगर हम ऐड करते हैं तो A1 चला जाएगा जो कि ऑड पावर का कोफिशिएंट है, हमें नहीं चाहिए, E1 चाहिए। तो फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 और 2। जैसे आप ऐड करने जाते हैं तो आपके पास से 2A2 आता है, 2A0 बनेगा, A1 कैंसिल, 2A2 बनता है, 2A4 बनता है एंड A22 आपके पास से बनता है। ठीक है, सामने क्या है, 0 है प्लस 6 पावर 11 है, ये नंबर आपके पास है। हमें चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ x। यही है इवन पावर ऑफ x। तो ये डेटा आपके पास बनेगा। 2 सामने लिखा हुआ था, 1/2 6 to the power 11, ये डेटा आपके पास था। अब ये नंबर कितना बना है उस हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक 6 को अलग कर लेते हैं और दूसरा है 6 पावर 10/2, ये यहां से कैंसिल होगा। 3 times 6 पावर 10 इज योर फाइनल आंसर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। 3 times 6 पावर 10 आपके पास से आंसर आता है। बी ऑप्शन में इसके अंदर मार्क कर देंगे। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको आराम से पहले पढ़िए। चैप्टर अगर हमें अच्छे से समझिए थ्योरी उसकी, तो फिर हमको बात समझ पाएंगे कि क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का जवाब बनता है। Okay, coefficient of alpha power t in the expansion of alpha plus p power m-1, alpha plus p power m-2, alpha plus q plus alpha plus p power m-3, alpha plus q whole square और डॉट 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 चलता चला जाएगा, अल्फा प्लस क्यू पावर m-1। मना किया है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू -q एंड p आर नॉट इक्वल टू q। फिर एक एक्सप्रेशन हमें यहां से पूछा गया है। जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, पहले हम एक्सप्रेशन पर फोकस करते हैं और इस एक्सप्रेशन को समझेंगे कि ये क्या सीरीज है जो हमारे सामने लिखी गई है। यहां पर कहीं पर भी बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, एनसीआर नहीं दिख रहा है, बस इसका पावर बढ़ रहा है, पास वाले का पावर कम होता जा रहा है। तो अगर आप नोटिस करें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर हम बात करें, फर्स्ट टर्म अपने पास लिखी गई है अल्फा प्लस पी पावर m-1। कॉमन रेशियो एक ऐसी टर्म जिससे इसको बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, वो ये टर्म है अल्फा प्लस क्यू है अपॉन अल्फा प्लस पी, ताकि इससे मल्टीप्लाई होकर एक पावर कम हो जाता है और अल्फा प्लस क्यू आ जाता है। फिर अल्फा प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर और कम आ जाएगा। हमें यहाँ पर पता करना है कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो देखो अल्फा प्लस क्यू पावर 1 है, 2 है, m-1 है।
अल्फा प्लस क्यू पर, तो 1 से लेके m-1 यहाँ पर बनी और एक टर्म ये भी लिखी गई है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो वो m टर्म्स अपने पास हैं। स्टार्ट हुआ है 1 से और n-1 गया है और एक टर्म यहाँ लिखा है, यानी टोटल m टर्म्स हैं। समेशन का फॉर्मूला आता है a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे क्या बात बनती है। फर्स्ट टर्म है 1 अल्फा प्लस p पावर m-1 r लेकर आते विच इज अल्फा प्लस q अपॉन अल्फा प्लस p और नंबर ऑफ टर्म्स है स्मॉल m। और इस एक्सप्रेशन को अब हम सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं। यहां अगर हम देखें तो ये अल्फा प्लस p पावर m-1 है, अल्फा प्लस p पावर m, अल्फा प्लस q पावर m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस p पावर m ये डेटा। इसका एलसीएम ले लिया, ये यहाँ पहुंचा, ये बनाया। जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप देख के बताइएगा। और हम इसको क्या लिख पाएंगे, ठीक है, आराम से सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। यह है अल्फा प्लस पी, यहाँ अल्फा प्लस पी पावर m-1 है या अल्फा प्लस पी पावर m है। एक टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ भी है। तो आप देखेंगे अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये तीनों टर्म कैंसिल हो गई है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे अल्फा से अल्फा कैंसिल है, p माइनस क्यू मेरे पास लिखा गया है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास p माइनस क्यू बचेगा, एक अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले नंबर को हम देख लेते हैं। इट इज m माइनस अल्फा प्लस क्यू पावर m। ये डेटा अपने पास से जनरेट हुआ। चाहते क्या है, अल्फा की पावर t का कोफिशिएंट आपको ढूंढ कर निकालना है कि अल्फा की पावर t क्या बनेगी। अब ये जो एक्सपेंशन है, अब देखो x प्लस वाई का एक्सपेंशन करें या y प्लस एक्स का एक्सपेंशन करें, बात बराबर है। अब या तो हम p और अल्फा की पोजीशन बदल देते ताकि कोफिशिएंट निकालने में आसानी रहे, वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। राइटिंग इज p प्लस अल्फा पावर m और q प्लस अल्फा पावर m डिवाइडेड बाय p माइनस q। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 में 3 ऐड कीजिए या 3 में 2 ऐड कीजिए, बात बराबर होता है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम x प्लस वाई पावर n कहीं पर लिखा है तो इसकी जनरल टर्म होती है NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसका जनरल टर्म अगर लिखें फर्स्ट वाले का तो वो क्या बनता है उस बारे में सोचते हैं। इसको हम लिख सकते हैं MCR p पावर m माइनस r अल्फा पावर r। वहीं इसके लिए बनेगा MCR q पावर m माइनस r और अल्फा पावर r। दोनों जगह अल्फा पावर r है। हम क्या चाहते हैं, अल्फा पावर t। सो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ अल्फा पावर t। तो आपके पास दोनों जगह r की जगह क्या रखना होगा, हमें t रखना होगा। तो r की जगह t रखेंगे तो पहला वाला डेटा बनेगा आपके पास है MCT p पावर m माइनस t MCT q पावर m माइनस t डिवाइडेड बाय p माइनस q। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है। आई थिंक द नंबर p माइनस q सभी जगह लिखा हुआ है। MCT 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 भी है। p पावर t q पावर t ना, p पावर m माइनस t है और q पावर भी m माइनस t अपने पास लिखा गया है। और अगर आप नोटिस करें तो ये MCT हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने ये वाला टर्म कॉमन ले लिया। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये है अपने पास से बी ऑप्शन, MCT p पावर m माइनस t माइनस q पावर m माइनस t अपॉन p माइनस q, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। तो प्रोग्रेशन चैप्टर के साथ मिक्स है, फिर आगे जाके बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मिक्स क्वेश्चंस की आदत डालिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स में आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो उनके अंदर यूजुअली पुराने जो चैप्टर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसे और इंटरमिक्स क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो मेरे अलजेब्रा वाले बुक के अंदर आप देखिएगा, ठीक है।
यू विल गेट अ गुड रेस्पॉन्स, सारी प्रोफाइल्स आपकी कवर हो जाएंगी और लर्निंग बेस्ट हो जाएगी। Let NCK represents the combination of n things taken k at a time, then find the value of this। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है पहले उसको हम समझ लेते हैं। इट इज रिटन एज 99C 97, 98C 96, 97C 95 एंड दिस गोज ऑन। आप थोड़ा देखिएगा, दोनों में 2 का डिफरेंस चलता है। 99 है तो 97 है, 98 है तो 96 है, 95 7 है तो 95 है। अंडरस्टूड? तो जब आपके पास यहां पर आप गए तो ये लिखा है 3C1, ये है 2C0, 2 का डिफरेंस चल रहा है। क्या आप यहां वाला नंबर बता सकते हैं? 4C2 होगा। नीचे तो नंबर्स बढ़ते हुए चल रहे हैं, 0 1 95 96 97, ऊपर भी नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, 2 3 97 98 99। तो आप अगला नंबर भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 5C3। अंडरस्टूड? तो पहले थोड़ा सा कुछ टर्म्स उसमें नहीं थी, उसको हमने समझकर लिख लिया, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या हो रहा है। ये चैप्टर प्रोग्रेशन के बाद इसीलिए आता है ताकि प्रोग्रेशन में हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस कर चुके हों कि भाई क्या लिखा जा रहा है। अब समेशन यहाँ पर कोफिशिएंट्स देखिए, अपर इंडेक्स भी चेंज हो रहा है, लोअर इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। एक प्रॉपर्टी आपने सीखी होगी इस चैप्टर के अंदर कि अगर कहीं पर NCR लिखा है और NCR+1 भी लिखा है, तो अगर हेडर हमारे सेम हो जाए तो इसका फॉर्मूला N+1 CR+1, ये डेटा अपने पास से जनरेट हो जाता है। NCR+NCR+1 को हम लिख सकते हैं N+1 CR+1, ये डेटा हम यहाँ से बना सकते हैं। अब क्या है कि ऊपर वाले दोनों हेडर कहीं पर भी सेम नहीं आ रहे हैं। यहां पर है कि जो 2C0 होता है वो 1 होता है और इसी को मैं 3C0 भी लिख सकता हूं। ये बात आप सोच के मुझे बताइए, 2C0 और 3C0 बराबर बात है, दोनों की वैल्यू 1 आती है। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, इसको 3C1 लिखा और इसको लिख लिया 3C0। कोई प्रॉब्लम है क्या? सोच के बताइएगा। अंडरस्टूड? अब क्या होगा, इन दोनों के अंदर ये फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा कि अगर हेडर सेम हो, नीचे में से जो ज्यादा हो R+1 पिक कर लेते हैं, ऊपर एक इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ 3C1 3C0 है तो ये आपके पास बन जाए, एक इंक्रीज हो जाएगा और 4C1 के अंदर ये तब्दील हो जाएगा। हम यहाँ पहुंचे, करेक्ट? अब क्या देखते हैं, यहां पर फिर से ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप देखिए 4 और 4 है तो ये 5 बन जाता है और दोनों में ग्रेटर है 2, और यहां आप पहुंचते हैं 5C3। अंडरस्टूड? तो हो क्या रहा है, जैसे ही प्रीसीडिंग टर्म्स में अंदर, ये जो इधर वाली टर्म्स के अंदर जब हम अप्लाई करते हुए चलते हैं, जो टर्म जनरेट होती है उसका हेडर अगली वाली टर्म के हेडर से मैच कर जाता है। यहाँ 4 था तो इस पर भी 4 जनरेट हो गया और इससे एक कम होता है, यहाँ 2 है तो फिर 1 जनरेट हुआ। जैसे यहाँ 5C3 है तो यहाँ 5 जनरेट हो गया है और यहाँ 3 है तो 2 जनरेट हो गया है। अंडरस्टूड? आप चाहे तो अगला वाला नंबर भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं, अगला वाला नंबर आपके पास है 6 होगा, 3 है तो इसके पहले वाला नंबर 4 होगा, 6C4। आप इस पैटर्न को पहचानिए, जब इन दोनों में हम अप्लाई करेंगे तो वही जनरेट होगा जो ऊपर वाला नंबर है। तो देखिए 6C, दोनों में ग्रेटर कौन है? 3, तो देखिए इसके साथ ये कंबाइंड हो गया। अंडरस्टूड? तो मैं ये कहता हूं, जब ये चलता चला जाएगा, सिमिलरली जब ये पूरा प्रोसेस अगर हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आते हुए चलेंगे, मेरे पास यहां पर 99C 97 लिखा है, इसके बाजू वाला कौन सा टर्म बनेगा ये आपको मुझे सोचकर बताना है। तो हो क्या रहा है वो समझिएगा, जब यहां अप्लाई हुआ था तो यहां 4 है तो यहां भी 4 जनरेट हो गया था, यहां 2 था, एक कम आया, ठीक है। फिर 5 के इनको अप्लाई किया तो देखिए यहां 5 था, यहां भी 5 आ गया, मैच कर गया। फिर यहां 3 है तो यहां 2 जनरेट हुआ, फिर इनमें अप्लाई किया तो हमारे पास क्या डेटा बना वो देखिए, 6 बन गया जो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो यहाँ भी 6 आ गया। यहाँ 4 है तो इससे एक कम जनरेट हुआ, तो ऐसे चलते चलते हेडर तो मैच हो जाएगा 99C और एक कम रहेगा, 2 बन जाएगा 99C 96। ठीक है, ये पूरा यहाँ से क्लब होते होते यहाँ पहुँच जाएगा। पूरे क्वेश्चन की ट्रिक ये है,
कि अगर हमने 2C0 जिसकी वैल्यू 1 होती है अगर उसको 3C0 लिख ले तो भी बात 1 बन जाती है। ये मेरे तो क्लास नोट्स में क्वेश्चन रहता है, ठीक है, समझ गए? तो प्रोसेस आपने सीखा या आप पहुंचे। अब आप देखिए 99C 97 और 99 दोनों का हेडर सेम है तो इंक्रीज हो जाएगा 100 और दोनों में ग्रेटर आपके पास से ये वाला डेटा है तो 100C97 इज आवर आंसर और वो लिखा गया है डी आंसर है आपके पास से। तो यहां से अगर आप देखेंगे सो वी आर गोइंग टू मार्क डी एज द फाइनल आंसर। स्मार्ट क्वेश्चन 100C97 यहां पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। ये प्लस है, आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। If n belongs to natural number and n is even, then 1 upon 1 into n minus 1 factorial, 1 upon 3 factorial n minus 3 factorial, 1 upon 5 factorial n minus 5 factorial, n minus 1 factorial into 1 factorial, ये हमसे पूछा जा रहा है। हर टर्म के अंदर अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों का सम n आता है, इन दोनों का सम भी n आता है, इन दोनों का सम भी n आता है, इन दोनों का सम भी n आता है, ठीक है। तो अगर हम NCR के फॉर्मूले को थोड़ा देखें तो वो बनता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इन दोनों के अंदर इनपुट का डेटा का सम भी देखा जाए तो n फैक्टोरियल आता है। तो यहाँ पर जो टर्म्स हमसे पूछी जा रही है इसके अंदर हमें एक काम करना चाहिए, गिवन एक्सप्रेशन के अंदर हमने n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 है उसको 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी n फैक्टोरियल लिखा गया है, ये 3 है और यहाँ पर है n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये बात चलती रहेगी। यहाँ ये समझाया गया है पहले ही कि n इवन है। एक्सप्रेशन को देखिएगा, ये नंबर हमारे पास से NC1 है, ये NC3 है, NC5 है, NCn-1 है, ये लिखा गया है, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम लिखा हुआ है, उसमें भी वो हैं जो इवन टर्म्स पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन करें तो वो आता है NC0, NC1x,
NC2x square, NC3x cube, NC4x power 4 और NC5x power 5 and this series goes on NCn minus 1 x power n minus 1 और NCn x power n। वैसे तो आपका इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1-2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा बात नहीं है। तो देखिए ऑल्टरनेट की टर्म्स आ रही है, तो यहाँ पर 2 बातें आपको पुट करनी है, एक बार 1 पुट कर दीजिए और एक बार आप -1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करेंगे 2 पावर n आता है, -1 पुट करेंगे तो 0 आता है। ये आपके पास से बाइनोमियल टर्म्स का, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आ रही है। आपने -1 रखा, NC0 माइनस NC1, NC2 -1 का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, NC3, NC4, NC5। यहां समझाया होगा n कैसा है, इवन है, तो लास्ट में ये डिसाइड हो जाएगा। जब n -1 है, इवन -1 करते हैं तो ऑड आता है, और ऑड की एक पावर अगर -1 है तो फिर नेगेटिव साइन बनेगा, और लास्ट वाले में -1 पावर n इवन है तो फिर प्लस जनरेट होगा। अब आप इन दोनों को थोड़ा गौर से देखिए, आपको दिख जाएगा। हमें चाहिए ये वाला नंबर, तो ये ऐड करने से नहीं आएगा, ऐड करेंगे तो NC1 कैंसिल हो जाएगा, हमें दोनों को डिफरेंस लेना होगा, और डिफरेंस आप लेंगे तो बात आपके पास बन जाएगी कितनी, जस्ट टेक द डिफरेंस। डिफरेंस अगर हम लेंगे तो बात बनती है 2 पावर n माइनस 0, 2 टाइम्स वी आर हैविंग NC1, NC3, NC5, NCn माइनस 1। तो रिजल्ट आ गया आपके पास, इसका डेटा कितना बनेगा, 2 पावर n by 2। सो यस, वी आर हैविंग दिस नंबर एज 1/n फैक्टोरियल 2 पावर n by 2। ठीक है, इसका नंबर 2 पावर n by 2। इस नंबर को देखिए, बेस सेम है, पावर कम हो जाएगी, ये नंबर आपके पास आएगा, एंड दिस इज द बी ऑप्शन। आज के बाद आगे से आप इसको याद रखिए, 1, 3, 5 वाला जो नंबर है, इसकी वैल्यू 2 पावर जिस पर n चल रहा है उसका हाफ होता है, और अगर ये 0 to 4 वाला भी होता तो भी उसकी वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें ऐड करना होता, वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, तो ऑड टर्म्स पर प्रेजेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम इक्वल टू इवन टर्म्स पर प्रेजेंट, इवन प्लेसेस पर प्रेजेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू सेम आता है, और ये टोटल सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के हाफ के इक्वल आते हैं। सो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। Mod x is lesser than 1, then we are looking for the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x square plus x cube dot 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 पूछा जा रहा है हमसे। ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है 1 plus x square x cube और ये चलता जा रहा है। अब देखिए, ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, इनफाइनाइट जीपी का, जिसका समेशन का फॉर्मूला आता है a/1 माइनस r। ये फर्स्ट टर्म है और यहां से 1 माइनस एक्स हम इसको लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स पावर -1 है। सो जो गिवन एक्सप्रेशन है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन क्या अपने पास लिखा गया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर क्यूब है डॉट 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 पावर है स्क्वायर, ये पावर 2 बनेगा। 1 माइनस एक्स पावर -2, ये डेटा बन गया, तो ये इसके इक्वल लिखा गया है। अब देखिए, नेगेटिव इंडिसेस के ऊपर एक्सपेंशन हम चाहते हैं, तरीका वही होता है, NC0, NCR, NC3 ये सब नंबर्स यूज में नहीं लेते हैं, और तरीका वही बनेगा आपके पास जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। इस तरीके से बात हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है, ये -x का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर भी आप टर्म्स देखते हुए चलिएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बना देंगे। ठीक है, तो मैं इसको आपको बनाकर बता देता हूँ क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं नेगेटिव इंडिसेस के लिए, कि अगर आपके पास 1 प्लस एक्स पावर n लिखा है तो वो बनेगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2
अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स पावर क्यूब। इन्फिनिटी तक ये डेटा चलता है। ये इसका सम है। आइए नेगेटिव इंडिसेस में है, बना लेते हैं। nx आपके पास से बनेगा तो ये -2 है, -x है। n की वैल्यू ही -2 है। आप यहाँ पर डेटा रखिए तो आपके पास से -2 बनता है, फिर -3 बनेगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल है, x का स्क्वायर है और -x का बनेगा स्क्वायर, फिर है -4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये सीरीज बनती है। थोड़ा आप देखिए तो शायद आप सिंप्लीफाई कर पाए। यहाँ 2x से 2 फैक्टोरियल चला जाएगा तो 3x का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए, 3 फैक्टोरियल है, 6 आता है, ये चला जाएगा, 4 बनेगा आपके पास, 4x क्यूब। ये तो मैंने आपको एज ए थ्योरी थोड़ी समझा दी भाई, ये फंडा होता है। आप लगाते चलिए, अगर n कैसा हो, फ्रैक्शनल हो और नेगेटिव इंटीजर हो। लेकिन ये तभी अप्लाई करते हैं जब मॉड x x से छोटा हो। तो क्या पैटर्न आपको दिख रहा है? x स्क्वायर के साथ 3 लिखा हुआ है, क्यूब के साथ 4 लिखा हुआ है, तो हम तो इसके अंदर सारे टर्म्स बना सकते हैं। आगे जाकर अगर मुझे x की पावर 100 चाहिए तो एक नंबर ज्यादा आता है, यानी यहाँ 101 बनेगा। तो हम क्या चाहते हैं? x पावर n निकालना। पैटर्न दिख गया है। तो अगर n चाहते तो यहाँ n+1 बन जाएगा और ये बनेगा x पावर n। तो यस, द करेक्ट आंसर इज n+1। n+1 कहाँ पर लिखा है? D पर। हम यहाँ पर D ऑप्शन को मार्क कर देंगे। ये D इज द करेक्ट आंसर। ओके, the coefficient of x to the power 4 in the expansion of 1 minus x plus 2x square power 12। ये हमसे पूछा गया है और कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा। ये 3 टर्म्स जैसे हमें दिखता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, मल्टीनोमियल थ्योरम के ऊपर है। और इसको मैं आपको 2 तरीके से सिखाएंगे, बाइनोमियल से भी सिखाऊंगा और मल्टीनोमियल से भी। 3 टर्म्स है तो x पावर 4 निकालना, और 1 माइनस एक्स को एक साथ लेकर बाइनोमियल से भी इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। पहले हम मल्टीनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स प्लस 2x का स्क्वायर पावर 12 है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, इट इज 12 फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। फिर अपने पास फर्स्ट वाली टर्म पावर r1 माइनस एक्स पावर r2 एंड 2x स्क्वायर पावर r3। सिंप्लीफाई करेंगे, सिग्मा आएगा आपके पास से, इट इज 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। 1 की पावर आप कितना भी कर लीजिए, ये -1 पावर r2, वहीं पर 2 पावर r3 भी आपके पास बनेगा, और यहाँ से x टू दी पावर बनती है r2 प्लस 2r3, ये r2 प्लस 2r3 डेटा बना। नोटिस करना है कि x की पावर अगर कोई डिसाइड कर सकता है तो ये डिसाइड करेगा, यानी r2 प्लस 2r3, ये डेटा अपने पास से 4 आना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि चाहे ये r1 हो, r2 हो या r3 हो, इन सब की वैल्यूज टोटल पावर 0 से 12 के बीच में होंगी, और इन सब का जो समेशन है वो भी आपके पास से टोटल सम 12 हो सकता है। इन पर जो भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी 12 के बाद बनेगा। पहली बात तो ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाली बात है, पर यहाँ पर 3 इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन 2 है, तीसरी तो इनइक्वलिटी वाली कंडीशन है। तो मल्टीपल केसेस यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं कि इसके एक्सपेंशन में ज़्यादा टर्म्स आए जो x पावर 4 बनाए, तो फाइनली एक्सपेंशन के बाद वो टर्म्स क्लब होंगी और फिर उसका कोफिशिएंट बनेगा। तो भाई यहीं पर r1 है, r2 है और r3 है, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, इसको क्रिटिकल रखते हैं, यहाँ से डिसाइड करते हैं। r3 की लीस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, 0 रखेंगे तो आपके पास से r2 की वैल्यू 4 आती है, तीनों का सम 12 है तो यहाँ से 8 बनेगा। r3 का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 2 जनरेट होगा, 2 + 1 3 आता है, टोटल 12 है तो यहाँ से 9 आएगा। अगले कोफिशिएंट की तरफ चलते हैं, r3 को 2 रखते हैं, 4 - 4 इज 0 एंड इट इज 10, टोटल सम भी 12, सारी चीज़ें पॉसिबल है।
R3 को 3 रखेंगे तो 6 बनेगा, 4 माइनस 6 इज -2 फिजिबल नहीं है, वो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो 3 टर्म्स बन रही है, तीनों के करस्पॉन्डिंग हम कोफिशिएंट ढूंढ लेते हैं क्या क्या बनेगा अपने पास से। तो आप मैच कीजिएगा। वी आर हैविंग दिस एज 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। -1 पावर R2 है, -1 की पावर 4 करेंगे तो वो 1 क्रिएट हो रहा है, 2 पावर R3 विच इज अगेन 1। अगले पे चलते हैं। 12 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। -1 पावर R2 है, R2 ये रहा 2, -1 पावर 2 इज 1 और यहाँ पर 2 बनेगा, इट इज 2। अगले पे चलते हैं। इट इज 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। -1 पावर R2 है, 0 बन जाएगा, 2 पावर R3 है, 2 पावर 2 आपके पास से बनेगा, ये भी नंबर आपके पास बनेगा। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला वाला जो नंबर हमें नजर आ रहा है वो लिखा जा सकता है 12C4। इस वाले को थोड़ा जनरेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ये 12 फैक्टोरियल है, ये 9 है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है। 4 अपने पास आ रहा है और ये 12 10 2, ये 12C2 आपके पास से नंबर बना और ये है 12C3। 12C3। अब ये नंबर्स हैं, या तो हम इनका वैल्यू निकाल लें, वैल्यू निकाल लेते हैं तो सामने हमने ऑप्शंस देके सभी जगह C करके लिखा हुआ है। तो लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। तो वी आर हैविंग 12C4, 6 टाइम्स 12C3, 4 टाइम्स 12C2। ठीक है, तो आइए यहाँ से मैंने लिखा 12C4 प्लस 12C3, इसको क्लब कर लिया। 4 यहाँ से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो 4 यहाँ से कॉम्बिनेशन बना दिया कॉमन लेके, 12C3 प्लस 12C2। अब आप देखिए 12C3 6 है टोटल, एक यहाँ हो गया है, 4 यहाँ हो गया है, 5 हो चुका, एक बचा है 12C3। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी होती है ना NCR प्लस NCR प्लस 1, उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो 12 12 आपके पास लिखा है, तो ये आपके पास से 13C4 बन जाएगा। यहाँ 4 लिखा गया है, ये भी 13C2 आपके पास बनेगा और ये है 12C3। ये नंबर आपके पास से बना। क्या हम इसके आसपास है, क्या नहीं दिख रहा है अभी? तो देखिए 13C4 अलग कर दिया और यहाँ से 13C3 सेपरेट कर दिया। यहाँ पर 3 टाइम्स है 13C3 प्लस 12C3। फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई किया, 13 13 सेम है, 14C जो ग्रेटेस्ट है 14C4 आ जाएगा एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। देखिए आप ध्यान से, D इज द आंसर। 12C3, 3 टाइम्स 13C3, 14C4, दिस इज द D। सर कौन सा फॉर्मूला है जो बार बार यूटिलाइज हो रहा है? वो ये फॉर्मूला है NCR प्लस 1 इज N प्लस 1 CR प्लस 1। ये भी मैंने आपको किया है क्वेश्चन सॉल्व मल्टीनोमियल थ्योरम से। अब मैं आप सेम क्वेश्चन अब आपको बाइनोमियल से भी सॉल्व करके बताते हैं क्या आंसर बनता है। तो हमारे पास डेटा है ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। इसका दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 1 माइनस एक्स प्लस 2x का स्क्वायर पावर 12 है। थोड़ा देख लें एक बार, डेटा गलत ना हो जाए। ठीक है, इस पूरे को एक साथ क्लब कर लेंगे, y एज्यूम करेंगे और बाइनोमियल के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो बनता है 12CR, 1 माइनस एक्स पूरा एक साथ, पावर बनेगी 12 माइनस r और 2x स्क्वायर की पावर है r। r स्टार्ट होता है 0 से लेके 12 तक। एक्सपेंड करिए तो डेटा बनता है 12C0, 1 माइनस एक्स पावर 12, फिर आता है 12C1, 1 माइनस एक्स पावर 11 और यहाँ से 2x का स्क्वायर। 12C2, 1 माइनस एक्स के पास आपके पास से 10 आता है और आपने यहाँ पर 2 रखा, ये डेटा आपके पास है। आप आगे जाएंगे, विच इज 12C3, यहाँ से 9 आता है और यहाँ पर भी क्यूब है और ये बात बनती चली जाएगी। जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो 12C12, 2x स्क्वायर की पावर 12 बन जाएगा। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? ध्यान दीजिएगा, x पावर 4 का। चलिए x पावर 4,
कहाँ कहाँ तक दिख रहा है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। यहाँ देखिए, ये आपके पास से x पावर 6 बन रहा है, यहाँ से x पावर 24 बन रहा है। तो ये सारी टर्म्स जो आपके पास लिखी गई हैं, इन सब में हमें x पावर 4 नहीं मिलेगा। मिलने के चांसेस हैं तो पहले वालों में ही मिल सकता है। उनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 12 है तो ये 24, x स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर 11। क्या आप देखिएगा ये डेटा कितना बन सकता है अपने पास से। 12c2 है, यहाँ 4 है, x का पावर 4 है, 1 माइनस एक्स पावर 10 है, प्लस हायर पावर्स, जितनी भी पावर्स आएंगे आपके पास से हायर पावर्स आएंगी, ग्रेटर देन 4 आएंगे। हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4। आप बताइए क्या क्या बनेगा। यहाँ पर आप देखिए, मुझे पावर 4 चाहिए इसका, तो ये बनेगा आपके पास से 12c4 माइनस 1 पावर 4, ये बन गया। यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर लिखा गया है तो ये बनता है 24। आप बनाएंगे 11c2 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ ऑलरेडी x पावर 4 पहले से ही है, 4 इंटू 12c2 और ये पूरा 1 बन जाएगा। इधर कुछ नहीं चाहिए, 1 चाहिए। बस नंबर्स हमें कंपेयर करने, हम आंसर के बहुत करीब आ चुके हैं। इस नंबर को आप चाहे बना लीजिए, 12 इंटू 11 इंटू 10/2 आपके पास लिखा गया है। ये 4 इंटू 12c2 है। मैच करना है कि आंसर सेम है या नहीं। आइए देखिए, 12c2 4 टाइम्स लिखा गया है थर्ड केस के अंदर, सेम आ रहा है। फर्स्ट वाला केस आपके पास से 12c4 है, 12c4 है, ये भी सेम आता है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है 6 टाइम्स 12c3, या फिर ये नंबर आपके पास लिखा गया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। 6 टाइम्स 12c3 है, तो 6 टाइम्स 12c3 कितना बनेगा? 12 आएगा, 12 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है। 11 भी तो आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, 12, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल। आपके पास नंबर देखिए आप क्या आता है, 12, 11 इंटू 10, यही है। 12, 11 इंटू 10, ये भी ठीक है। यानी दोनों से हमारे पास सेम आंसर मार्क आता है। बाइनोमियल से आप करना चाहें कर लीजिए, मल्टीनोमियल थ्योरम से आप करना चाहते हैं इससे भी कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन। The value of expression 47c4 sigma j equal to 1 to 5, 52 minus j c3 is। इस समेशन को पहले हम ओपन कर लेंगे। 47c4 प्लस, आप 1 रखिएगा तो डेटा बनता है 51c3, फिर आप 2 रखिए तो 52 माइनस 2 इज 50c3, देन आप 3 रखिए यहाँ पर तो 49c3, देन इट इज 48c3। आप 5 रखने जाएंगे तो आपके पास से 47 आता है। ये नंबर आपके पास से बनेगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अपर इंडेक्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ 47 है, वो 47 वाले को एक साथ, देन इट इज 48c3 प्लस 49c3, देन इट इज 50c3 प्लस 51c3। ये डेटा आपके पास है। यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। विच फॉर्मूला? NCR प्लस 1 इज n+1 CR प्लस 1, ये नंबर। तो देखिए यहां पर आपके पास बनेगा 48c4, फिर ये बना 48c3, 49c3, 50c3, 51c3। ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे तो ये बनता है 49c4। फिर ये दोनों क्लब हो जाएंगे, आपके पास बनेगा 50c4। इन दोनों को आप क्लब करेंगे 51c4, और लास्ट में ये दोनों जब आपके पास क्लब होंगे तो आंसर बनेगा 54c4 या फिर 52c48। दोनों आपके आंसर है, 52c4 या 58c48। सो वी आर गोइंग टू मार्क द आंसर सी एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम इसका जो करेक्ट आंसर मार्क करेंगे वो सी मार्क करेंगे। कौन सा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है? NCR प्लस1 इज n+1 CR प्लस 1, उसके ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है।
वैल्यू ऑफ 50C0, 50C1, 50C1, 50C2 डॉट 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 50C49, 50C50 पूछा जा रहा है, जहां पर एनसीआर को हम इस वाले सिंबल के साथ लिख सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले रीराइट कर लेते हैं। यहाँ है 50C0 एंड इट इज 50C1, इट इज 50C1, 50C2 और आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं आगे जाके भी 50C49 एंड इट इज 50C50। आप खुद सोचिए, अगर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रोडक्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ क्या होगा? दो बाइनोमियल एक्सपेंशन रहे होंगे और दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा, तभी एनसीआर दो बार हमारे पास आ सकता है। देख ये रहे हैं कि लोअर इंडिसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है। द डिफरेंस ऑफ लोअर इंडिसेस इज कांस्टेंट। ऐसा अगर आपके पास दिया हो तो एक बार आप एक्सपेंशन कीजिए 1 + x⁻50 और दूसरी बार उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में और दूसरी बार उसके डिक्रीजिंग पावर्स में लिखेंगे। मेरे पास आएगा 50C0, 50C1x, 50C2x का स्क्वायर, 50C3x⁻³ और ये डेटा चलेगा आपके पास से 50C49x⁻49, ठीक है। और आगे हम पहुंचेंगे 50C50x⁻50। बना दिया। अगली बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, तो ढूंढिए 50C0x⁻50, अगला है 50C1x⁻49, नेक्स्ट इज 50C2x⁻48। जैसी टर्म्स वहां पर लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें चलते हुए चलना है। 50C49x रहेगा और लास्ट में आते आते आपके पास ये डेटा बन गया। जब इतना पता चला कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है, अब देखिए ये बिल्कुल ऐसा सवाल है कि दो मोहल्लों में दो चीजें ढूंढनी है। फर्स्ट वाले को मार्क कर देते हैं स्टार से, ठीक है, ये स्टार 50C0, 50C1, 50C49 बनाया। और सेकंड वाले को हम मार्क करते हैं एरो से, जो दूसरे एक्सपेंशन में हम ढूंढने वाले हैं। तो अब देखिए 50C1, 50C2 एंड 50C50 बनाया। अब आप बताइए क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास यहां से बनते हैं। 50C0, 50C1, 50C0, 50C1 दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो x⁻49 आता है। 50C1, 50C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻48 है, x⁻1 है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको तो इसके साथ करके देखा, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। तो देखो x⁻1, x⁻48, x⁻49, लास्ट में आते आते देखिए इसको हमने मार्क किया इसके साथ x⁻49, यानी जब ये दोनों एक्सपेंशन मल्टीप्लाई होंगे तो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ये बन रहा है कोफिशिएंट ऑफ x⁻49। तो वहां से हम बात बना देंगे। So we are going to write it as the required expression, ये बन जाएगा आपके पास से कोफिशिएंट ऑफ x⁻49 इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 + x⁻50, x + 1⁻50, 1 + x⁻100, ये डेटा आपके पास है। 100C49 आपके पास से इसका जनरल टर्म आएगा, आप जनरल टर्म लिख सकते हैं 100CRx⁻r, या फिर आप इसी को 100C51 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 100C51 या फिर 100C49। सो मार्क करेंगे यहाँ पर B एज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? ये बहुत डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत फेमस प्रोफाइल है, आनी चाहिए। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास तक कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम,
मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, से ये प्लस है। आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप। मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। लास्ट 3 डिजिट्स इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल क्या है, अब इसको देखो, ये हमसे पूछा है, तो इसमें तो मैं थोड़ा एनालिसिस भी अगर कर लें तो कोई बुराई नहीं है, कोई बहुत बड़ा फैक्टोरियल नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ पर भी 10 बनेगा, तो 100 तो हमको यहाँ दिख ही रहा है। इन सब के मल्टीप्लाई थोड़ा देख लें, ये बनता है 12, इनका मल्टीप्लाई है 42, इनका मल्टीप्लाई है 72। तो इन सब के लास्ट में क्या नंबर बन रहा है आप थोड़ा अगर देखना चाहें तो ये है 10 + 2, ये है 40 + 2, ये है 70 + 2 × 100। तो ये 2 2 2 मल्टीप्लाई होगा ना तो आपके पास से 800 जरूर बनने वाला है। बाकी कुछ भी नंबर जब आप रहेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, इन सब के लास्ट में 3 zeros रहेंगे। आप देखिए सिर्फ 2 2 2 के मल्टीप्लाई पे 8 रहेगा तो 800 बन गया, बाकी और जो भी मल्टीप्लाई करोगे 1 0 और जनरेट होगा और यहाँ 100 पहले से, तो 1000 बनेगा, यहाँ कुछ और नंबर बनेगा। तो लास्ट के 3 डिजिट में हमारे पास रहने वाले हैं 800। सो लास्ट 3 digits is going to be 800. We are 100% sure. Sigma r equal to 0 to n-1. We are looking for NCR upon NCR plus NCR plus 1. इस एक्सप्रेशन को हम बनाना चाहते हैं। एक फॉर्मूला होता है, उसके बारे में पहले बात करेंगे। NCR plus NCR plus 1, ये बिल्कुल जैसे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला काम आता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे बाइनोमियल में ये एक फॉर्मूला बहुत एक्सटेंसिवली यूज में आता है। मान के चलिए, याद रखिए इसको, तो टिप्स पर होना चाहिए। NCR plus NCR plus 1 इस ऊपर हेडर में एक इंक्रीज हो जाता है, दोनों में जो ग्रेटर है वो नंबर पिक करते हैं। इस समेशन की अगर हम बात करें 0 से n-1, यहाँ हमने लिखा दिस। अब यहाँ देखिए दोनों हेडर हैं तो यहाँ हम n+1 लिखेंगे, अपर इंडेक्स सेम है हेडर का मतलब, और दोनों में ग्रेटर आपके पास है r+1 है। वैसे ही एक फॉर्मूला और यहाँ पर आता है, कहीं पर अगर NCR लिखा है तो हम दोनों को आगे ला सकते हैं और दोनों से एक एक नंबर हम रिड्यूस कर सकते हैं। n/r आगे आ जाएगा और एक एक नंबर रिड्यूस कर सकते हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने ये नंबर लिख दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। r है 0 से लेके n-1, ये NCR है। अब इन दोनों नंबर्स को हम आगे ले आएंगे, जो बनेगा n+1 अपॉन r+1। अब एक एक रिड्यूस होगा तो बनेगा NCR। NCR से NCR कैंसिल है, समेशन आपके पास है 0 से लेके n-1, ये r+1 अपॉन n+1 बनेगा। ठीक है, ये डेटा आपके पास से बनता है। अपॉन में n+1 तो लिखा गया है, लिखा रहने दीजिए। सबसे पहले 0 रखेंगे तो डेटा बनता है 1, फिर आप 1 रखेंगे तो डेटा बनता है 2, 2 रखेंगे 3 बनेगा, और ऐसे चलते चलते अगर आपने n-1 रखा तो वैल्यू बनी n।
तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 से लेके n तक का समेशन लिखा गया है। तो ये डेटा हम बना देंगे। तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 है, दोनों कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर हमारे पास आता है n बाय 2। कहाँ है n बाय 2? ये रहा n बाय 2। सो वी आर गोइंग टू मार्क a एज द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? तो दो प्रॉपर्टीज बाइनोमियल थ्योरम की यूटिलाइज होने वाली है। याद रखिए, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस बार ये तो शायद आपको याद होगा, इसको समझिए, बहुत पावरफुल है। कहीं अगर 12C4 लिखा है ना, तो आप 12 और 4 को आगे ले आइए और आप 11C3 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों नंबर्स आगे आ जाते हैं, एक एक रिड्यूस हो जाता है। तो यही नंबर आपका 3 इंटू 11C3 लिखा जा सकता है। और रिक्वायरमेंट है और आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ऐसे सीक्वेंशियली पढ़िए, कॉन्सेप्ट सवाल सब ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। Find numerically greatest term in the expansion of 2 plus 3x whole power 9 when x is 3 by 2। इसका एक पर्टिकुलरली फॉर्मूला होता है। हम यहां से m निकाल सकते हैं, जो बनता है n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म। यहां से इसका डेटा बनाए। n आपके पास 9 है तो ये बनेगा 9 प्लस 1। फर्स्ट टर्म आपके पास से 2 है और सेकेंड टर्म है 3x। कब डेटा निकालना है वो भी बता रखा है, 3 बाई 2 पर। ये 10 है आपके पास से, 1 प्लस आप 3 बाई 2 रखने जाएंगे, सो 4 बाई 9 अपने पास से डेटा बनेगा। आप रख दीजिए x का वैल्यू 4 बाई 9 एंड वी आर हैविंग दिस एज 90 आपके पास ऊपर बन जाएगा और यहाँ बनेगा 13। ठीक है, तो 9 प्लस 4 इज 13, 90 बाई 13। अभी कितनी बार कैंसिल होगा? 13 7 या 91 होता है 7 टाइम्स, तो ये 6 पॉइंट समथिंग रहेगा। इट्स गोइंग टू बी 6.9 के आसपास ये नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो m जो है इंटीजर नहीं आया है, इट इज क्लोज टू 7। तो हमारे पास जो टर्म नंबर 7 होगा, इट इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, अगर वो एक इंटीजर आता, सपोज कीजिए 91 बाय 13 होता, तो 7 आता, तो फिर टर्म नंबर 7 और टर्म नंबर 8 दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होती। ये 6.99 है, तो यहाँ पर हम टर्म नंबर 7 की बात करेंगे। ये होगा, तो इसका जनरल टर्म लिखे, अब हम इसका 6 टर्म चाहिए। सो 9C6 2 पावर 3 और यहाँ है 3x का पावर 6, ये नंबर आपके पास बनेगा। सो 9C6 है, 2 पावर 3 है, आपके पास 3 यहाँ पर है, 3 बाई 2 पावर 6। वी कैन राइट इट एज 3 बाई 2, ये आपके पास है 2 पावर 3 है, 3 पावर 6 है, यही 3 बाई 2 पावर 6, ये डेटा बना। अब आंसर मैच करवाने के लिए हमें यहाँ पर आप देखें तो आई एम मल्टीप्लाइंग हियर एंड डिवाइडिंग बाय 2 पावर 6, ताकि वापस से 3 बाई 2 और एक्स्ट्रा जनरेट हो जाए। 9C6 यहाँ से 2 पावर 9 बन जाएगा एंड वी आर हैविंग 3 बाई 2, 6 पावर यहाँ है, 6 पावर यहाँ है, 12 पावर्स बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। So 9C6 2 power 9 3 by 2 power 12, yes, E is the answer। ये आंसर हम यहाँ से मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखो। ये जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के अंदर ऑलवेज यूटिलाइज दिस फॉर्मूला। थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से मैं समझा रखा है, बुक के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू √2 + 1 पावर 6, ये हमें पूछा है। ये जो अपने पास डेटा लिखा गया है √2 + 1 पावर 6 के बारे में पूछा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए। जैसे √2 की वैल्यू है 1.414 के आसपास, उसमें +1 ऐड हो गया, यानी 2.414 ... जो चल रहा है, इसकी पावर जब 6 होगी तब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सपैंड करके देखें तो हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 6C0 √2 का पावर आपके पास से 6 बन जाता है। अगला आता है 6C1 √2 की पावर 5 है, देन वी कैन हैव इट एज 6C2 √2 पावर 4 है, और हम लिख सकते हैं 6C3
√2 क्यूब है, और ऐसे चलते चलते हमारे पास 66 भी आपके पास से बनेगा। इसी का एक इंटीग्रल पार्ट होगा और इसी का एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। हमने इसी में इसी के कॉन्जुगेट को लिखा, जैसे जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहे काटता है, ऐसे इर्रेशनल को उसी का जो इर्रेशनल कॉन्जुगेट है अगर वो लाया जाए तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। इसका भी एक इंटीग्रल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जब हम इसको लिखने पहुंचे तो हमारे पास से ये डेटा जनरेट होता है। यहाँ सेकंड वाली टर्म से हमारे पास से माइनस साइन जनरेट होने लग जाता है, क्योंकि जब जब ऑड पावर्स रहेंगी तब तब माइनस साइन वहां पर जनरेट होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो डेटा है √2 - 1, ये नंबर है कितना? ये बनेगा आपके पास से 0.414 के आसपास। जो भी नंबर 0 से 1 के बीच में होता है, अगर उसकी हमने हायर पावर्स कर दी पॉजिटिव में, तो वो नंबर और 0 से छोटा हो जाता है। तो ये नंबर और 0 से 1 के बीच में रहेगा, इसका इंटीग्रल पार्ट अपने पास से 0 हो जाएगा। एक नंबर जैसे 1/2 है, स्क्वायर कीजिए 1/4 हो गया है और छोटा हो गया, लेकिन रहेगा पॉजिटिव ही। 1/2 का क्यूब किया 1/8 और छोटा हो गया है। तो 0.414 की जितनी पावर्स आप 6 करेंगे इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 and 1, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनेगा। तो इसका तो इंटीग्रल पार्ट हमें पता चल गया क्या है, हमें आई निकालना है। अब इधर थोड़ा सोचते हैं, इर्रेशनल यदि √2 पावर 5 से √2 जिंदा रहेगा, √2 की पावर 6 करेंगे तो √2 हट जाएगा, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। तो यहां से अपने पास ये नंबर 8 आता है, तो यहां पर ये इर्रेशनल है। ये √2 पावर 4 नो प्रॉब्लम, इंटीजर नंबर बनेगा, लेकिन √2 पावर क्यूब हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो यहां पर हमें पूरे को ऐड कर देना चाहिए। सो वी कैन ऐड, तो i + f + f' 2 टाइम्स आपके पास से नंबर बनता है 6c0, √2 पावर 6 बनेगा। अगला नंबर 6c2 √2 पावर 4 बनता है, और हम थोड़ा ट्रेस करके पहुंच सकते हैं 6c3 भी अपने पास से कैंसिल है। तो यहां से आपके पास √2 पावर 2 बनता है और 6c6 अपने पास से नंबर बन जाएगा। ठीक है, यहां से हम पहुंचे, ये i है आपके पास, ये f + f' है और ये 2 है। नंबर देखिए, यहां से 2 पावर क्यूब बनेगा, यानी दिस नंबर इज 8। 6c2 आप देखेंगे इससे 15 वैल्यू और यहाँ से 4 आता है। 6c2 अगर आप देखें तो ये 15 है, ये 2 बनेगा और यहाँ पर है डेटा 1। इस नंबर की बात करेंगे, इट इज i + f + f' इज इक्वल टू 2 टाइम्स, कितना नंबर बनता है? इट इज 60 और ये 30। तो 60 30 इज 90, 90 और 9 इज 99। इसका डबल करते हैं 198 आपके पास से आता है। अब हमारे पास i का वैल्यू निकालना है। अब देखिए f किसके बीच में रहता है? 0 से 1, फ्रैक्शनल पार्ट ये भी 0 से 1 है। अगर हमने ऐड कर दिया f + f' को तो डेटा बनता है 0 से 2। इनइक्वलिटीज को अगर सेम साइन है तो हम ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड ग्रेटर ग्रेटर था, इन सबको सेम साइन अटेन कर रहे हैं तो ये बात बनी। ये एक इंटीजर है, यहां भी एक इंटीजर है, तो कंफर्म हो गया है कि दिस हैज टू बी एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर ही होगा। अब बताइए 0 से 2 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू क्या होती है? 0 से 2 में इंटीजर वैल्यू सिर्फ एक ही होती है, दैट इज 1। तो हमारे पास डेटा बना i + 1 का वैल्यू है 198। वी आर इंटरेस्टेड के इंटीजर निकाला जाए, वी आर गेटिंग दिस एज 197। तो हम यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ से मार्क कर देंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जब मैंने जेई दिया था, बहुत पुराना सवाल है, तब भी ये सवाल था। ठीक है, और मैंने खुद ने भी ये सवाल तब ट्राई किया था। उसके पहले भी इसी का इतिहास है कि ये पेपर में भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद रिपीटेडली जेई मेन के अंदर, एडवांस के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, k बिलोंग्स टू r+, देन द मिडिल टर्म हमें इसका निकाल के दिखाना है क्या होगा। देखिए पावर 8 है, तो आप बताइए टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी? टोटल टर्म्स 9 आ जाएंगी। मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी? 4 इधर होंगी, 4 इधर होंगी, बीच वाला टर्म मिडिल टर्म है, टर्म नंबर 5। सो मिडिल टर्म अगर हम बनाने पहुंचे दैट इज टर्म नंबर 5। आप इसको ओपन करने गए,
इट इज 8c4 k/2 power 4 and it is 2 to the power 4 1120 आपके पास ये नंबर बनता है। 8c को सिंप्लीफाई करते हैं, कितना ये नंबर अपने पास बनेगा, क्या लिख सकते हैं 8c4 आप जानते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। वो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आपके पास ये नंबर बना, ये डेटा बनता है। यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ से आता है k पावर 4 2 पावर 4 2 पावर 4 कैंसिल है, ये नंबर आपके पास से बना। जितना आप कैंसिल कर सकते हो उतना ठीक है। देखिए 6 and 8 48 होता है, यहाँ 24 है, 2 आपके पास से बना, ये नंबर आप और बना दीजिए। 2 and 5 is 10 70 आपके पास बनता है। तो आप यहां से सबसे पहले तो 7 से डिवाइड कीजिए, 0 तो कैंसिल आउट हो गया है, 7 है, 4 आता है आपके पास से 42 यानी 16। दिया हुआ है k बिलोंग्स टू r प्लस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि k पॉजिटिव है। 14 का मतलब 2 पावर 4 आता है, तो देखा जाए तो k का वैल्यू प्लस माइनस 2 आता है, बट k तो पॉजिटिव है, तो वी कैन गेट k वैल्यू ओनली k इक्वल टू 2। हमारे पास से इसका सिर्फ एक ही आंसर आता है, दैट इज 2। ठीक है, तो मिडिल टर्म के हिसाब से बात बोला गया था। तो मिडिल टर्म बोलते ही हमें शोले मूवी याद आ जानी चाहिए, जिसमें असरानी साहब बोलते हैं ना, आधे इधर आधे उधर और बीच वाले मेरे पीछे आइए। तो अगर आपके पास इवन पावर है तो एक्सपेंशन के बाद ऑड टर्म्स बनेंगे, 8 है तो 9 बनेंगे, आधे आधे हटने के बाद एक पीछे बचेगा। लेकिन अगर यहाँ 8 की जगह 9 होता तो एक्सपेंशन के बाद 10 टर्म्स आती, तो फिर मिडिल टर्म्स आपके उस केस में 2 बनती। ठीक है, अगर 9 पावर होता तो 10 टोटल टर्म्स आती, T5 एंड T6 इसके अंदर मिडिल टर्म्स बनती। ठीक है, बना लीजिए। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। In expansion of 7 power 1/3 and 11 power 1/9, 6561 number of terms free from radicals, जो रेडिकल से फ्री टर्म्स होंगे उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस नंबर को आप देखिए और पूछा जाता है, उसके हिसाब से बनाएंगे। जनरल टर्म इसकी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो बनेगा 6561 CR 7 पावर 1/3 6561 -R 11 पावर 1/3 एंड पावर R बनता है। जनरल टर्म अगर आपको याद हो
NCR फर्स्ट टर्म पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म पावर r। जनरल टर्म क्या होती है बताइए? NCR जो फर्स्ट टर्म है पावर n माइनस आर, जो सेकेंड टर्म होता है उसकी पावर आती है r। ठीक है, वैसे हमने बना दिया। अब देखिए यहां बनेगा 6561CR 7 पावर बाय 3 और ये है 11 पावर r बाय 9। r किसके बीच में रहता है? r रहता है होल नंबर, 0 से लेके 6561 नंबर्स के बीच में रहेगा एंड r बिलोंग्स टू अ होल नंबर। अगर हम इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल चाहते हैं तो फिर मान के चलिए यहाँ पर ये होगा कि r बाय 9 एक आपके पास से होल नंबर आना चाहिए और यहाँ पर भी। तो पहले r बाय 9 अपने पास से होल नंबर्स आए, इसके लिए r बिलोंग होना चाहिए 0, 9, 18, 27। 9 से हम इसको एक बार 9 का टेबल लिख देंगे यहाँ से। क्या ये 9 से डिविजिबल है? इसको भी थोड़ा आप देखिएगा। देखिए 9 से डिविजिबिलिटी क्या? सम ऑफ डिजिट्स हैज टू बी डिविजिबल बाय 9। 6 and 6 is 12, 5 plus 1 is वो भी 6 होता है। यस दिस इज अगेन डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल है। और बताइए अगला नंबर ये रहा 6561 बाय 3। ये तो इसको कैंसिल कर देगा, बिल्कुल डिविजिबल है। 2 टाइम्स 1 8 9 माइनस r बाई 3। ये अगर इंटीजर होगा तो r के केसेस आपके पास से 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, ये सारे नंबर्स आपके पास फिर से आ जाएंगे। तो बड़ी कंडीशन क्या है? अगर वो 9 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा। तो इन दोनों का अगर हम कॉमन लिया जाए तो हमारे पास क्या बात बनेगी? क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। फर्स्ट एंड सेकंड का अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ऊपर वाला नंबर ही बन जाएगा, दैट इज 0, 9, 18, 27 और ये आपके पास है नंबर। एक बार थोड़ा हम देख लें कि 6561 9 से कितनी बार डिवाइड होता है, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। 7 टाइम्स 63 बनता है, फिर आपके पास से 26 बनेगा, सो 2 टाइम्स 18, 8 आया, फिर 9, 729 आपके पास से ये डिवाइड होगा और स्टार्टिंग 0 से आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ये 1 2 टेबल चल रहा है 729 तक, पर 0 भी अपने पास है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास बनेगा 730। 730 इज द फाइनल आंसर। ये हम इसके अंदर मार्क कर देंगे। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो जेई मेन के अंदर स्पेसिफिकली किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर पूछा ही जाता है। तो इसको अपने बिल्कुल टिप्स पर रखिए। लकीली यहाँ पर क्या था कि इससे जो कॉमन आ रहा है ऑलरेडी ये नंबर इसी का सबसेट था, तो यही कॉमन आ गया। कई बार कॉमन भी निकालने होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ा फायदा था। तो फाइनल आंसर इज वी आर मार्किंग एज 730। Find the value of m for which the coefficient of 2m plus 1th and 4m plus 5 terms in expansion of 1 plus x power 10 are equal। ये हमसे पूछा गया है। देखो जब 1 plus x power 10 लिखा जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 10CR 1 पावर 10 माइनस r और x पावर r, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 0 से लेके 10 तक, देखिए 10CR बनेगा, 1 का कितना भी पावर कर लीजिए यही डेटा रहेगा। हम चाहते हैं m की वैल्यू निकालना। बात यहाँ पर कोफिशिएंट की हो रही है। कौन सी टर्म है आप देख लीजिए, 2m plus 1, ये आपके पास से कौन सा टर्म है? दिस टर्म इज tr plus 1। अगर मुझे ये टर्म निकालना है तो देखिए 10c 1 है तो r है, 1 है तो 2m है, ये टर्म आपके पास बनी। यहाँ है 4m plus 5 लिखना है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4m plus 4 एक साथ आ जाएगा और प्लस 1, तो 100c 4m plus 4 x to the power 4m plus 4। पूछा क्या है? इनके कोफिशिएंट्स इक्वल है। यही बात हो रहा है ना, इक्वल वो लिखा हुआ, दे आर इक्वल। और फिर हमें m का डेटा निकालना है, तो यानी ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल है
2mcm कोफिशिएंट तो यही है और 100c 4m + 4 है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब दो बातें हो सकती हैं, आपको एक रिजल्ट और पता होगा, NCR = NC(n-r). यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो आपको दिख रहा होगा पहला केस के सर इन्हीं दोनों नंबर्स को इक्वल कर देते हैं। जब आप ऐसा करने जाते हैं तो m की वैल्यू -2 आती है। -2 तो आप रख नहीं सकते, ये तो रिजेक्टेड है। लेकिन जो बात कहना चाह रहा हूं कि NCR = NC(n-r), ये वाला भी कॉन्सेप्ट होता है कि NCR की वैल्यू NC(n-r) के इक्वल भी आती है। तो फर्स्ट वाले केस से तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे हैं, सेकंड वाले से बनाते हैं। ये है 2m, यहाँ है 10, यहाँ है 4m, यहाँ है 4। ये 4m यहाँ आके 6m बन जाएगा, यहाँ 6 बनता है और m की वैल्यू आपके पास से जनरेट होती है 1। 1 इज द आंसर। सो वी आर गोइंग टू मार्क B एज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, बन रहा है सवाल। सो डुएबल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, थिंग्स विल बी फाइन। जो बोला जाए क्वेश्चन में बस वैसा कर दीजिए। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, TR+1 टर्म लिखना है। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए कॉफिशिएंट तो कॉफिशिएंट इक्वेट कीजिए। इफ दे आस्क फॉर टर्म्स आर इक्वल तो फिर टर्म्स इक्वेट कर देंगे। ठीक है, कॉफिशिएंट जो इसके आगे लिखा है, दिस इज द कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट्स आर इक्वल, सो वी हैव मेक देम इक्वल। NCR NC(n-r) के इक्वल भी होता है, तो सिर्फ आप इसको कंपेयर करोगे तो हो सकता है इस वजह से आंसर ना आ रहा हो आपका। पर याद करिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं n-r, यहां से अपने पास डेटा बना। ठीक है, greatest term in binomial expansion a + 2x power 9 when a is 1 and x power 1/3। ठीक है, तो हम यहां पर कंप्यूट करते हैं m का वैल्यू, दैट इज n+1/1 + फर्स्ट अपॉन सेकेंड। ये पूछा जाता है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है। फर्स्ट टर्म आपके पास से a है, यहाँ है 2x। a को 1 लेना है और x को 1/3 लेना है, तो यहाँ 10 बन जाएगा। इट इज 1 एंड दिस इज 2/3। तो ये डेटा आपके पास से बनता है 3/2, सो इट इज 10। 5/2, माई आंसर इज कमिंग है 4। इसका नंबर m का वैल्यू 4 आता है, जो कि एक इंटीजर है। और जब ये इंटीजर होता है तो हमारे पास से टर्म नंबर 4 एंड टर्म नंबर 5 ये दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यहाँ पर बन जाएंगे। मतलब क्लास के दो न्यूमेरिक वाइज 2 टॉपर्स रहेंगे। आप चाहो तो इस बात को जस्टिफाई भी कर सकते हो कि 2 टॉपर्स कैसे हैं। आप निकाल के देखिए टर्म नंबर 4 और टर्म नंबर 5। ये बनेगा आपके पास से 9c3 a⁻6 एंड 2x पावर 3। यहाँ बनेगा 9c4 a⁻5 एंड 2x पावर 4। जो डेटास बोले हैं वो रख दीजिए, क्योंकि टर्म में a और x भी पता होना चाहिए, तभी पूरी टर्म बनेगी। a है 1, x का वैल्यू है 1/3। 9c3 आपने लिखा है, इट इज 9 फैक्टोरियल, इट इज 3 फैक्टोरियल, इट इज 6 फैक्टोरियल। a तो 1 है और x से आपके पास है 1/3, तो आपके पास बनता है ये 2/3 का क्यूब। ठीक, यहाँ चलिए, यहाँ है 9 फैक्टोरियल, ये है 4 फैक्टोरियल, ये है 5 फैक्टोरियल। a तो 1 है, x का वैल्यू कितना है 1/3, सो यू आर हैविंग अगेन 2/3 पावर 4। अब जितना आपके पास मैच कर सकता है उतना आप मैच करवा दीजिए, ताकि हम बात कर सकें उसके आगे की। देखिए 9 फैक्टोरियल आपके पास है, 4 फैक्टोरियल को मैं 4 × 3 फैक्टोरियल लिखूंगा। यहाँ 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 2/3 है और एक 2/3 का क्यूब है। पावर 4 था, एक बार क्यूब कर लिया और एक बार ये डेटा लिखा। अब देखिए कितना डेटा मैच कर गया है, उस बारे में बात करते हैं। 2/3 होल पावर क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैंने बोला है कि यही दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होंगी, तो मैंने बोला क्लास के टॉपर्स ये दोनों हैं, इन दोनों की फर्स्ट रैंक आई है, तो इसका मतलब उनके मार्क्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम ये बात वेरीफाई कर सकते हैं, हालांकि आंसर तो यही आ गया है। ठीक है, पर फिर भी आपको जस्टिफाई कर दें कि बिल्कुल ये वैल्यूज भी सेम आएंगी। यहाँ 9 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है। ठीक है, बात बनती है। यहाँ 3 फैक्टोरियल है, ये लीजिए, ये भी 3 फैक्टोरियल है। अब लड़ाई किस बात की है, यहाँ 6 फैक्टोरियल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है अपने पास
यहाँ 6 फैक्टोरियल बनना चाहिए। देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 और 3 आपके पास से 6 बनता है। तो आप देख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 है, ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बनेगा, जिसकी वैल्यू 6 फैक्टोरियल होती है, जो यहाँ लिखा गया है। बिल्कुल दे बोथ आर सेम, T4 एंड T5 दोनों सेम है, दोनों ही ग्रेटेस्ट वैल्यूज है। अंडरस्टूड? So we are going to mark B as the final answer. Let 5 plus 2 root 6 power n is equal to P plus F. P, n and P both belongs to natural numbers. F belongs to 0 to 1. Find the value of F square minus F plus P plus F minus P. ये डेटा हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। F हमने कॉमन ले लिया, इट इज F minus 1. P हमने कॉमन ले लिया F minus 1. F minus 1 कॉमन है और ये P plus F हमसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बारे में क्या पूछा है। F 0 से 1 के बीच में है, ये नंबर हमने देखा P plus F है। जैसे कहते हैं ना, जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही ये इर्रेशनल टर्म है। इसमें इसी का जो कॉन्जुगेट इर्रेशनल होगा उसके बारे में आके हम डिस्कशन करते हैं। 5 minus 2 root 6 के बारे में। ये 5 है, ये 2 है, ये हमें पता करना है रूट 6 कितना होता है। 2.23 के आसपास शायद बनता है। मल्टीप्लाई करके देखिए आप आराम से, थोड़ा डेटा देखिए। तो 5 minus 4.46 के आसपास है, 0.54 ये नंबर बनता है। ठीक है, 0.54, ये तो 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में कोई नंबर अगर हो, उसका अगर हम हायर पावर्स करते जाएंगे तो वो नंबर और छोटा होता चला जाता है, बट पॉजिटिव रहता है। तो कहानी ये है कि P प्लस F अगर हमें दिया है तो यहाँ है 5 plus 2 root 6 power n, जिसको हम एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर सकते हैं। NC0 5 power n, NC1 5 power 1 n minus 1 and 2 root 6 power 1, then NC2 5 power n minus 2 और ये 2 root 6 का स्क्वायर बनेगा। फिर 5C3 n minus 3 और आपके पास है 2 root 6 का पावर क्यूब, और ये पूरा सीरीज ऐसे चलता जाएगा। अब हम इसी के कॉन्जुगेट को लिखते हैं, जिसका भी एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा और एक इंटीग्रल पार्ट भी इसका बनेगा। माइनस साइन लेकर आए, डेटा बना 5NC0, NC1 5 power n minus 1, हमारे पास 2 root 6, NC2 5 power n minus 2 minus 2 root 6 का स्क्वायर, 5C3 5 power n minus 3 and it is 2 root 6 का क्यूब। इररेशनलिटी कैसे हट सकती है? ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से, ये हमें सोचना है। जब रूट 6 का पावर, आप देखो पहली टर्म में तो है ही नहीं, दूसरी टर्म में 1 पावर है, तो रूट 6 है, इररेशनल टर्म है। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 6 बन जाएगा, क्यूब में भी रहेगा। तो इफ वी ऐड देम तो फिर बात बन जाएगी। देखिए रूट 6 वाली टर्म चली जाएगी, स्क्वायर है तो रूट 6 अब नहीं है, इंटीजर बन जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास से डेटा बनता है फिर P plus F plus P dash plus F dash, it is 2 times NC0 5 power n, NC2 5 power n minus 2, 2 root 6 का स्क्वायर। आप जानते हैं अगली टर्म्स क्या बनेंगी? रूट 6 का स्क्वायर है तो 6 बन चुका है। NC3 कैंसिल, 5C3 कैंसिल हो चुका है। 5 है या n है? लेट मी रीराइट इट, आई थिंक इट इज n नॉट 5। तो यहाँ पर एक तो ये करेक्शन है कि यहाँ 5 है। ओके, सो यस इट इज NC3। अगला जो नंबर आपके पास बनेगा वो बनेगा NC4 5 पावर दिस, और ये बनेगा 2 root 6 पावर 4। अब आप देख लीजिए, अगर रूट 6 का पावर 4 भी हुआ तो यहां से हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। इररेशनलिटी हटा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जब ये नंबर हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में अगर आपने पावर्स कर दिया है तो इसका इंटीजरल पावर 0 बनेगा। P डैश इज 0,
जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो 0 है, क्योंकि ये नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है। 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, आप उसकी पावर्स करते चले जाएंगे तो वो तब भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी आप नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहता है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 0 बन जाएगा। p डैश इज 0। हमारे पास रिजल्ट है दिस, और ये 2 टाइम्स है, ये पूरा डेटा आपके पास से लिखा गया है। दिस इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, यहां से ये डेटा भी अपने पास से एक इंटीजर बनेगा। हमें मालूम है कि f जो होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, f डैश भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, दिया हुआ है f, और दोनों को अगर हमने ऐड किया तो अपने पास डेटा है f प्लस f डैश 0 से 2, बट हम जानते हैं कि ये एक इंटीजर है, तो 0 से 2 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर होता है, एंड दैट इज 1। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया, f डैश को हम 1 माइनस f रख सकते हैं। अब आप सोचिए हमें निकालना क्या था, हमें क्या निकालना था उसकी तरफ हम फोकस करते हैं। ये डेटा हमें निकालना है, ये क्या लिखा गया है f माइनस 1, और यहाँ क्या है 1 माइनस f, तो ये डेटा जो अपने पास लिखा गया है इट इज माइनस f डैश, और ये लिखा गया है p प्लस f प्लस p यानी p प्लस f, ये बनेगा माइनस f डैश और ये है p प्लस f। अब इस डेटा को थोड़ा अगर हम निकालना चाहें कि माइनस f डैश और p प्लस f क्या है, तो देखिए p डैश 0 है, f डैश आपके पास ये लिखा गया है, there is a माइनस साइन देयर, 5 माइनस 2 रूट 6 पावर n, और p प्लस f वाला डेटा ये लिखा हुआ आपके पास, दिस इज p प्लस f, ये डेटा बना आपके पास से 5 प्लस 2 रूट 6 पावर n। आप देख सकते हैं कि माइनस साइन हम कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी आपके पास से बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, दिस इज 25, और 6 एंड 4 इज 24, पावर 1 है, 25 माइनस 24 इज 1, -1 we are getting -1 as the final answer। तो -1 क्या irrational number है? No। Is a prime number? No। It's a negative integer? Yes। It's a natural number? No। तो final answer we are getting this as -1। Understood? So we are getting this as -1। ये बहुत commonly asked question है, आपने फर्स्ट टाइम देखा है, नो प्रॉब्लम, अच्छे से सीखिए, यहीं से जेईई एडवांस का रास्ता बनता है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। याद रखिए इर्रेशनलिटी अगर है तो उसमें दूसरा इर्रेशनलिटी लेके आया जो कॉन्जुगेट वाली है, एक्सपेंशन लिखा, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये इस बात पे डिपेंड करता है इर्रेशनलिटी कैसे रिमूव हो रही है। जैसे जब जब 2 रूट 6 पर ऑड पावर से रूट 6 जिंदा रहेगा, क्यूब में भी रहेगा, पावर 1 में भी रहेगा, तो ये हटा कैसे, यहाँ माइनस साइन था तो ऐड करने से हटता है। कभी ऐसा आपको लगे कि सब्सट्रैक्ट करने से हट रहा है तो फिर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दिस इज द अप्रोच। इसके और ढेर सारे सवाल आपको मेरी जो अलजेब्रा वाली बुक है उसके अंदर मिलेंगे, आप वहाँ पे करिए और इस कॉन्सेप्ट को सीख जाइए अच्छे से। एक दिन बैठिए, पूरा p प्लस f के सारे क्वेश्चंस एक साथ कीजिए, ठीक है। If sigma r equal to 1 to 10, r times r minus 1, 10 cr is equal to k times 2 power n, then find the value of k। देखो एक प्रॉपर्टी होती है NCR, हम इसको अगर रिड्यूस करना चाहते हैं n और r को आगे ला सकते हैं और एक एक नंबर दोनों से रिड्यूस हो जाएगा। कभी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमें और रिक्वायरमेंट है तो फिर हम n और r माइनस 1 जो भी नंबर चाहें लेकिन उनको आगे ला सकते हैं, तो ये नंबर्स आपके पास से ऐसे बन जाते हैं। कहना है चाहता हूं कभी अगर 19C7 लिखा है तो आप इसको 19/7 18C6 लिख सकते हैं। 19/7 आप इसको 18C/6 लिखेंगे और 17C5 आप बना सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस आप बना सकते हो। दोनों नंबर्स आगे ले आओ, एक एक रिड्यूस कर दो। यहाँ हमें समेशन में भी ऐसा ही एक्सप्रेशन बोला है कि r का वैल्यू 1 से 10 है, यहाँ r है, r माइनस 1 है और 10CR है। कंफ्यूज मत होइएगा, r माइनस 1 की पावर 10 नहीं है, ये 10CR अलग है, वरना फिर CR अकेला कैसे लिखेंगे हम। ओके, r की वैल्यू 1 से 10 है, यहाँ r है, यहाँ r माइनस 1 है, 10CR है, तो यहाँ 10 और r एक एक कम किया,
फिर 9 और r-1 ये भी लेकर आए, तो बचा आपके पास से ये नंबर। तो दोनों एक एक रिड्यूस हो गए और फिर 8cr-2 बना। जो वेरिएबल है वो दोनों जगह हमें दिख रहा है और ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास से। वहीं पर 10 और 9 आपके पास से बनता है 90। सिग्मा बनेगा 1 से लेके 10 तक, ये बनता है 8cr-2। इसके बारे में बात करेंगे, ये 90 है। आप 1 रखेंगे 8c-1 आता है, 2 रखिए 8c0 आता है, 8c1 आता है, 8c2 आता है, 8c8 आता है। इस माइनस वाले का कोई मतलब नहीं, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, 8c-1 का कोई मतलब नहीं, इसको हम इग्नोर कर देंगे। बाकी नंबर्स की तरफ हम जाएंगे तो ये बनता है 90। ये यहां से अगर आप डेटा देखेंगे तो ये 2 पावर 8 आपके पास से बनता है। ठीक है, दिस नंबर इज 2 पावर 8। तो नंबर आपका इंतजार कर रहा है, हमें दिया हुआ है इट इज k टाइम्स 2 पावर 9। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना लेते हैं। इसको 10 को लिख सकते हैं हम 2 पावर 8 एंड दिस इज k इंटू 2 पावर 9। तो आप देख सकते हैं कैंसिलेशन अगर आप करना चाहें, सो 9 इंटू 10/2 आपके पास से बन जाएगा। एंड वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ k एज 45। k का वैल्यू 45 हमारे पास से जनरेट होता है। तो इस फॉर्मूले को आप यूटिलाइज कीजिए। जब कभी आपको ये फॉर्मूला नजर आए, टिप्स पर आपके होना चाहिए कि कैसे इस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको इस चैप्टर के अंदर ढेर सारे सवाल नजर आने वाले हैं। ठीक है, बने रहिएगा। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। The sum 11C0 upon 1, 11C1 upon 2, 11C2 upon 3, 11C11/11, और ये डेटा हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर हम इसको जनरल टर्म से लिखना चाहें तो आप देखिएगा क्या लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज 11CR, यहाँ 0 है तो 1 है, 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 11 है तो 12 है, R है तो R+1 है, और R की स्टार्टिंग आप देखिएगा 0 है और इसके बाद है 11। क्यों ये चैप्टर प्रोग्रेशन के बाद पढ़ाया जाता है, ताकि हम सभी स्टूडेंट्स को ये सिखा सकें कि पैटर्न आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। जनरल टर्म लिखना सीख लीजिए, 0 से शुरू होगा, इसको समराइज करके ये लिख सकते हैं। वापस से जब ये वैल्यूज रखें तो हम कहना चाहते हैं कि इस समेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। जब वापस से रखेंगे तो यही वाली पूरा डेटा अपने पास फिर से निकल के आना चाहिए। 0 रखेंगे 11C0 1, 1 रखेंगे 11C1 2, 2 रखेंगे 11C2 3,
11 रखेंगे 11 से 11 12। अंडरस्टूड? ये बिल्कुल यही लिखा गया है। जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है कि अगर NCR होता है उसको हम n/r करके n-1 CR-1 लिख सकते हैं। ये बात होता है कि आगे ले आएंगे, एक एक कम हो जाएगा। तो आप फिर इस बात को ऐसे भी समझिए कि कभी अगर NCR लिखा है और इसका अगला नंबर n+1 और r+1 ऐसे है, इसका नेक्स्ट नंबर ये होता है, तो ये इक्वल रिएक्शन है। तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ भी आया जा सकता है। तो अगर कभी r-1 का नेक्स्ट नंबर r है, नेक्स्ट नंबर n-1 का ये है, तो NCR लिखा गया, ये लिखा जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n+1 CR+1, ताकि हम फिर से रिड्यूस कर सके, दोनों को आगे लेकर ये बात बनाई जा सके। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे ये 12 है, यहाँ है r+1 एंड इट इज 11 CR। r का नेक्स्ट r+1 है, 11 का अगला 12 है, तो यस वी कैन राइट दिस एज 0 to 11 एंड 12 CR+1 दिस नंबर। आप बाइनोमियल इसको ओपन कर दीजिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सीरीज का सम लिखा हुआ है। 0 रखेंगे तो 1 आता है, 1 रखेंगे तो 2 आता है, 2 रखेंगे तो 3 आता है, आप 11 रखेंगे तो यहाँ से 12 आता है। ठीक है, ये सब आपके पास सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखा गया है। 1 2 3 से लेके 12 तक आपके पास लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये कितना बन जाएगा आपके पास है 2 to the power 12। बस एक टर्म इसके अंदर मिसिंग है, दैट इज 12C0। 12C0 इसके अंदर से मिसिंग है, तो वो हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे। तो टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का समेशन 2 power 12। सो वी आर हैविंग दिस एज 2 power 12 - 1/12। ये आपका फाइनल आंसर आता है एंड दिस इज द डी आंसर। डी ऑप्शन हम इसके अंदर मार्क कर देंगे। अंडरस्टूड? Statement 1, the sum of series NC0 MCR plus NC1 MCR minus 1, NC2 MCR minus 2 ... NCR MC0 is equal to n plus MCR। ये डेटा बताया गया है। NCR is the and MCR denotes the combinatory coefficient of expansion of this respectively। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बताए गए हैं। स्टेटमेंट 2 है कि नंबर ऑफ वेज इन विच R children can be selected out of n plus m children consisting of n boys and m girls if each selection may consist of any number of boys and girls equal to, बोला गया है ये नंबर आता है आपके पास से n plus mc r के बाद बोली गई है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर वाला एक समेशन गिवन है कि अगर हम ये कॉम्बिनेशन बनाएं तो इसका वैल्यू हमारे पास आंसर में ये आना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को पहले देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ? स्टेटमेंट 2 में हमारे पास n plus m चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके अंदर बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, वो भी स्पेसिफाई कर दिए। बॉयज n है और गर्ल्स m है। तो देखिए बॉयज अवेलेबल n है और जो गर्ल्स हैं उनका डेटा है m। हमें कितने बॉयज कितने चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं? 8 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं। तो आप बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर हमें टोटल n plus m चिल्ड्रंस में से, जैसे गर्ल्स एंड बॉय को अगर एक साथ एड्रेस करना है तो चिल्ड्रन बोल सकते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं या फिर स्टूडेंट बोल सकते हैं। समझ में आई बात? मुझे अगर क्लास को एड्रेस करना तो मैं स्टूडेंट वर्ड बोल सकता हूँ, उसमें गर्ल्स भी आ जाती हैं, बॉयज़ भी आ जाते हैं। सिमिलरली अगर हम चाइल्ड बोलते हैं तो गर्ल भी आ गया है, बॉय भी आ गया है। टोटल m plus n है, n बॉयज़ है, m गर्ल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये कि हमें उसमें से R सेलेक्ट करने हैं। जब हम R सेलेक्ट करने जाएंगे तो बनेंगे केस कि उन R जो चिल्ड्रन सेलेक्ट किए हैं उसमें से गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं। आइए सबके बारे में बात करते हैं। सो टोटल केसेस तो आपके पास आ चुके हैं। टोटल वेज कैसे? क्योंकि सभी डिस्टिंक्ट हैं, तो n plus m अगर चिल्ड्रंस है आपके पास से, आपको उसमें से R सेलेक्ट करने हैं। ये बात बन गई। ये आपका आंसर सही है। अगर आपको 8 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं, टोटल m plus n चिल्ड्रन है, तो आप ये बात बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के हिसाब से इस बात को सीखें तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने 0 बॉयज़ लिए और n गर्ल्स ले ली, पहला केस। दूसरा केस, एक बॉय ले लिया
तो n-1 गर्ल्स लेनी होंगी, सेकेंड केस। थर्ड केस, 2 बॉयज ले लिए, n-2 गर्ल्स ले लिए, वहां पर m-2 m है ना, लेने कितने हैं टोटल ये बताइए मुझे। टोटल एक बार यहां पर हम पूरा केसेस वापस से देखें, हमें टोटल काउंटिंग कितनी चाहिए, देखिए 8 चिल्ड्रन चाहिए, ठीक है। तो अगर 0 बॉयज लिए हैं तो r गर्ल्स ले लिए, 1 बॉय लिया है तो r-1 गर्ल्स ले लिया, r-2 गर्ल्स ले ली, ठीक है। इट गोज ऑन। 3 बॉयज है तो r-3 गर्ल्स बनेगी, और ये चलता जाएगा। ऐसे करते करते एक केस ये भी बनेगा कि जब 0 गर्ल्स ली हैं तो r बॉयज पिक किए होंगे। ये भी केस बनेगा कि 1 गर्ल लिया है तो r-1 बॉयज लिए होंगे। तो एक्चुअल में ये जो r चिल्ड्रन सेलेक्ट किए हैं उनके इनसाइड जाएंगे तो यही सारे केसेस बनेंगे। आप उसमें हमेशा डिस्कस करेंगे कि जो r चाइल्ड आए उसमें बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितना है, तो सारे केसेस ये सामने वाले ही बनेंगे। 0 बॉयज हो सारी गर्ल्स आ जाए, 1 बॉय हो r-1 गर्ल्स हो, सारी गर्ल्स 0 हो जाए, बॉयज r हो जाए, r- बॉयज हो और 1 गर्ल हो, तो इनके सिलेक्शन क्या होंगे रिस्पेक्टिवली आप बताइएगा। हमारे पास n बॉयज हैं तो हमने 0 बॉयज लिए, m गर्ल्स हैं उसमें से हमने r गर्ल्स पिक कर ली, पहला केस। दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बॉयज के सिलेक्शन का गर्ल्स के सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट बातें हैं। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि एक बॉय ले लिया और r-1 गर्ल्स ले ली, यहां हम पहुंचे, 2 बॉयज लिए हैं और यहां से हमने 2 गर्ल्स r-2 गर्ल्स ले ली है, 3 बॉयज और r-3 गर्ल, और ये सीरीज चलेगा। इस वाले केस पे हम पहुंचे, हमने r-1 बॉयज लिए हैं और 1 गर्ल ले लिया है, और लास्ट वाले केस के हिसाब से सारे बॉयज हैं, गर्ल्स 0 हैं। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास से वापस से यही आ जाएगा। तो अगर हम इन सब को ऐड करके देखें तो डेटा बनता है NC0, MC0, NC1, MCR-1, NC2, MCR-2, आप डेटा देखते चलिए, NC3, MCR-3, and this goes on, NCR-1, MC1, NCR, MC0, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और ये किसके बराबर आएंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं, अपने पास m+n है और हमें 8 चिल्ड्रन ले रहे हैं। अब बॉयज और गर्ल्स में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये टोटल आपके पास से बन जाएगा n+mCr। यही बोला गया है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, n+mCr, बिल्कुल सही। ये हम जो एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहे हैं दोनों सेम बात है, करेक्टली एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसी को हम, ये तो हमने लॉजिकली एक्सप्लेनेशन से निकाला, बाइनोमियल सीरीज से भी इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, पर एक्चुअल लॉजिक यही है। अगर हम इसको एनालॉजी से, पीएनसी के एनालॉजी से समझें तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ बाइनोमियल से करने की सोचोगे तो सुनिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोअर इंडिसेस का सम कांस्टेंट आ रहा है, आर 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 आर, तो 2 बार एक्सपेंशन किया जाएगा, एक बार 1+x⁻n का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दूसरी बार x+1⁻m का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कोफिशिएंट ढूंढ के निकाल सकते हैं। पर ये जो पीएनसी से हमने इसको रिलेट किया है कि इसमें गर्ल्स एंड बॉयज टोटल स्टूडेंट 8 चाहिए चिल्ड्रन, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ये उन सब का केसेस है, क्योंकि हमने केस बनाए हैं इसीलिए सारी चीजें ऐड हो रही हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी, rth+1 पॉसिबिलिटी, तो टोटल के आउटकम के बराबर आएगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन, सोचने वाली बात है कैसे पीएनसी से रिलेट करके हमने इसको बनाया है। अंडरस्टूड, फेयर इनफ, बना लीजिए। Let 0C0 is 1 and there is a 2 sigma. First sigma starts from 0 to n and second sigma starts from 0 to m. NCM, NCP is equal to, then they are asking for कि क्या डेटा बनना चाहिए। यहां देखिए P से स्टार्ट है और इस डेटा के अंदर P नहीं आता है, तो P इज वेरिएबल। तो हम इस सिग्मा को अगर हम देखें, यहां 0 और n है, NCM के अंदर कोई P नहीं है, तो फिर हमने इसको इधर पुल कर लिया और ये डेटा आपके पास से बना। यहां पहुंचे, m की वैल्यू है 0 से लेके n, यहां है NCM, और थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं। कई बार सिग्मा में समझ नहीं आता है,
तो जैसा लिखा जा रहा है वैसा कर दीजिए। p 0 से लेके m तक जाएगा। 0 है, 1 है, 2 है, और ये आपके पास है m आता है। 0 से लेके m तक हम पहुंचे। सिग्मा है, m की वैल्यू है 0 से n तक, ये है NCM। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। 0, 1, 2 से लेके m तक हम जा रहे हैं। दिस विल कम एज 2 टू द पावर m। 0, 1, 2 से लेके m तक हम गए तो आपके पास से देखिएगा MC0, MC1, MC2, MCM है। ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट विल कम एज 2 टू द पावर m। ठीक, आगे बनाइए इसको। अब इसको पहचानिए, ये क्या है। अगर आपको जनरल टर्म पता हो x प्लस वाई पावर n के लिए क्या लिखी जाती है, तो आपका दिमाग फिर उसी अकॉर्डिंगली चलेगा। n माइनस आर वाई पावर r होता है। तो नजरें आपको नजारे दिखा देंगी। ये देखिए NCR वाई पावर r, जो यहां लिखा होता है वो यहां होता है, तो वो टर्म सेकंड होती है। और फर्स्ट टर्म n माइनस आर है, जो दिख नहीं रहा है। जो दिख नहीं रहा है वहां भगवान है, सबका मालिक एक है, तो वहां 1 है। तो यहां अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म है 2, यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ r है, यहाँ r है, ये है सेकेंड टर्म। टोटल पावर n है, यहाँ भी n है, यहाँ आया n। तो ये 1 प्लस 2 पावर m का एक्सपेंशन है। देखा, एकदम से थोड़ा दिखने में, एडजस्ट करने में, इस फॉर्मूले में रख के देखिए इसको। जो दिख नहीं रहा है वो 1 पावर n माइनस m लिखा हुआ है, 1 की पावर 1 ही रहती है। यहाँ से बात पकड़ते हैं, CR होता है, यहाँ y पावर r है, यहाँ m है, यहाँ भी m है। सो दिस इज द सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म दिख नहीं रही, वो 1 है, तो दिस इज एक्चुअली 3 पावर n। बी ऑप्शन। क्यों ये बाहर खींचा गया? क्योंकि यहाँ वेरिएबल p है, इसमें p नहीं आता। वी कैन पुल असाइड, दिस इज स्मार्ट क्वेश्चन। बी हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है। बात बस यही है कि हम कितना जल्दी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ अपने दिमाग को ट्रेन करके रखते हैं कि कौन सी फर्स्ट टर्म है, कौन सी सेकंड टर्म है। अंडरस्टूड? If it is known that third term of binomial expansion x plus x to the power log x base 10, 5 is x to the power 6, then find the x। थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, चलिए लिखते हैं। थर्ड टर्म तो बनेगा 5c2, x का पावर दोनों का डिफरेंस 3, यहाँ x लिखा गया है, यहाँ पर log x बेस 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 बनेगा। इट इज रिटर्न एज x टू दी पावर 10 टू दी पावर 6। ये डेटा अपने पास यहाँ से बनता है। 10c2 का डेटा अगर हम देखें तो ये 10 ही रहता है, यहाँ पर भी x क्यूब है, यहाँ x लिखा गया है, यहाँ ये डेटा हम बना देंगे। यहाँ 10 है, इसको हटा देंगे, 10 पावर 5 हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, आइएगा, यहाँ पर है x क्यूब, ये x लिखा गया है। अब क्या होगा ना, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ 2 टाइम्स बन जाएगा, एंड इट इज रिटर्न एज 10 टू दी पावर 5। ठीक है, एक 10 चला गया। दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। सो लेट्स टेक द लॉग x पावर क्यूब, x है, 2 है, log x बेस 10, और यहाँ पर भी अगर आप इसको लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसको 5 लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में अगर हो तो फिर लॉग ऐड हो जाता है, सिंप्लीफाई करते हैं तो एक क्यूब आगे आएगा, यहाँ log x से बेस 10 लिखा गया है, ये 2 log x बेस 10 आगे आ जाएगा, ये बनेगा 2 टाइम्स log x बेस 10, log x बेस 10, ये भी नंबर आगे आ जाएगा, और सामने लिखा हुआ है 5। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर है, तो अब आपके पास यहां से फैक्टराइज हो रहे हैं। log x बेस 10 इसका बना होल स्क्वायर, यहाँ 3 लिखा है मैंने, 3 टाइम्स log x बेस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डेटा हमने लिखा। अब आगे बनाइए, इसके थोड़े फैक्टराइजेशन के बारे में बात करते हैं। 2 टाइम्स log x बेस 10 का होल स्क्वायर है,
ठीक है, थोड़ा फैक्टराइजेशन पे फोकस करते हैं। क्या इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? 5 और 2 कर दीजिए, यहाँ से 5 लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। 10 आएगा प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट भी 10 है। 5 - 2 करते हैं, 3 जनरेट हो जाता है। ठीक है, यही कहानी लिखी गई है। log x बेस 10 अपने पास कॉमन है और 2 log x बेस 10 प्लस 5 अपने पास कॉमन है। log x बेस 10 माइनस 1, 2 log x बेस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दो डेटाज आएंगे, एक तो 1 बन जाएगा और log x बेस 10 का वैल्यू एक -5/2 भी बनता है। एक बनता है x का वैल्यू 10 और दूसरा है 10 पावर -5/2। ये दूसरा आंसर है। ये तो रूट के साथ बनेगा डेटा, अगर आप इसको देख रहे हैं। दिस इज एक्चुअली 100√10 ये नंबर बनता है। 100√10 एक इर्रेशनल नंबर है। सो ये रहा 10 पावर -5/2 दिस एंड वी आर हैविंग 10। A एंड B बोथ आर द आंसर्स। ये दोनों इसके आंसर्स नहीं है। एक से ज्यादा ऑप्शंस इसके अंदर ट्रू हैं, तो हम यहां पर मार्क करेंगे A B। कोटा मॉड्यूल्स के अंदर आपको लगेगा, जो हम कोटा का जो मटेरियल हम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, MCQ क्वेश्चंस अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं तो आप वो जो मेरी अलजेब्रा वाली बुक है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ 15 क्वेश्चन है, वो आपको 50 मिलेंगे, ताकि क्योंकि JEE एडवांस के अंदर MCQ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बना लीजिए। A B आंसर को मार्क कर देंगे। In the expansion of x cube plus 2 times 2 power minus log x power 3 root of x power 3 and base root 2 whole power 11, इसके अंदर हमें पता करना है कि जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से क्या हो रहा है। तो सबसे पहला काम यही है कि हम इसकी जनरल टर्म लिखें। तो देखिए 11CR यहाँ पर आता है x क्यूब, ये बनेगा 11 माइनस R। फिर डेटा आपके पास से आता है 3 और यहाँ से आता है 2। यह 2 पावर 1/2 यहाँ पे आता है x पावर 3/2 होल पावर आपके पास से r बनता है। तो 11CR है x क्यूब 11 माइनस R, 3 टाइम्स दिस पावर बना r। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। यह 11CR x पावर ये बनेगा आपके पास है 33 माइनस 3r। फिर है 3 पावर r माइनस 2। ये दोनों पावर्स आगे आएंगे, बनेगा 3/2, फिर ये बनेगा 1/2। यहाँ आपके पास है log x से बेस 2 है, पावर आपके पास से r आता है। 3 पावर r है, इसकी पावर भी r है। चलिए यहाँ पहुँचते हैं तो ये बनता है tr प्लस 1। 11CR x पावर 33 माइनस 3r आता है। यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये डेटा आपके पास है, r से मल्टीप्लाई हुआ। अब हम और आगे चलते हैं। 11CR इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो यहां लिखा गया। यहां पर x लिखा गया है, -3r आपके पास यहां से बनेगा। इस -3r को हम पावर पर ले जाएंगे। अब ये दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, तो ये बनेगा x पावर -3r। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूटिलाइज की आप देखिएगा। अगर अल्फा पावर यहां ये डेटा कभी लिखा गया है, अल्फा पावर लॉग बीटा बेस अल्फा दोनों अगर सेम है तो ये बीटा बन जाता है। ठीक, तो यहां से आप बनाएंगे x टू दी पावर 33 माइनस 3r आपके पास है, यह है 3 पावर r और यहाँ पर है x पावर -3r। ये डेटा आपके पास है। इसको सिंप्लीफाई किया है, डेटा हमने इसको बना दिया। ये बात आपके पास आई। सो जनरल टर्म सिंप्लीफाई हो चुकी है। इट इज 11CR, यहाँ पर है 3 पावर r, x पावर 33 माइनस 6r आपके पास से बनता है। CR 3 पावर r x पावर 33 माइनस 6r आपके पास से लिखा हुआ है। पावर x स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 हम ढूंढ रहे हैं।
तो फिर होना क्या चाहिए, आपके पास से जो पावर्स हैं जो है 33 माइनस 6r की वैल्यू 2 बनती है। तो यहां से आपने डेटा बनाया, r का वैल्यू आपके पास है 31/5 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं आया, इसका मतलब नो सच टर्म एग्जिस्ट, नो सच टर्म एग्जिस्ट। इसके एक्सपेंशन में ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी। तो हम बात करें तो डेट डज नॉट अपीयर ए टर्म, ये ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं, x पावर -3 के साथ क्या होगा, उसका टर्म अपीयर करता है नहीं करता है वो पूछा है। तो देखिए 33 माइनस 6r, अब इसका पावर जो है -3 आपको लाना है। 6r आपके पास से 36 आता है, r की वैल्यू आपके पास है 6 बनता है। ठीक, x पावर -3 है और फिर हमें x पावर 3 भी लेकर आना, तो ये पॉसिबल है, इसके अंदर होगा टर्म। जब x की पावर -3 बनेगा तो यस, C इज अ करेक्ट ऑप्शन, देयर अपीयर्स अ टर्म विद द पावर x पावर -3। द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर क्यूब एंड दैट ऑफ x पावर -3 आपको चाहिए। यहां है 33 माइनस 6r इज इक्वल टू 3, ये x पावर क्यूब आपके पास लिखा है। ठीक है, तो इसको 3 लिखा हमने। अब क्यूब ढूंढना चाहते हैं तो देखिएगा 6r की वैल्यू आपके पास से 30 आता है, r की वैल्यू आपके पास से 5 आती है। ठीक है, तो मिल गया। इसके अंदर -3 का कोफिशिएंट भी होगा, x पावर -3 और x पावर क्यूब भी बनेगा, तो वो आते हैं r की वैल्यू 6 एंड 5 के लिए, यानी एक टर्म बनेगी टर्म नंबर 6 और एक टर्म बनेगी टर्म नंबर 5। आपके पास से 6 रखेंगे और एक 7, दो डेटा आपके पास आएंगे r की वैल्यूज के हिसाब से। r वैल्यू 5 के लिए बनेगा आपके पास से ये वाला टर्म, जब r का वैल्यू 5 होगा, यहां 5 रखेंगे तो टर्म नंबर 6, डेटा बना 11c5 3 पावर 5, तो आप यहां 5 रखेगा, 6 एंड 5 30 आता है, 33 माइनस 30 इज 3, क्यूब आया। r पावर 6 की हम बात करते हैं, जो बनेगा टर्म नंबर 7, (11c6) 3 पावर 6, यहां 6 रखिए, 33 माइनस 36 x पावर -3, बन गया दोनों टर्म्स। r पावर 6 के लिए -3 पावर आता है और r पावर 5 के लिए क्यूब आता है। कैलकुलेशन को सटीक तरीके से सॉल्व करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट हमें कितना ही आता हो, कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ होगी, बाय चांस डेटा गड़बड़ लिख लिया, तो फिर कोई मतलब नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तभी मिलते हैं जब कॉन्सेप्ट आता हो, विद इन टाइम फ्रेम आपने सॉल्व किया हो, कैलकुलेशन मैनिपुलेशन सॉल्व करनी आती हो, फिर लास्ट तक आंसर तक पहुंचेंगे, तब मार्क्स मिलेगा। और अगर ज़्यादा टाइम ले लिया तो वो टाइम किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम पड़ेगा। तो विद इन टाइम फ्रेम सॉल्व करना सीखना है। T6 T7 दोनों बन गए हैं। अब आगे क्या पूछा, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड x पावर -3, तो ये है इनके कोफिशिएंट। सो द रिक्वायर्ड रेशियो जिसकी हमें बात करनी है, 11c5 यहां से 3 पावर 5 आता है, 11c6 यहां से 3 पावर 6 आता है, 11c5 11c3 दोनों हट जाएंगे, आपके पास से आंसर 1/3 आता है, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN-R होता है। 11c6 11c6 दोनों सेम है, 11c5 ही 11c6 आता है, 3 पावर 5 से 3 पावर 5 कैंसिल, 1/3 हमारे पास फाइनल आंसर है। सो वी आर गोइंग टू मार्क BCD एज द फाइनल आंसर। BCD हम यहां से इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे, BCD एज द फाइनल आंसर। In expansion of x plus 1 upon x power 2/3 minus x power 1/3 plus 1, ये पूरा टर्म गिवन है। इसके एक्सपेंशन में कौन सी टर्म नहीं आती है, which does not contain x is, ये हमसे पूछा गया है। सिंप्लीफाई करते हैं, लिखा गया है x plus 1, जिसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1। तो आपके पास अगर फॉर्मूलेज आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। किस फॉर्मूले को यूटिलाइज किया है, a क्यूब प्लस b क्यूब
इट इज a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा डेटा आप देखिए, x माइनस वन को हम लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस वन और रूट एक्स प्लस वन। डिवीजन में जो लिखा गया है उसको आप देखिए, x माइनस ये डेटा आपके पास लिखा है, जिसमें हम रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो डेटा आपके पास है रूट एक्स माइनस वन। ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ये डेटा आपके पास है। फर्स्ट वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सब आप इसको रीअरेंज कीजिए, एक्स प्लस वन यहां लिखा है, और ये वाले टर्म आपके पास अगर डिवीजन में लेकर जाते हैं तो मेरे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पावर 2/3 एक्स पावर 1/3 प्लस वन, ये डेटा आपके पास है एक्स पावर 1/3 प्लस वन। ये डेटा आपके पास है, ये डेटा आपने बनाया। चलिए तो देखिएगा एक्सप्रेशन क्या बनेगा। ये डेटा आपके पास से आता है एक्स पावर 1/3 प्लस वन, और ये डेटा आपके पास से आता है 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2 पावर 10। 1 से 1 कैंसिल है, ये 10 आपके पास से आता है। 1 से 1 कैंसिल हो गया है, डेटा हमने बनाया। अभी हमें इसके अंदर जनरल टर्म लिखनी है और आइडेंटिफाई करना है कि इसके एक्सपेंशन में विच डज नॉट कंटेन एक्स, ऐसी हमें टर्म निकालनी है। अगर x को कंटेन ही नहीं करता है, इसका मतलब हम ढूंढ रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x हम ढूंढना चाहते हैं टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x हमें टर्म चाहिए। तो चलिए इसका फिर जनरल टर्म लिखकर आते हैं, वो बनेगा टी आर प्लस वन, इट इज 10 सी आर, एक्स पावर है 1/3 10 माइनस आर, ये है पावर आर। 10 सी आर माइनस 1 पावर आर है, एक्स पावर माइनस r/2 है। ये डेटा बना देना। 10 सी आर है माइनस 1 पावर आर, 10 माइनस r/3 माइनस r/2। अब हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट, सो दिस हैज टू बी 0। 20 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r। r की वैल्यू 4 आती है, r की वैल्यू 4 आती है। ठीक है, r की वैल्यू 4 आ गई आपके पास से। अब आप देखिए तो वो टर्म नंबर है 5। सो जो टर्म नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ x बन रही है, इट इज द टर्म नंबर 5। टर्म नंबर 5 है, r की वैल्यू 4 आ गई। टर्म नंबर 5 हम बना लेते हैं और फिर बात करते हैं। टर्म नंबर 5 ये रहा अपने पास जनरल टर्म, दिस इज द टर्म। तो आप लिखेंगे तो डेटा बनेगा 10c4 माइनस 1 पावर 4 और x पावर 0 आपके पास से बन गया। सो यस वी कैन हैव इट एज अ 10c4 लिख लीजिए, या फिर 10c6 हम इसको लिख लेंगे। 10c4 है या फिर 10c6 आपके पास है। सो द टर्म इज, आपके पास कौन सा डेटा बनता है, 10c4, ये रहा c, ये डेटा आपके पास है। 10c6 भी आप इसको लिख सकते हैं, उस हिसाब से भी हमें डेटा बना के देखना है। इन नंबर्स को देखिए क्या कुछ बना पाएंगे हम। 11c4 है और ये डेटा आपके पास लिखा गया है ए ऑप्शन, तो सी आंसर मार्क कर दिया है। इसको थोड़ा देखिए, हम इसको 11c5 को लिख सकते हैं 10c4 प्लस 10c5। जो प्रॉपर्टी होती है ना NCR प्लस NCR प्लस 1, n प्लस 1 CR प्लस 1, ऐसे 11c5 को मैं 10c4 10c5 लिख सकता हूं। 10 और 10 से एक इंक्रीज हो जाएगा, ग्रेटर वाला डेटा बन जाएगा। तो यहां से देखा है दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास आंसर आया 10c4। 10c4 का आंसर है क्या, यस, डी इज ऑल्सो द आंसर। फिर आते हैं 11c4 वाले को क्या लिख सकते हैं। 11c4 को हम लिखेंगे 10c आपके पास से 4 एंड 10c3, ये डेटा आप लिख सकते हैं। फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, 10 प्लस 1 11c4 बनेगा। ये दोनों कैंसिल हैं, 10c4 आता है, 10c4 ये ऑप्शन है, ए भी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर्स निकालने के पीछे मत जाएगा, बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे 11c5। तो ये थोड़ा रिवर्स में जो प्रॉपर्टी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत पावरफुल है, ये हमारे दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। फॉरवर्ड तो अप्लाई करना आना ही चाहिए, रिवर्स में लिखना भी आना चाहिए। इधर से उधर जाने आए, रिवर्स में भी आना चाहिए।
कि अगर 11C5 लिखा है तो इसको हम 10C4 प्लस 10C5 लिखेंगे, कैंसिल हुआ। 11C4 लिखा है तो इसको हम 10C4 और 10C3 लिखेंगे और डेटा पहुंच गए। बी आंसर नहीं आता है, ये 10C3 है। सो जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो है ACD एज द फाइनल आंसर। ACD में इसका फाइनल आंसर मार्क करूंगा। Let 1 plus x square whole square 1 plus x power n is a0 plus a1x dot 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 a2x square dot 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 it goes on। दिया गया है a0, a1 and a2 are in AP arithmetic progression, then find the value of is and r। क्या होगा? जैसे हमें a0, a1, a2 चाहिए। a0 आप देखिए कांस्टेंट टर्म है, ये x का कोफिशिएंट है और ये आपके पास है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कई सारे तरीके इसको सॉल्व करने का, जैसे अगर हम सीधा ही x की वैल्यू 0 रख दें तो आपके पास यहाँ से 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 पावर n है जो कि 1 है। सामने सिर्फ a0 रहेगा, बाकी सब खत्म है। a0 की वैल्यू अपने पास से 1 आ गई। अब a1 अगर हमें निकालना है तो हम वो डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, बना दिया। क्लास 11 का बच्चा सोचेगा डिफरेंशिएशन सर कैसे, तो मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम से इसको बना के दिखा देता हूँ, वरना आप ऐसे डिफरेंशिएट करके भी a1 a2 पे जा सकते हैं। ये जैसे दिया हुआ है तो हम पहले इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ये डेटा अपने पास लिखा गया है, यहाँ पर ओपन करेंगे तो इसके पास से ये nx बनता है, फिर आपके पास से nc2 बनेगा जो n इंटू n माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर, और बाकी फिर हायर टर्म्स आ जाएंगे। चलते चलते ये ncn x पावर n भी बनेगा। पर हमें तो पूरा फोकस कांस्टेंट टर्म x और x स्क्वायर पर ही रखना है। तो आप बताइए कांस्टेंट टर्म कब बनेगी? जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 का किसी और से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा ही टर्म आने वाली है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि x का कोफिशिएंट कब बनेगा, वो आप देखिएगा। यहाँ x है ही नहीं, x बन सकता है तो यही बन सकता है, ये आ गया आपके पास nx। सिर्फ यही है x का टर्म जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तब बनेगा। फिर बारी है x स्क्वायर कब बनेगा, ये देखिए, ये बनेगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ये भी x स्क्वायर है जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। बाकी सारी टर्म ज़्यादा आएंगे। x स्क्वायर को इससे करोगे क्यूब आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे पावर 4 आएगा, पावर बढ़ती ही चली जाएंगी। पावर 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे पावर 4 यानी a4 बनेगा, काम का नहीं है। तो यही हमारी टर्म्स यहाँ पर बनी जा रही हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास a0 यहाँ से आता है 1, a1 हमारे पास से आया है n, वहीं पर a2 की अगर हम बात करें तो ये बनना चाहिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट। इन दोनों टर्म्स के अंदर हमें ऐसा दिखता है। ये डेटा है, बोला गया है कि a0 हो, a1 है और a2 है, दे आर इन AP। तो फिर बीच वाला जो नंबर है इन दोनों का एवरेज बन जाएगा। ये डेटा बनता है आपके पास से 2a1 इज a0 प्लस a2। ये a1 है, इसका डबल कर देते हैं, डेटा बनता है 2n। a0 इज 1 और यहाँ से हम डेटा और बना देंगे। सो वी आर हैविंग दिस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये डेटा आपके पास है। 2 से मल्टीप्लाई किया 4n आता है, 3 हो गया, 6 हो गया, डेटा बनेगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 0। पहुंच गए हैं क्वाड्रेटिक पर, जिसके फैक्टर हो जाएंगे n माइनस 2, n माइनस 3। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है। हमारे पास n की वैल्यूज जो आ सकती हैं वो आती है 2 and 3। तो 2 and 3 को हमने देखा तो A ऑप्शन भी है, B ऑप्शन भी है, C और D नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको मार्क करेंगे A भी एज आ फाइनल आंसर। ए भी हमारे पास इसका फाइनल आंसर अपने पास से निकल के आने वाला। ठीक है, सो दिस इज द वे वी हैव सॉल्व्ड इट। तो दो तरीके हैं। दूसरा जो डिफरेंशिएशन वाला तरीका बता रहा था उससे आसान ये वाला है। वो क्या था वो भी समझा देता हूँ। अब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो इधर क्या होगा, a0 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा a1, यहाँ बनेगा 2a 2x, ये वाला डेटा बनेगा। x को 0 पुट करेंगे a1 भी निकल के आ जाएगा। और उससे ज़्यादा आसान ये मेथड है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके देख लिया।
और जितने ज़्यादा मेथड्स हम डिस्कस करें उतने ज़्यादा हम बना के देखते हैं। और आपका इसका आंसर आया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मैंने किया था डिफरेंशिएशन से, उससे भी आंसर आया। ठीक है। कंसिडर E इक्वल टू x to the power 1 by 8 plus y to the power 1 by 5 whole power z is I plus f, where f varies from 0 to 1, where 0 is included and I is belongs to z, जो एक इंटीजर है। दिस इज एन इंटीजर और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में रहता है। देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन सेज x is 5, y is 2, z is 100। दोनों के अंदर सेम ऑप्शन है, सेम कंडीशन है। फिर नंबर ऑफ रैशनल और नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है। वहीं पर COD ऑप्शंस के अंदर x, y, z की कुछ फिक्स वैल्यूज है 16, 1 एंड 6, 16, 1 एंड 6। तो हमें भी समझ में आ गया कि इस MCQ वाले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। पहले हम A और B ऑप्शन को डिसाइड करने के लिए हम बना लेते हैं कि अपने पास x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 100 है। पहले इस वाली सिचुएशन के हिसाब से हम E की बात बनाते हैं। हमारे पास x लिखा गया है तो ये 5 पावर 1 by 8 रहेगा, ये y है, ये 2 पावर 1 by 5 रहेगा, होल पावर z है, इट इज एन 100। इसका कभी आप अगर आपको जनरल टर्म निकालना हो तो वो बनेगा 100 CR 5 पावर 1 by 8 होल पावर 100 माइनस r 2 पावर 1 by 5 पावर r। ये डेटा आपके पास आता है। TR plus 1 is 100 CR 5 पावर 8 आता है और 2 पावर r by 5 भी आता है। हम चाहते हैं रैशनल टर्म्स बनाई जाए, तो देखो इनकी जो पावर्स है ना वहाँ से बात बनानी होगी। पहला कॉम्बिनेशन तो यही है कि r by 5 हमारे पास से होल नंबर्स आने चाहिए और r की वैल्यूज आपके पास पावर 100 है तो 0 से लेके 100 के बीच में रहेगी। तो आपके पास r बन जाएगा 0, 5, 10, 15, 20, 95 एंड 100। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। सेकेंड आप देखिए 100 माइनस r बाय 8, क्योंकि जो आगे वाला टर्म है ना 100 CR ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा इंटीजर अपने पास रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखिएगा 8 से अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार ये डिवाइड होता है वो हम देख लेते हैं। 96 अगर रहेगा तो 96 तो डिवाइड हो जाता है, फिर बचता है 4 माइनस r बाई 8। ये आपके पास इंटीजर आना चाहिए। सो 12 चला गया, 4 माइनस r बाई 8, दिस टर्म हैज टू बी एन इंटीजर होल नंबर। तो फिर इसके लिए r क्या क्या होना चाहिए वो आप देखिएगा। जैसे 4 रखते हैं तो 4 माइनस 4 इज कमिंग एज 0। सबसे छोटा r जिसके लिए डिविजिबल है वो दिखता है r, क्योंकि 0 से लेके n के बीच में रहेगा तो पहला डेटा बनेगा 4 बनेगा। और बनाइए 4 के बाद अगला, 4 के बाद अब अगला डेटा बना के रखेंगे इसको, तो ये इंटीजर आना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये चाहे नेगेटिव बने नो प्रॉब्लम, क्योंकि आगे 12 एडेड है। तो आप यहाँ पर 4 के बाद अगर हम 8 रखते हैं तो 12 आप इसको रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, 12 भी बन सकता है। और आगे चलिए 12 के बाद फिर ऐड करते चलिए, 4 8 8 ऐड करना है हमें, 8 ऐड करना। सो इज 8 इज 20, देन इट इज 28, देन इट इज 36। ठीक है, हम 8 8 ऐड करते हुए चलेंगे। 8 ऐड कीजिएगा 44, इट इज 52। ठीक, फिर 8 ऐड कीजिए 60, देन इट इज 68, इट इज 76, इट इज एन 84, इट इज एन 92, देन इट इज एन 100। ये बात है। क्या 100 रखेंगे तो बात बनेगी, 4 माइनस 100 माइनस 96, 0 बन जाएगा, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना रखा 100, 100 माइनस 100 इज डिविजिबल। अब क्या है कि जब भी कोई टर्म बनती है, उसमें तीनों टर्म प्रेजेंट रहती हैं TR प्लस 1 को। आराम से सोचिए, इसके अंदर 3 टर्म्स प्रेजेंट है। देखिए, एक ये भी है, एक ये वाला टर्म भी है। तो फिर क्या होना चाहिए, अगर हम इंटीजर टर्म्स बनाने चाह रहे हैं तो इस वाली कंडीशन का भी ये भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सेकंड वाली का भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ये भी एक्सेप्ट हो जाए, ये वाला भी एक्सेप्ट हो जाए। जब दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे तो फिर कॉमन हमें निकालना होगा। तब आप बताइए दोनों का कॉमन क्या है।
कौन से r की वैल्यूज है जो दोनों जगह आपको दिखने वाली है? यहाँ 5 के मल्टीपल आपको दिखेंगे और यहाँ देखो सारे इवन नंबर है, तो 5 ऑड नंबर तो नहीं दिखेगा, लेकिन 10 वाले नंबर यहाँ जरूर दिखने वाले हैं। जैसे एक नंबर हमें दिखता है 20 यहाँ भी रहेगा, 20 यहाँ भी है। अगला जो नंबर है 10 का मल्टीपल, दैट इज 60 एंड वी आर हैविंग एज 100। तो 3 कॉमन हमारे पास से नंबर आए हैं। द नंबर्स आर 20, 60 एंड 100। तो r की 3 वैल्यूज हैं, सो वी आर हैविंग 3 रैशनल टर्म्स। इसके अंदर 3 रैशनल टर्म्स होंगी। अब आप मुझे बताइए टोटल पावर्स कितनी थी इसकी? z थी ना, z था 100, तो टोटल टर्म्स कितने हुए? बाइनोमियल में पावर n हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है। तो टोटल टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आने वाली है 101, 100 है तो 101। 3 इसके अंदर रैशनल है, तो नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स कितनी होगी? जो बचा हुआ है नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, टोटल माइनस 3 रैशनल हटा दिया, 98 हमारे पास आ रहा है। दैट्स आर प्रिसाइजली द ऑप्शन नंबर ए। तो सेकंड ऑप्शन बोला रैशनल टर्म्स 4 होंगे, ये वाली बात गलत है, बट पहला वाला ऑप्शन अभी यहाँ पे हमें सही नजर आता है। सो ए और बी में डिसाइड हो गया कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आ रही है सी ओ डी की, तो एक्स की वैल्यूज हम फिर से ले लेते हैं कि एक्स को 16 लेना है, y को 1 लेना है, और z की हम बात करते हैं, z की वैल्यू है 6, z इज 6। फिर पूछा जा रहा है i और f का डेटा पूछा गया है यहाँ पर, तो इस डेटा को देखेंगे और i और f के बारे में बात करते हैं। हमने लिखा e, जो लिखा गया है x टू द पावर 1/8 प्लस y टू द पावर 1/5, देन इट इज z। और ये लिखा गया है हमारे पास i प्लस f। i और f का डेटा हमें सिंप्लीफाई करके लाना है। इट इज 16 पावर 1/5 और y है आपके पास से 1/5 पावर 6। देखिए 16 पावर 1/8 कितना होगा? 16 होता है 2 पावर 4। तो यहाँ से थोड़ा नंबर अगर आप देखें, 16 पावर 1/8 आपके पास है, 2 पावर 4 1/8 है, ये 2 पावर 1/2 बनेगा। दिस नंबर इज अ √2 टर्म। और 1 पावर 1/5 रियल नंबर्स में अगर हम डील कर रहे हैं तो इसको 1 लिखेंगे। यही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर 1 रियल और 5 इमेजनरी वैल्यूज और 4 इमेजनरी वैल्यूज और आती, तब 5 वैल्यूज बनती। और हम सब रियल नंबर से बात कर रहे हैं तो फिर ये बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एंड वी आर राइटिंग दिस एज i प्लस f। इसी का इररेशनल कॉन्जुगेट ये नंबर बनता है जो आपके पास है 0.414 के आसपास रहेगा, 1.414। हमने √5 - 1 6 है। इसमें देखो जो नंबर 0 से 1 के बीच में है, आप उसकी जितने भी पॉजिटिव पावर्स करेंगे तब भी वो नंबर आपके पास से 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। इसका इंटीग्रल पार्ट 0 रहेगा। ठीक है, आप चाहें तो √6 + 1 को ओपन कर सकते हैं, तो बनेगा 6c0 √6 पावर 6, 6c1 √2 पावर 5, 6c2 √2 पावर 4, 6c3 √2 पावर 3। ठीक, और ये डेटा आपके पास है 6c2 √2 पावर 2, कम होता चला जाएगा, यहाँ 4 आएगा, 6c5 √2 एंड इट इज 6c6। ठीक है, वहीं इसके इररेशनल कॉन्जुगेट को भी हमने लिखा 6c0। क्या फर्क पड़ेगा? बस 1 की जगह -1 आ जाएगा। तो जितना जब भी √2 का पावर है उसको थोड़ा हमें देखना है। नेक्स्ट वाला आपके पास बनेगा 6c1 √2 पावर 5 -1 दिखेगा, देन इट इज 6c2 √2 पावर 4 प्लस के साथ 6c3 √2 पावर क्यूब। कुछ नहीं, बस बाइनोमियल के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन कर दिया है। इररेशनलिटी किस तरीके से हटाई जा सकती है वो हमको सोचना है कि इसको ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए। दिस इज आवर टेक। यहां से अगर हम इसको देखें तो मैं आपसे कहता हूं इसको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें। डिसाइड कौन करेगा? अपने हिसाब से नहीं करेंगे कि एक क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, क्वेश्चन में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, नहीं। जिस तरीके से इररेशनलिटी हट रही है
√2 की जब भी इवन पावर होती है √2 हट जाता है। जैसे यहाँ देखिए √2 पावर 6 है तो ये 2 पावर हाफ है, यहाँ से आपके पास 2 पावर 3 यानी दिस इज नंबर इज 8 जो कि एक इंटीजर है। देखिए जब √2 की पावर 5 होगा ना तो एक √2 जिंदा रहेगा वहां पर। √2 पावर 4 है ये इंटीजर आ जाएगा, लेकिन √2 पावर क्यूब जो है वो भी आपके पास एक इर्रेशनल रहेगा। इन दोनों नंबर्स को अगर हम देखें तो फिर हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना चाहिए। आपके पास i प्लस एफ प्लस एफ डैश, इससे क्या होगा 2 टाइम्स नंबर आपके पास है 6c0 √2 पावर 6, 6c2 √2 पावर 4, इट इज 6c4 √2 पावर 2। तो देखिए ऑड वाले जितने हैं सब कैंसिल हो जाएंगे, 6c1 6c1, जब सफिक्स अपने पास ऑड नंबर है। लास्ट वाला नंबर है हमारे पास 6c6, ये नंबर आपके पास से बनता है। यहां से आपके पास से 8 आता है, यहां से 15 है, यहां से ये नंबर 4 आता है, ये 15 है, ये 2 आता है, ये 1 आता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द नंबर वी आर गेटिंग। और इस नंबर की शायद हमें वैल्यू भी पूछी जा रही। देखिए एक बार i का वैल्यू पूछा गया है √6 माइनस 1 पावर 6, कई बातें पूछी जा रही। सो लेट्स डिस्कस इट और देखते हैं क्या ये नंबर बनता है। आइए चेक करिए, वी आर गेटिंग दिस एज 60 और ये आपके पास से 30 है तो ये बन गया 90। 90 में 9 ऐड करते हैं, 99 आपके पास से बनता है। वी आर हैविंग 198 एज द नंबर। तो हमारे पास नंबर है i f प्लस एफ डैश इज 198, दिस इज द नंबर। i इंटीजर है, f प्लस एफ डैश की बात होगी तो देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। f रहता है 0 से 1 के बीच में, f डैश भी 0 से 1 के बीच में है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटीज पे सेम साइन है, ऐड होके क्या बन जाएंगे f प्लस। आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। f प्लस एफ डैश क्या वैल्यू होगा 198 माइनस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज एन इंटीजर। f प्लस एफ डैश एक क्वांटिटी को मान लिया हमने भाई x है ना। 198 माइनस i, 198 इज एन इंटीजर, i इज एन इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज एन इंटीजर। ठीक है, तो f प्लस एफ डैश एक इंटीजर आपके पास से बनेगा। सो वी नो दैट f प्लस एफ डैश इज एन इंटीजर। आप बताइए 0 से 2 के बीच में कोई एक इंटीजर जो लाई करता दैट इज 1, तो ये आपके पास लाई करेगा बिकॉज दिस क्वांटिटी इज एन इंटीजर। और अगर हमारे पास ये इंटीजर आ गया है तो फिर आप देखिए आप यहां से एफ डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस एफ। ठीक है, और वहां से देखिए आपके पास रिजल्ट बनेगा i प्लस 1 इज 198, सो द इंटीजर पार्ट इज कमिंग एज 197। i वाला पार्ट हमारे पास आ रहा है 197। तो क्या ऑप्शन दिया था, i की वैल्यू 197 था, c इज करेक्ट। f की वैल्यू बोली है √6 माइनस 1 पावर f, और √6 माइनस 1 क्या है, √6 माइनस 1 होल पावर 6 इज f डैश। तो ये ऑप्शन आपका तब सही होता जब ये f डैश बनता। तो यहां से रिजल्ट आता है f इज इक्वल टू f डैश। क्या ऐसा है, नो, f डैश की वैल्यू जो है वो तो 1 माइनस f के बराबर है, या दोनों का सम 1 आता है, ये हम कह सकते हैं। ये रिजल्ट हम नहीं कह सकते, दिस इज नॉट द केस। हो ये रहा है कि f प्लस एफ डैश यानी दिस इज 1, ये रिजल्ट है ना, f प्लस एफ डैश इज 1। f डैश का डेटा ये है, तो आप अगर f निकालने पहुंच गए हैं तो f की वैल्यू आपके पास से ये नंबर बनेगा 1 माइनस √2 माइनस 1 पावर 6, नॉट दिस नंबर, इट्स रॉन्ग। तो क्या आंसर्स आए हमारे पास फाइनली, हमारे पास आंसर आया ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। सो वी आर गोइंग टू मार्क AC एज द फाइनल आंसर। AC को हम इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। अंडरस्टूड। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए,
उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। If 9 plus root 80 whole power n is I plus f, I and n are integers, f varies from 0 to 1, then आंसर्स हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ जो नंबर लिखा गया है हमें इसी का कॉन्जुगेट लिखना होगा, पहचानना होगा कि क्या लिखा गया है। हम जानते हैं कि रूट 81 की वैल्यू 9 आती है और ये क्या है, रूट 80 है। अगर ये रूट 80 है तो फिर इसकी वैल्यू रूट 81 से कम आएगी, रूट 81, मैं गलत बोल रहा था, रूट 81 की वैल्यू 9 आती है। रूट 80 की वैल्यू कैसी होगी, 9 से थोड़ा सा कम होगा। सो ये जो नंबर है ना आपके पास, जो भी ये बनने वाला है, दिस इज अ नंबर जो आपके पास 0.1 के आसपास आप इस नंबर को ले सकते हैं। बहुत आसपास ये नंबर रहने वाला है, मतलब इतना कह सकते हैं कि ये जो भी नंबर होगा 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला है। तो इससे फायदा ये होगा कि जब आप इसकी और पावर्स करेंगे तब ये नंबर और 0 से 1 के बीच में रहेगा। जैसे इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस इंटीग्रल पार्ट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि ये नंबर किसके बीच में, 0 से 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते ही 0 बन जाएगा। तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के आसपास रहने वाला है, इट्स वेरी क्लोज। अब देखिए इसको हम एक्सपेंड कर देंगे और एक इसी के साथ हमारे पास लिखा गया है रूट 80 पावर n, ठीक है, ये नंबर भी आपके पास है और ये दिया है हमें I प्लस f। दोनों को हम बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं। NC 0 आता है, 9 पावर 8 है, NC 0 आता है, 9 पावर n है, NC 1 है, 9 पावर n है, और आपके पास है रूट 80 आता है। जबकि यहाँ पर जब हम सेकेंड टर्म लिखेंगे तो वो माइनस के साथ आएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म में माइनस रूट 80 है, यहाँ प्लस रूट 80 है। आगे आप गए, वी आर गोइंग टू हैव इट एज NC2 n पावर n माइनस 2, और ये है रूट 80 का स्क्वायर। यहाँ भी यही बनेगा, NC2 n पावर n माइनस 2 रूट 80 का स्क्वायर। जो लाइन है ना, जैसे जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे इस इर्रेशनलिटी को, इसी का इर्रेशनल कॉन्जुगेट कैंसिल करने की पावर रखता है। तो बस प्लस की जगह माइनस करके देख लिया और बात बनाने लगे। आगे पहुंचते हैं, जब हम थर्ड टर्म लिखने जाएंगे तो डेटा बनेगा NC3 n पावर n माइनस 3, और ये डेटा है रूट 80 की पावर 3। यहाँ आपके पास आता है NC3 n पावर n माइनस 3 रूट 80 पावर 3। ये डेटा हमने बना दिया। अब इनको ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन। और ये डिसाइड कैसे होता है कि ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जिस प्रोसेस से, जिस ऑपरेशन से इर्रेशनलिटी खत्म हो जाए,
उस हिसाब से बात बना देंगे। जैसे रूट 80 है, ये इंटीजर नहीं होगा, ऐड करते ही बात बन जाएगी। और जब रूट 80 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यहां से इंटीजर प्रोसेस आएगा। सो वी नीड टू ऐड दैम। ऐड करते हैं तो आप देखिए ये खत्म हो जाते हैं, क्यूब वाले भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो डेटा बनेगा वो है एफ डैश प्लस आई प्लस एफ के आसपास हम गए, और यहाँ से डेटा बनेगा आपके पास से 2 टाइम्स NC0 9 पावर n, NC2 9 पावर n-2 रूट 80 होल स्क्वायर एंड दिस गोज ऑन। ये नंबर आपके पास से पूरा बन जाता है। अंडरस्टूड? ये नंबर कैसा है अब आप देखिए, यहाँ से ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये एक इंटीजर का स्क्वायर है, ये एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये सब आपके पास से इंटीजर निकल के आ रहे हैं। यहाँ आपके पास डेटा है, it is I plus f dash, it is 2 times, this is an integer। इंटीजर का डबल जो होता है वो एक इवन नंबर होता है, इंटीजर का डबल इवन नंबर 100%। फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, f डैश भी आपके पास 0 से 1 के बीच में है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। यहाँ इंटीजर है, i इंटीजर होता है, तो फिर उससे ये डिसाइड हो गया कि f प्लस एफ डैश हैज टू बी एन इंटीजर। कैसे डिसाइड हुआ? देखो इवन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तो ये इंटीजर आएगा। बताइए 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है? सिर्फ एक होता है। ओपन है अगर 0 2 दोनों पर, तो एक ही इंटीजर लाई करता है, दैट वैल्यू इज 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बातें पता चल गई, उसके हिसाब से हम चलते हैं। आया है i प्लस 1 की वैल्यू है इवन नंबर। i आप लिखने जाएंगे तो डेटा बनेगा इवन माइनस 1। जितने भी इवन नंबर पॉसिबल हैं, अगर 1 उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो कंफर्म है कि ये आपके पास से ऑड ही बनेगा 100%। कोई डाउट ही नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। i अगर होगा तो ये एक ऑड नंबर होगा, इवन इंटीजर नहीं होगा। b इज रॉन्ग, a इज करेक्ट। यहाँ कुछ बातें बताई जा रही हैं, उसके हिसाब से भी हम बात करते हैं कि क्या होने वाला है। देखिएगा अभी अभी हमने देखा है क्या कि f प्लस एफ डैश इसका वैल्यू 1 है, तो आप देखिएगा f डैश को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एफ। ये जो डेटा हमें पूछा जा रहा है सी ऑप्शन के अंदर, ये है i प्लस एफ और है 1 माइनस एफ। अंडरस्टूड? i प्लस एफ क्या है उसको पहचानिए, ये तो नंबर है। 1 माइनस एफ को मैं एफ डैश लिख सकता हूं। 1 माइनस एफ क्या है, एफ डैश। i प्लस एफ का डेटा देखिए, i प्लस एफ की वैल्यू ये है 9 प्लस रूट 80, 9 प्लस रूट 80 पावर n, और एफ डैश आता है 9 माइनस रूट 80 पावर n। यहां पर ये डेटा है, तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से 1 पावर n, द डेटा इज कमिंग एज 1। तो क्या आया, i प्लस एफ और 1 माइनस एफ का प्रोडक्ट 1 आता है। यस, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। और ये क्या लिखा है वो पहचानिए, 1 माइनस एफ, अभी अभी हमने सीखा 1 माइनस एफ तो एफ डैश होता है, 1 माइनस एफ डैश। और एफ डैश की वैल्यू क्या है वो देख लीजिए, दिस इज एफ डैश। एफ डैश का वैल्यू ये लिखा हुआ 9 माइनस रूट 80 पावर n, 9 माइनस रूट 80 पावर n, करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू मार्क ACD द फाइनल आंसर। MCQ को सॉल्व करते हैं अगर हम, तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस होती है, बहुत बढ़िया से। और जेईई एडवांस के अंदर MCQ सेक्शन ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पेपर 1 में 4-5 सवाल होते हैं, पेपर 2 में 4-5 सवाल होते हैं, करीब 10 सवाल आपके उसके होते हैं। आपने देखा पार्शियल मार्किंग के साथ पूछा जाता है, एक भी ऑप्शन गलत मार्क किया तो -2 की पेनल्टी है, और सही करने पर +4 सारे ऑप्शन। तो देखिए कहाँ -2 से +4, यानी एक सवाल में हमारे पास 6 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ से क्रिएट होता है। ACD हम मार्क करेंगे, दैट्स द फाइनल आंसर, ACD। Which one of the following statements is an correct? पूछा गया है MCQ सेक्शन के अंदर, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। सिक्वेंशियली चलते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन को हमने देखा, एक समेशन दिया हुआ है तो हमने भी इसको सम कंसीडर कर लिया। इट इज़ 2/2, ये लिखा गया है 3/2 स्क्वायर, ये है 4/2 क्यूब, एंड दिस गोज ऑन।
क्या दिखता है आपको? ये नंबर्स क्या है? 1 है, 1/2 है, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, ये तो जीपी है। और नंबर से 1 2 3 4। तो ये प्रोग्रेशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो दिस इज एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या किया जाता है कि जो कॉमन रेशियो होता है जो कि है हाफ, उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे खिसका दिया जाता है, यानी 0 उसमें ऐड कर दिया जाता है और बाकी हाफ से मल्टीप्लाई उसको कर दिया जाता है। इस तरीके से ये टर्म्स बन जाएंगी। देन वी टेक द डिफरेंस, माइनस माइनस माइनस। तो होता क्या है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए ना, तो जरूर नहीं है उस पर्टिकुलर चैप्टर पर ही वो स्टिक रहे। जैसे इसके अंदर आगे बाइनोमियल दिख रहा है, यहाँ पर आपसे प्रोग्रेशन का भी एक ऑप्शन मिक्स करके बना दिया। ठीक है, माइनस करने जाते हैं, s माइनस s/2 आपके पास है तो s/2 ही रहेगा, यहाँ रहेगा 1। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो बेस तो सेम आ गया, डिनोमिनेटर 2 - 1 = 1। अगले वाले में भी डिनोमिनेटर सेम है, 2 स्क्वायर 3 - 2 = 1। यहाँ भी 2 पावर 3 है, 4 - 3 = 1। और आप आगे भी देख सकते हो कि यहाँ 2 3 4 है तो 5 रहा होगा, 5 - 4 भी किया जाएगा तो भी आपके पास है 2 पावर 4 बन जाएगा, 1/2 पावर 4। और ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपको यहाँ से दिख रहा है, अगर आप देखें तो ये तो इनफाइनाइट जीपी है जिसका फॉर्मूला होता है A/1 - R। तो ये है इसका 1 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो हाफ चल रहा है, ये 2 आया है, ध्यान रखिए ये s/2 है तो समेशन की वैल्यू आपके पास है 2 × 2 डबल हो जाएगा, आंसर आएगा 4। समझ गए? अब सोचिए कितना बढ़िया सवाल हो अगर मैं आपको इसको यहां से अंडर रूट करके पूछ लूं, तो अंडर रूट लेने के बाद ये नंबर आएगा द ओनली इवन प्राइम नंबर। एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमने मार्क कर दिया है यहाँ पर, सो वी आर हैविंग ए एज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 9 + 4√5 पावर n अपने पास लिखा गया है, उसके बारे में पूछा है। और सी ऑप्शन हम बना सकते हैं। देखिए सी ऑप्शन को यहीं पर देखिए, NC0 NC1 NC2 NCn, ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है जो 2 पावर n होता है, तो वो 2 to the power 2n आपके पास से बनेगा। वहीं पर ये जो लिखा गया है इसको पहचानिए, ये लिखा गया है पहले वाले को 2NC0 2NC1 2NC2 और 2NC2n ये लिखा गया है। और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है 0 से लेके 2n तक, तो 2 पावर 2n आपके पास है विच इज एन 4 पावर n, यहाँ भी है और ये भी आपके पास है 4 पावर n, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब सी भी हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब बारी आती है डी की। डी को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या पूछा, दिस कैन बी एक्सपेंडेड एज इनफाइनाइट सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स ओनली इफ, यहाँ एक वर्ड लिखा गया है ओनली इफ। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2x पावर -2। 1/, में लिखा है ये लिख सकते हैं। जब नेगेटिव इंटीजर पावर्स हो या फ्रैक्शनल पावर्स हो तो एक्सपेंशन 1 + समथिंग होना चाहिए, दैट समथिंग हैज टू बी लेस देन 1। अब यहाँ 1x तो हमें पता ही करना है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। सो वी आर टेकिंग 3 एज कॉमन, 3 पावर -2 और 1 + 2x/3 मैंने बनाया, ये -2 है, नंबर आता है 1/9। यह है 1 + 2x/3 पावर -2। तो ये एक्सपेंड होगा कब, इनफाइनाइट तक, अगर 1 के पास वाले का मॉड आपके पास 1 से कम आ जाए। 1 के पास जो समथिंग लिखा गया है दैट्स का मॉडुलस 1 से कम आना चाहिए, दिस शुड बी द केस। तो यहाँ अगर हम जाते हैं तो आपके पास से मॉड x आया, ये डेटा बना 3/2, तो दिस शुड बी द कंडीशन। तो x का वैल्यू आपके पास से आना चाहिए -3/2 से 3/2। यहाँ जो वर्ड लिखा गया है वो बोला गया है ये, जिसका मतलब होता है -2/3 से +2/3। अब आप थोड़ा चेक करिए, 3/2 यहाँ, -3/2 यहाँ आता है, 2/3 यहाँ बनता है, -2/3 यहाँ बनता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक बात से हुआ है, यहाँ पर एक वर्ड यूटिलाइज हो गया है ओनली। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इसी के अंदर वैलिड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, -3/2 से 3/2 के बीच में वैलिड है। यहाँ ओनली वर्ड ने फंसा दिया है। ओनली इफ अगर ये इसके बीच में होगा तभी ऐसा होगा, नो।
-2/3 से +2/3 में भी ये बात वैलिड है, लेकिन जो एक्चुअल सेट है x का वो है -3/2 से 3/2, यानी मैं -3/2 से -2/3 जाऊंगा, वहां पर भी बात वैलिड है। ये यहाँ लिखा गया नहीं, इसी के अंदर वैलिड होगा, तो इस वर्ड की वजह से हम डी ऑप्शन को छोड़ देंगे कि डी इज नॉट द आंसर। अब बचता है हमारे पास जो सॉल्व करना बचा है बी। ऐसा आपके पास हमेशा हर सवाल में हो सकता है कि जो सीक्वेंस ABCD की हो वो जिगजैग फॉर्म में हो, कि एक डिफिकल्ट पहले हो, आसान लास्ट में हो, आसान सबसे ऊपर आ जाए, है ना। तो इस बात को फोकस करते हुए चलना है। पार्शियल मार्किंग के हिसाब से जाते हैं तो 2 ऑप्शन मार्क कर देते, तीसरे वाले में टाइम लग रहा है तो हम स्किप करते हैं। MCQ को सॉल्व करना सीखिए। लेकिन हमें पूरे मार्क्स चाहिए, पार्शियल मार्क्स नहीं चाहिए, तो अब इसको देखेंगे। इंटीग्रल पार्ट निकालना है, 9 + 4 √5 पावर n है जो A1 आएगा। ठीक है, लेट्स मार्क दिस B। नंबर है आपके पास 9 + 4 √5, 9 + 4 √5 पावर n है। इसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। हमें इसका इर्रेशनल कॉन्जुगेट के बारे में थोड़ा सोचना है कि कितना ये नंबर बनता है। अप्रॉक्स वैल्यू अगर आप देखें तो 9 है, ये 4 है, √5 कितना बनता है 2.23 के आसपास। अगर हम देखें इस नंबर को तो ये 9 है, यहाँ से 8 आता है, यहाँ पे आपके पास से 12 बनेगा, और ये 9 है, 0.08 के आसपास है। ठीक है, सो 9 - 4 √5 पावर n हमने लिखा। इसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। क्योंकि ये नंबर 0 से 1 के बीच में है, पॉजिटिव पावर्स अगर हमने करी तो फिर ये नंबर 0 ही रहेगा। क्योंकि 0 से 1 के बीच में रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 0 आता है। 0.01 हो या 0.999 हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहता है। तो जब पॉजिटिव पावर्स होंगे, पावर्स के बारे में बताया होगा, जी बता रखा है, नेचुरल नंबर्स है, तो फिर ये पावर आपके पास से पॉजिटिव पावर्स होंगी। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है और सिर्फ इतना देखना है कि इर्रेशनलिटी कैसे रिमूव हो सकती है। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूं, पर एक बार अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट की बात सीख जाते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं तो फिर स्पीड आ जाती है। मेरा काम तो क्या है, सभी को समझाना है। क्लास में हर स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी ने चैप्टर आधा अधूरा पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए माइनस वाले में ये कहानी है। इर्रेशनलिटी सेकंड टर्म के अंदर है, स्क्वायर आएगा तो √5 बन जाएगा, तो फिर हमें इसको ऐड करना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होता है, हमें ऐड करना चाहिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। हम पहुंचे IF + F' और 2 टाइम्स आना चाहिए डेटा, NC0 9 पावर n, फिर आता है NC2 9 पावर n - 2, और यहाँ से आता है 4 √5 का होल स्क्वायर, NC4 4 √5। दिस इज द डेटा। अब देखिए जब जब इवन पावर्स आएंगे, √5 का, पावर 2, पावर 4, ये सब इंटीजर्स बनेंगे। सो दिस इज 2 टाइम्स, ये आपके पास से एक नंबर बनेगा विच इज एन इंटीजर। इंटीजर का डबल अगर आप देखेंगे तो आपके पास से नंबर आता है, वो एक इवन नंबर है। I + F + F' ये इवन नंबर आ रहा है, वो एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो यहाँ हमारे पास यहाँ से भी एक इंटीजर आना चाहिए। हम सब जानते हैं कि F जो है फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में है, F' भी 0 से 1 के बीच में है, तो दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो वो 0 से 2 के बीच में है। क्योंकि ये एक इंटीजर है तो आप बताइए 0 से 2 के बीच में कौन सा एक इंटीजर होता है? इंटीजर इज 1 होता है 0 से 2 के बीच में। तो हमारे पास डेटा बना I + 1 इज एन इवन नंबर, तो इसका इंटीग्रल पार्ट मेरे पास आना चाहिए E1 - 1 एंड दैट हैज टू बी इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर हम मार्क कर देंगे इसके अंदर, और यहाँ लिखा गया है E1 तो हम इसको छोड़ देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बना? A करेक्ट है, C करेक्ट है, उस ओनली की वजह से D गलत हो गया है, तो हम यहां पर मार्क करने वाले हैं। फाइनल आंसर इज AC। बी स्पेसिफिक विद योर अप्रोच, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलिए। इन केस अगर गलत भी होगा तो आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि हाँ मैंने पूरे साल इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसी मेथोडोलॉजी के साथ किया है। रैंडम कभी आंसर आ रहा है, कभी आंसर नहीं आ रहा है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर कॉन्सेप्ट्स, नेवर।
ठीक है, तो अब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे और कैलकुलेशन का अगर साथ है तो कभी मार्क्स में आपको कमी नहीं रहेगी, खूब रहेंगे बस। ठीक है, हाँ। If n is an integer and n is greater than 10, 1 plus 1 plus x 1 plus x whole square plus dot 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 plus 1 plus x power n is the summation of k equal to 0 to n ak x power k where x is not equal to 0। ये हमसे पूछा गया है, फिर यहाँ पर हमसे एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो समेशन दिया हुआ है अगर हम इसको थोड़ा नोटिस करें तो ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो अगर हम देखें तो 1 प्लस एक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स हम देखेंगे तो 1 यहाँ से है और n यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, टोटल टर्म्स है n प्लस 1। तो ये जो समेशन हमारे पास है k इक्वल टू 0 टू n, इट इज एन ए के एक्स पावर k, जीपी का समेशन का फॉर्मूला r टू द पावर दिस, फर्स्ट टर्म इज 1, it is 1 plus x, number of terms are n plus 1 minus 1 upon 1 plus x minus 1। ये डेटा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं कि क्या डेटा अपने पास लिखा गया है। जब हम एक्सपेंड करेंगे ना तो a1 x का कोफिशिएंट है, a2 x स्क्वायर का, an x पावर n का कोफिशिएंट है और यहाँ पर यही टर्म हमारे पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। अब पूछा क्या क्या है वो हम देखिए, 0 से लेके n a के यानी सभी कोफिशिएंट्स का सम हमें निकालना है। तो चलिए पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1। तो ऐसा करने से मेरे पास a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस an सभी कोफिशिएंट्स का सम आ गया। 1 हमने यहाँ पुट किया, इट इज 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1। ये डेटा हमारे पास से जनरेट हुआ और ये क्या है, दिस इज द सिग्मा ऑफ ए के इक्वल टू 0 टू n और ये नंबर हमारे पास आता है 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1। पहला वाला ऑप्शन गलत है, माइनस 1 वहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो 2 पावर n प्लस 1 है लेकिन साथ में माइनस 1 भी रहेगा। और देखते हैं an माइनस 2 है, AP की बात हो रही है, AP प्लस 1 की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम भी क्या करते हैं, किसी एक टर्म का डेटा निकाल लेते हैं, AP ही निकाल लेते हैं, काम करते हैं AP का मतलब क्या हुआ ये समझाइए। A2 का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, A1 का मतलब x का कोफिशिएंट है, an का मतलब x पावर n का कोफिशिएंट है, AP का मतलब ये बन गया है आपके पास से कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p। x टू द पावर p का कोफिशिएंट होगा किसके अंदर, इसके अंदर, और ये इसके बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p है n, 1 प्लस एक्स टू द पावर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ भी वही बात होगा, n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x आता है। अब देखिए हमें x पावर p चाहिए लेकिन डिनोमिनेटर x से डिवाइडेड है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि न्यूमरेटर में हमें एक पावर ज्यादा लानी पड़ेगी, ज्यादा लाओगे तो अब एक x कैंसिल होगा, फिर x पावर p बनेगा। समझिएगा थोड़ा बात को ना, x से डिवाइड कर रखा है तो यहाँ अगर जो भी डेटा बनकर ऊपर निकल के आएगा उसको पहले x से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर x पावर p मिलेगा। तो फिर अगर हम x पावर p ढूंढना चाहते हैं तो क्यों ना हमें न्यूमरेटर के अंदर p प्लस 1 पावर ढूंढनी चाहिए। तो मुझे यहाँ ढूंढनी चाहिए x पावर p प्लस 1 इन 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, न्यूमरेटर में एक पावर ज़्यादा ढूंढेंगे। अब इसका जनरल टर्म आप निकाल लीजिए, इसका जनरल टर्म आता है आपके पास है n प्लस 1 CR x पावर r, ये होता है। हमें x की पावर p प्लस 1 चाहिए तो यहाँ हमें r को क्या लेना पड़ेगा, p प्लस 1। तो मिल गया, AP का डेटा पता चल गया कि ये n प्लस 1 C p प्लस 1 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ AP। फिर से समझा देते हैं, GP का समेशन है, बनाया, यहाँ तक सम निकाला, A ऑप्शन हमारे पास से मैच नहीं हुआ, ये गलत हो गया। ये हमने देखा AP क्या है, A2 x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, an x पावर n का कोफिशिएंट है,
ए पी क्या है, एक्स पावर पी का कोफिशिएंट, ठीक है। इसके अंदर एक्स पावर पी का कोफिशिएंट है। डिनोमिनेटर में एक्स पहले से लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर में कितना होगा, एक पावर ज़्यादा, ताकि नीचे वाले से कैंसिल हो जाए। अंडरस्टूड। अच्छा, अगर अपॉन में एक्स स्क्वायर होता, सोचिए अगर अपॉन में एक्स स्क्वायर होता यहाँ पर, तो फिर ऊपर वाले में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें 2 पावर ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी ताकि स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाए। तब हम न्यूमरेटर के अंदर एक्स पावर p + 2 का कोफिशिएंट ढूंढते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस आपको चैट जीपीटी वगैरह से नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सोचना कैसे है वो सिखाया जाता है। तो अगर यहाँ x³ होता तो फिर मुझे ऊपर 3 पावर बढ़ा के ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर p + 3 का कोफिशिएंट में ढूंढता। तो p चाहिए, x पहले से है तो p + 1 न्यूमरेटर में चाहिए, इसकी जनरल टर्म लिख दी, -1 तो कांस्टेंट है, उसमें तो कुछ x का कोफिशिएंट होगा ही नहीं। तो यहाँ से AP हमारे पास ये डेटा बना। अभी हमारे पास एक डेटा पूछा गया, उसके बारे में बात करते हैं। an-2 क्या बनेगा, यानी p की जगह मुझे कितना रखना है, n-2 रखना है। वो है आपके पास n+1 Cn-1, और ये कितना बनता है, ये बनता है n+1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल। an-2 अगर हम बनाने जाएंगे तो ये बनेगा an+1 × n, n-1 चला गया, दिस इज कमिंग एज 2, an-2। ये डेटा आपके पास है, बी इज करेक्ट। बी वाला ऑप्शन हमारे पास से सही आ गया है। अब आगे चलते हैं, सी की बात करते हैं, फिर डी की बात करेंगे। अभी रिजल्ट क्या है उस बारे में फोकस करते हैं। वी नो द एपी का वैल्यू कितना है, एपी का वैल्यू है n+1 Cp+1। अब यहां पर देखिए p की वैल्यू n/2 से कम है तो एक रिजल्ट बोला गया है। हमें कंपैरिजन करना है AP और AP-1 में। AP-1 में क्या होगा, n+1 है, यहां ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए p की वैल्यू n/2 से कम है तब की बात हो रही है कि p इज लेसर देन n/2, तब बात होता है। यहाँ n+1 है, Cp+1 अपने पास लिखा गया है। अगर NCR की बात करें तो एक्सपेंशन 1 + x पावर n का होता है, यहाँ n+1 है तो यानी एक्सपेंशन 1 + x⁴ n+1 का रहेगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को अगर आपने देखा हो तो शुरू से और आखिरी से दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, NCR = NCn-r, और मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है, मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है। तो यहाँ अगर हम एक्सपेंशन के बाद देखें तो n+2 टर्म्स बनेगी, बात बनेगी यहाँ के आसपास आपका मिडिल टर्म होना चाहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं उससे कम के अंदर, वी आर डिस्कसिंग जब उससे कम है, n/2 से कम, तो मिडिल टर्म के पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे जा रहे हैं आपके पास n+1 C0, n+1 C1, n+1 C2, ऐसे करते करते आपके पास n+1 Cp-1, n+1 Cp, n+1 Cp+1 ऐसे लिखे रहेंगे। यहाँ आपके पास से मिडिल टर्म रहेगा। तो सीक्वेंशियली अगर हम आगे बढ़ते हुए चलें तो हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा, AP आगे वाला नंबर है, AP-1, और उसके बाद बनेगा, सो दिस इज AP-1 एंड AP इज दिस। तो मिडिल टर्म के पहले अगर ये नंबर्स लिखे गए हैं तो फिर क्लियर है AP-1 से ग्रेटर आपके पास से AP रहेगा। तो मिडिल टर्म तक अगर आप शुरुआत से आखिरी तक जाओगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट, पास्कल ट्रायंगल अगर आपने देखा हो तो बाइनोमियल कोफिशिएंट बढ़ते चले जाते हैं, और मिडिल टर्म के बाद फिर ये डिक्रीज होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। सो AP-1 से ग्रेटर AP होगा, तो C इज द करेक्ट आंसर, AP इज ग्रेटर। आगे पहुंचे, an का स्क्वायर है, a8 का स्क्वायर है, वो डेटा अपने सामने लिखा गया है। आइए हम चाहते हैं an का स्क्वायर माइनस a8 का स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है, a9 + 8 a + b का होल स्क्वायर माइनस से डेटा बनाएंगे, ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमने a9 यहाँ पर लिखा है तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला ये कहता है कि AP आपके पास फॉर्मूला है, तो a9 अगर हम बनाएंगे तो बनेगा n+1 C10 आपके पास से आता है, p की जगह 10, और यहाँ है n+1 C9 आपके पास बना, इट इज n+1 C10 और ये है n+1 C9 आपके पास है। बाइनोमियल का एक प्रॉपर्टी है, NCR + NCR+1 इज n+1 CR+1।
ये दोनों हेडर सेम है। वी आर हैविंग n+2 c tan, n+1 c tan माइनस n+1 c9। ये नंबर आपके पास है। इस नंबर को ढूंढिए किससे मैच होता है। n+2 c tan, n+2 c tan, n+1 c tan माइनस n+1 c9। करेक्ट, ये आपका डी ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट है। इस वाले में बस यही देखना था कि मिडिल टर्म के पहले वाले अगर कोफिशिएंट्स होंगे तो फिर ऑर्डर इंक्रीजिंग रहता है, तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी दिस। और यहाँ पर तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो फिर प्रॉपर्टी यूटिलाइज की, कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज की है, NCR+1 दिस बिकम्स एस n+1 CR+1। इस प्रॉपर्टी को हमने यूटिलाइज कर लिया, यहाँ पर ये डेटा अपने पास से जनरेट हो गया। तो सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, यहाँ पर हमने ऑप्शन बनाया बी भी करेक्ट है। तो जो ऑप्शन हमारे पास नहीं मैच हो रहा है दैट इज ए। तो फाइनल आंसर हम यहां से मार्क करेंगे BCD। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। एक एक बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। कहीं पर आपको लगे तो कि आपकी थ्योरी वीक है तो आप थ्योरी लेक्चर्स भी मेरे देख सकते हैं, ठीक है। बस ऐसे सिक्वेंशियली आप प्रोसेस कीजिएगा। जब भी MCQ क्वेश्चन आता है तो सीधा -2 से +4 की बात होती है। -2 की मार्किंग जनरली इसके अंदर रहती है, तो 6 मार्क्स की बात होती है। एक एक ऑप्शन को हमें बिल्कुल क्रिटिकल नज़रों से देखना है कि क्या ये आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक भी गलत ऑप्शन हमें -2 की पेनल्टी दे जाता है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। कहीं पे आपको लगा हो तो आप रिवॉच कर सकते हैं। लेट Pn इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 to n है -1 पावर r इंटू r+1 NCR। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस होल्ड्स गुड, इसके बारे में पूछा गया। ये जो Pn हमारे पास लिखा गया है इसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं। देखिएगा ये -1 पावर r है अपने पास, उसको तो हम अलग कर लेते हैं। यहाँ r लिखा गया है तो 1 प्लस करते हैं और 1 माइनस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस r के साथ हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और वहीं पर 1 सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, r+1 और -1। इसको सिंप्लीफाई करने अगर हम बढ़े आगे कि लेट्स सी क्या है डेटा बनता है। यहाँ है 0 से लेके n, तो ये डेटा बनेगा -1 पावर n 1 - 1 अपॉन r+1 NCR। सेपरेशन शुरू करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं दोनों को और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या डेटा अपने पास बनेगा। यह है NCR, यहाँ है -1 पावर r, देन देयर इज अ सिग्मा 0 to 1। यहाँ आपके पास है RC1 r+1 NCR -1 पावर r। अब आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके n है, NCR है, तो ये तो बाइनोमियल समेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए सेकेंड टर्म -1 है, पावर बनेगा n। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन याद हो अच्छे से तो समझिएगा, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y पावर n, इट इज सिग्मा x NCR x टू द पावर n माइनस r एंड y टू द पावर r। 0 से लेके n होता है, तो यहाँ जब r होता है पावर पे जो r होता है वो सेकंड टर्म होती है यहाँ पर, और फर्स्ट टर्म अगर नजर नहीं आ रही है तो फिर वो 1 है। क्या देखिए यहाँ भी r था, पावर भी r था, तो वो चैप्टर है अपना। तो सेकंड वाले टर्म पर -1 पावर r है, तो दिस इज द सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म दिख नहीं रही है यहाँ पर क्योंकि पावर है n माइनस r, सबका मालिक एक है, तो किसी की कितनी भी पावर कर ली जाए नॉन जीरो आ रहा है, दैट इज 1। तो फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज -1, 0 से n टोटल टर्म्स आ चुकी है, दिस इज द समेशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ r+1 है, यहाँ r लिखा हुआ है, ये बहुत कॉमन ट्रिक है। इसके अंदर हम यहाँ पर n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ये NCR मेरे पास बनेगा। और आप इसको अब थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ये कौन सा डेटा अपने पास बना, n+1 अपॉन r+1 NCR। दिस विल बिकम एज एन n+1 CR+1। कहीं अगर हमारे पास 17C6 लिखा है तो हम उसको 17/6 लिख सकते हैं और 18C5 बना सकते हैं। ये दोनों आगे आ जाते हैं और एक एक रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आगे नंबर्स लिखे गए हैं, जस्ट नेक्स्ट नंबर है, तो वो पावर में भी आ जाते हैं, 16 बन जाएगा 16।
17 और 6 आगे आ जाएगा, एक एक रिड्यूस हो जाएगा, 16 से 5। तो 16 का अगला नंबर 17 है, 5 का अगला नंबर 6 है, तो ये ऊपर भी चले जाते हैं। तो n का अगला नंबर n+1 था, r का अगला नंबर r+1 है, तो ये ऊपर आके n+1 cr+1 बन जाएगा। तो हमारे पास अब हम निकल पड़े हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए। सो दिस इज 0। ये जो -1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा उसको भी एडजस्ट करेंगे। ये समेशन है, यहाँ है r है, 0 से n है। ये डेटा लिखा गया है आपके पास से n+1 cr+1। -1 पावर r है, एक -1 आगे भी लिखा हुआ है, तो डेटा बन गया -1 पावर r+1। ठीक, ये डेटा बना। अब इसको लिखने के बाद अब आप वापस से यहीं पहुंच जाइए। पावर n होता है तो NCR होता है, यहाँ n+1 है तो देखिए C पर भी n+1 है, तो ये भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन ही लिखा गया है। कैसे इसको डील करेंगे देखिएगा, जो यहाँ r है वही पावर में होता है तो वो सेकंड टर्म बनती है। यहाँ r+1 है, यहाँ भी r+1 है, तो ये सेकंड टर्म मुझे मिल गई, कितनी है, -1 है। और n-r वाली टर्म मुझे दिख नहीं रही है, यानी वो लिखा गया है 1। होल पावर्स कितना है, यहाँ n+1 है, n+1 है। बस एक बात ऑब्जर्व कीजिए, अगर n+1 बाइनोमियल में ऊपर पावर है तो एक्सपेंशन के बाद n+2 टर्म्स आती है। जब मैं 0 से लेके n तक जाऊंगा तो n+1 टर्म्स आ चुकी है, 1 से n तक n और एक 0 वाला टर्म। अब इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, बस वो हमें देखना होगा। जैसे ही हम 0 रखते हैं तो स्टार्टिंग n+1 c 1 से शुरू होता है, और n रखेंगे तो n+1 c n+1 टोटल टर्म्स आ रही है, 1 से स्टार्ट होकर n+1। एक टर्म मिसिंग है 0 वाला। देखो 0 रखा तो यहाँ 1 आ रहा, एक टर्म मिसिंग है तो 0 वाला हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना होगा। ये टर्म हमें यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना होगा, बाकी सारी टर्म्स इसके अंदर आ जाएंगी। जब भी x + y पावर n होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आती है। जब 1 - 1 पावर n+1 होंगे तो इसमें एक्सपेंशन के बाद n+2 टर्म्स आएंगी। समेशन में 0 से n है, n+1 टर्म चाहिए, ये वाली टर्म मिसिंग है तो वो हमने इसके अंदर से माइनस कर दी, क्योंकि इसके अंदर पहली टर्म ही ये होगी। जब वो कैंसिल हो जाएंगी बाकी सारी टर्म्स ये लिखी गई है। Pn हमने देखा, दिस इज 0, -1 पावर 0 इज 1, माइनस साइन आपके पास है, ये नंबर आपके पास बनेगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। हमारे पास मॉड लगा रखा है, हम भी मॉड लगा लेंगे, 1/n+1 आपके पास से डेटा है। अब आगे हमें डिसाइड करना है कौन से ऑप्शंस अपने पास ट्रू है। बोला गया है यहाँ पर कि P10 इज ए हार्मोनिक मीन ऑफ P9 P11 P9 P11 P10। एक तो इनकी कहानी खत्म करते हैं कि P9 P10 P11 में क्या होंगे, हार्मोनिक मीन होंगे या अरिथमेटिक मीन होंगे, और एक समेशन हमें यहाँ पर और निकालना है जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया है। चलिए, सो वी आर हैविंग द मॉड ऑफ P10 एज 1/n+1 Pn, नॉट P10, Pn, इज इट? यस। तो P9 निकालते हैं, ये 1/10 बनेगा। P10 निकाल लेते हैं, 1/11 है। P11 हम निकाल लेते हैं, ये 1/12 है। आपको खुद को दिख रहा होगा कि अगर हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं तब हमारे पास AP निकल के आ रही है। देखो आप ध्यान से, 10 11 12, 10 और 12 का अरिथमेटिक मीन 11 है। तो क्या पता चल रहा है कि 11 हमें दिखता है, क्या दिख रहा है? सो दे आर इन AP। दे आर इन AP, तो इनका रेसिप्रोकल किस में होंगे? दे आर इन HP। दे आर इन HP। तो क्या लिख सकते हैं, मिडिल वाला इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है। दिस इज द HM ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ P9 and mod of P11. This is the harmonic mean of this. A is true, C is wrong. अब समेशन देखिए, दोनों ऑप्शन में सेम है। ये तो अच्छी बात है कि दोनों ऑप्शन में सेम ही डेटा है, एक सॉल्व होगा दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ये एडवांस वाले ऐसा भी करते हैं कि हर ऑप्शन में अलग अलग बात पूछ लेते हैं, तो फिर एक नहीं 4 सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ 2 सॉल्व किया, एक बन गई बात, यहाँ भी 2, तो इवेंचुअली ये सिंपल वाला MCQ है। देखिए R 5 से लेके 10 है, PR -1 सिग्मा। R 5 से लेके 10 है,
पी आर माइनस 1, सिग्मा आर की वैल्यू 5 से लेके 10 है। आपके पास पी एन का डेटा कितना है वो देख लीजिए एक बार। पी एन सफिक्स में नहीं लिखा हुआ, ये यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा गया, ठीक है। सो पी एन हमारे पास आता है -1 अपॉन n प्लस 1। तो ये डेटा आप देखिएगा, आर लिखेंगे ना तो -1 अपॉन आर प्लस 1, -1 अपॉन दिस, समेशन है 5 से लेके 10 तक। ये नंबर मेरे पास बना r इंटू आर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये समेशन है। r है 5 से लेके 10 तक, आप इसको ओपन कर दीजिए दिस वे, 1/r माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1, आर प्लस 1 माइनस आर इज सेम, है ना। यहाँ पे आप डेटा बना के ऐड कर दीजिए, 1/5, 1/6, 1/6, 1/7, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11. Start guessing, cancelling out. 11 minus 5 is 5 into 11. 6/55 is our final answer. 6/55. We are having this 6/55. और ये तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, तो सारी टर्म्स प्लस में आएंगी। इसका तो चांस ही नहीं था कि 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस टर्म बनाए, प्लस टर्म्स आप ऐड कर रहे हो तो माइनस नहीं आ सकता, है ना। बस 6/55 आएगा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नेसेसिटी नहीं है कि दोनों ही ऑप्शन सही भी होते हैं। अभी क्या हो रहा है, ए एंड डी आर आर फाइनल आंसर, एडी हमारे पास है, फाइनल आंसर इसका निकल के आता है। अंडरस्टूड। Let 1 plus x power m as c0 plus c1x plus c2x square c3x cube dot cmx power m. Cr written as mcr. A stands for c1 c3 c2 c4 c3 c5 c4 c5 cm minus 2 cm आपके पास लिखा गया है। आप डिफरेंस देखें तो लोअर इंडिसेस का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट नजर आ रहा है। लोअर इंडिसेस का डिफरेंस कांस्टेंट नजर आ रहा है। जब भी लोअर इंडिसेस का डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो हमें एक एक्सपेंशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक एक्सपेंशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। तो इसी के एक्सपेंशन को एक बार हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स पावर एम के हिसाब से, और सेकेंड टाइम हम लिखेंगे x प्लस 1 पावर m के अकॉर्डिंग। इट इज c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x पावर 3 एंड c4x पावर 4 डॉट 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 cm minus 2x power m minus 2 cm minus 1 x power m minus 1 and it is cm x power m. Then ulta wala expansion, we are having c0 x to the power m, it is c1 x power m minus 1, it is c2 x to the power m minus 2, c3 x power m minus 3, c4 x power m minus 4, c5x to the power m minus 5, c6x power m minus 6 and this goes on till cm. Understood? अब जैसा डेटा हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्या, पहले टर्म को मार्क कर लेते हैं। c1 को स्टार मार्क किया, c2 को, c3, c4, cm minus 2, और ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उन सबको आप मार्क कर दीजिए ताकि हमें ये देखने में आसानी रहेगी कि मल्टीप्लाई किसका किया जा रहा है। अंडरस्टूड। वहीं मेरे पास सेकंड वाले एक्सपेंशन में c3 चाहिए, c4 चाहिए, c1 चाहिए, c6 चाहिए, cm चाहिए। ये cm है, ये c6 है, c5 है, c4 है, c3 है। हाईलाइट कर दिया गया है। अब आप बस ऑब्जर्व कीजिएगा क्या हो रहा है। कुछ नहीं किया, बस एक बार एक्सपेंशन जो दिया हुआ था पहला वाला तो वही है,
जब बस जो एक बात समझा रहा हूँ, लोअर इंडिसेस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है लोअर इंडिसेस का, तो उसमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स होनी चाहिए, दूसरा डिक्रीजिंग। प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, सेम ही सा है। अब देखिए C1 C3 को आप थोड़ी देर देखिए, सवाल को देखोगे सवाल बन जाएगा। C1 यहाँ है, C3 यहाँ है। जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा C1 C3 से, तो देखिए यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ m-3 है, m-2 टर्म बनेगा। C2 को C4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ भी m-2 बन रहा है। देखा आपने, ऑब्जर्व किया, इसको इसके साथ x पावर m-2 बनता है। C3 को C5 से देखिए, ये भी m-2 बनता है। C4 को C6 देखिए, ये भी m-2 बनता है। और लास्ट वाला Cm-2, इनको भी देखिए x पावर m-2 बनता है। तो अगर हम इन सब का प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो नंबर है हमारे पास m-2 बनता है। बस एक टर्म पे थोड़ा फोकस करना होगा। C0 C2 से मल्टीप्लाई अगर होता तो यहाँ पर भी m-2 का कोफिशिएंट बनता। तो अगर हम ये देखें कि C0 C2 C1 C3, क्योंकि इन सब का देखिए डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसमें एक टर्म अगर C0 C2 बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग C1 से नहीं C0 से होगी, तो C0 C2 C1 C3 C2 C4 C3 C5 C4 C6 एंड Cm-2 Cm, ये जो बना हुआ है, दिस इज, जो हमें हर टर्म में प्रोडक्ट के बाद दिखा, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m-2 इन m-2 in product of 1 plus x power m x plus 1 power m, जो बन जाएगा इवेंचुअली 1 plus x power 2m। इसके अंदर हमें m-2 का कोफिशिएंट चाहिए। बना लीजिए, इसका जनरल टर्म लिख लीजिए, tr plus 1 2mcr x to the power r। ठीक है, तो यहां से ये डेटा हमने लिखा, 2mcm-2 आपके पास से आता है, r हमें चाहिए तो ये m-2 लिखा जाएगा, दिस इज द नंबर। आप इसी को ये भी लिख सकते हो nc(n-r) के हिसाब से, ये नंबर आपके पास है। ठीक है, सो लेट्स सी, तो ये पूरा आपके पास आ गया। अब देखिए a कितना है, इस C1 C3 C2 C3 से पूरा नंबर बना हुआ है, तो यहाँ पर ये a ही बन जाएगा। अब अगर आप नोटिस करेंगे, बस एक टर्म इसके अंदर ज्यादा है, a वाला टर्म इतना है, दिस टर्म इज a, तो इसमें कुछ एडेड है। तो मेरे पास क्या पता चला, a का वैल्यू आया है 2mcm-2 माइनस C0 C2 आपके पास है, ये डेटा लिखा है। ठीक है, अब देखिए C0 तो 1 होता है, C2 बना हुआ है, और 2mcm-2, तो इससे कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। सो a इज गोइंग टू बी लेसर देन 2mcm-2। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, डिसाइड हो गया। आगे चलें, अब क्या पूछा वो पढ़िए। C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर Cm स्क्वायर, ये बात हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि इस सिचुएशन में क्या होगा। क्या आपको लगता है कि इस रिजल्ट का क्या होगा? ये तो एक फेमस रिजल्ट है, अगर आपको पता हो तो मैं आपको समझा दूं कि जो C0 का स्क्वायर होता है, C1 का स्क्वायर होता है, C2 का स्क्वायर होता है, C3 का स्क्वायर होता है, और आते आते आपके पास Cm का स्क्वायर है। आप देखो दोनों एक्सपेंशन में ही इसको ढूंढ सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए होगा, C0 C0 चाहिए होगा एक साथ, क्योंकि C0 का स्क्वायर का मतलब क्या है, C0 इंटू C0। C1 के स्क्वायर का मतलब क्या, C1 इंटू C1। C2 का स्क्वायर का मतलब क्या, C2 इंटू C2। तो देखिए दोनों में भी सेम सेम ढूंढना, C0 C0, x पावर m का कोफिशिएंट बन रहा है। C1 C1 देखिए, एक पावर यहाँ है, एक कम हो गया, ये भी x पावर m है। C2 C2 ये भी x पावर m है। C3 C3 का प्रोडक्ट बनेगा, ये भी x पावर m बनेगा, और Cm Cm देखोगे तो ये भी x पावर m बनेगा। तो ये जो सम आता है ना, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन, जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मल्टीप्लाई बनता है ये 1 प्लस x पावर 2m, तो डेटा आपके पास से बनेगा 2mcm। ये नंबर हमारे पास से आ गया। तो ये जो स्क्वायर्स का सम है, दिस इज 2mcm। कितना लिखा हुआ है, 2mcm,
और जो ये अपने पास लिखा गया है द ए इज स्लाइटली लेसर देन 2mcm-2 से कम है, ये है 2mcm-2 माइनस C0 अपने पास ए है। अब कौन ग्रेटर है कौन छोटा होगा ये पता करना है, ए ऑप्शन के अंदर भी सी ऑप्शन के अंदर भी। जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे 1 + x⁻²m, बाइनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म का ग्रेटेस्ट होता है। किसका ग्रेटेस्ट होता है? मिडिल टर्म का। तो ये जो 2mcm है ना, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ tr+1। इसके एक्सपेंशन में अगर मैं m+1 वाली टर्म निकालूं, इट इज 2mcm(x⁻m). दिस इज द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे ग्रेटर होता है, सो 2mcm इज गोइंग टू बी द ग्रेटर देन 2mcm-2। इससे ग्रेटर ये बनेगा आपके पास से। और क्या होना है? ए तो इससे भी छोटा है, ए तो इससे भी छोटा है, इससे छोटा भी ए है, तो डिसाइड हो गया आपके पास से दैट ए इज लेसर देन 2mcm। और 2mcm क्या है? इन सब का कोफिशिएंट्स का सम, दैट इज डी। ये दोनों ऑप्शंस हमारे आंसर्स नहीं है। प्योर लॉजिकल तरीके से आपको मैं समझाया है, आई होप आप समझ गए होंगे। याद रखिए किसी भी एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। पास्कल ट्रायंगल, तो यहां से रिजल्ट याद कीजिए, दिस इज द ट्रू, सो वी आर गोइंग टू मार्क BD एज द फाइनल आंसर। ठीक है, बना लीजिए। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर MCQ सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। इन एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन पूछा जा रहा है और उससे पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर पूछे गए हैं। इस टर्म को थोड़ा अगर हम लिखें तो हम 2 लिख सकते हैं, पावर रहेगा 1/3, यहाँ आपके पास से 6 पावर माइनस 1/4 भी इसको लिखा जा सकता है। थोड़ा और इसको अगर हम इक्वल करके लिखें, 2 पावर 2/3 है और 6 पावर माइनस 1/4 पावर 20। इसकी जनरल टर्म हम लिखेंगे TR+1, जो बन जाता है 20CR, 2 पावर 2/3 20 माइनस R, 6 पावर माइनस 1/4 पावर R। इट इज TR+1 20CR 2 पावर 2 कॉमन ले लिया, बाई 3 आपके पास से आता है, माइनस R/4 हमने यहां से डेटा बना दिया, ये डेटा बना दिया। आगे चलते हैं,
हम चाहते क्या है, रैशनल टर्म्स, इर्रेशनल टर्म्स, मिडिल टर्म पहले निकाल देते हैं। आपके पास टोटल टर्म्स कितनी आएंगी एक्सपेंशन के बाद वो बता दीजिए। टोटल टर्म्स इन एक्सपेंशन 20 है तो 21 टर्म्स बनेंगी। तो मिडिल टर्म आपके पास से रहेगा 10 इधर, टर्म नंबर 11 इज गोइंग टू बी द मिडिल टर्म। ठीक है, तो डेटा निकाल लेते हैं। तो 20C10, R का वैल्यू 10 हमें रखना होगा, 2 to the power 10 आप रखेंगे तो आपके पास 20 minus 10 is 10, 20/3, 6 पावर 10 आप रखेंगे -3/2। तो यस, इट्स इर्रेशनल टर्म। ये कितना बन जाएगा आपके पास है, ये डेटा बनेगा 1/6√6 आपके पास से बनता है। यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 18 रहेगा, तो आपके पास से 6 बनेगा एंड 2 पावर 2/3। ये देखिए दोनों इर्रेशनल है, इट्स एन इर्रेशनल टर्म, कंफर्म। T9 की बात हो रही है, आइए T9 बना लेते हैं। T9 में R का वैल्यू 8 होगा, रख दीजिए 8। तो वी आर गोइंग टू हैव इट एज 20C8 2 पावर, अब यहाँ पर 8 रखिएगा। 20 minus 8 इज 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। कितनी बार होता है 12, अगर हम 3 से डिवाइड करें 4 बार, तो 2 पावर 8 आएगा। 6 पावर हमने 8 रखा है, यहाँ -2 बनेगा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस डेटा को बना के हमें देखना है क्या ये बात बन पाएगा। यहाँ से भी डेटा में इसका भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, है ना जी। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। द 9th टर्म इज रैशनल, ये बात पूछी जा रही है। हमने 8 रखा है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ से 3 इसको लिख सकते हैं हम कितना, 3 पावर -2, 2 पावर -2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 आपके पास से बनेगा। सो नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। इट इज 20C8 और ये बनेगा 2 पावर 6/9। अब इसके अंदर हमें देखना है कि 9 है या नहीं 20C8 के अंदर, क्योंकि यही हमारे पास से टर्म यहाँ पर बनने वाला है। अंडरस्टूड। ये एक इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर है, तो यस ये P/Q फॉर्म में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा, डी इज करेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। रैशनल और इर्रेशनल टर्म्स की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे और यहाँ पर एक बात है, 6 भी ना 2 से मिलकर बना है, तो हमें पहले प्राइम नंबर्स में इसको ब्रेक कर लेना चाहिए ताकि हम इसको फिगर आउट कर सकें। तो ये जो नंबर डेटा लिखा है, ये 2 पावर R/4 भी लिख सकते हैं, इसको 3 पावर -R/4 भी लिखा जाएगा, क्योंकि 6 को लिखा जाता है 2 × 3। तो अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है तो TR+1 हम वापस से बना लेते हैं। यह आएगा 20CR और मेरे पास 2 to the पावर है। यहाँ आप डेटा देखिए, 20 × 2 इज 40, 40 - 2R/3, और एक डेटा यहाँ पर है -R/4, और यहाँ है 3 पावर -R/4। अब ये रैशनल होना चाहिए, इसके हिसाब से बातें डिसाइड होंगी। तो पहला तो ये है, एक तो ये इंटीजर आए और दूसरा फिर ये वाला नंबर भी इंटीजर आए, ये 2 बातें हैं। R कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आप देखिए 20 है तो R कैन वेरी फ्रॉम 0 से 20। -R/4 आपके पास से होल नंबर आना चाहिए, कंफर्म बात है। तो R आपका डिवाइड होना चाहिए। तो कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है, 0, 4, 8, 12 और बताइए 16 है और 20 है, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। अब ये भी ऐसा ही होना चाहिए, 40 - this by 3 - R/4। इन्हीं सभी वैल्यूज के लिए हमने चेक कर लिया है, तो R/4 तो इंटीजर ही है, उनके लिए सारी वैल्यूज यहीं से, क्योंकि कॉमन निकालना है आगे जाके। तो हमारा पूरा फोकस फर्स्ट वाले पर होना चाहिए। इसमें से भी अगर हम देखें तो 39 तक तो ये डिवाइड हो जाएगा, 39 तक। 40 को अगर हम 39 लिखें तो बात बन जाएगी। तो इसको अगर हम देखें इसके अंदर से, तो 39/3 सेपरेट कर दिया
r/4 के लिए इसी कॉमन में हम ढूंढ लेंगे, तो ये तो आपके पास से इंटीजर निकल गए, नो प्रॉब्लम। आपके पास से 1 बचा है अभी वहां पर, 1 - 2r/3, इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटीजर आना चाहिए। अब आप बताइए इसमें से ऐसी कौन कौन सी r की वैल्यूज हैं, फाइनल r हम लिखना चाहते हैं, डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं इन्हीं में से जो इसको 3 से डिवाइड करने वाले हैं। 0 रखते हैं तो 1/3 आता है, नहीं होता। 4 रख के देखिए तो आपके पास है 1 माइनस, आपके पास है 8 बनेगा, 1 - 8 - 7/3 नहीं बनेगा। 8 रख के देखिए, 8 × 2 = 16, 1 - 16 = 15, यस 8 बन सकता है, 8 बनने वाला है। 12 रख के देखिए 24 बनेगा, -1 23 इज अ प्राइम नंबर, नहीं बन पाएगा। 16 रखिए 32 आता है, 32 31 नो। 40 20 रखिए, 20 रखेंगे तो 40 है, जी बिल्कुल 20, ये आने वाले हैं। सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए इसके रैशनल टर्म्स आएंगी, दे आर ओनली 2 टर्म्स, सो दे आर ओनली 2 रैशनल टर्म्स। एक r अगर 8 है तो टर्म नंबर 9 है और टर्म नंबर 21 है। पावर 20 है, एक्सपेंशन के बाद 21 टर्म्स बनेंगी, उसमें से 2 रैशनल हैं, तो इररेशनल टर्म्स कितनी हो गई अपने पास से? 19 टर्म्स इररेशनल होंगी। यस, ए इज करेक्ट, ये भी करेक्ट। फाइनल आंसर हमारे पास से आ रहा है ABCD। अगर हम इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लें तो हमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ वैसे ही पता चल गया था कि टर्म नंबर 9 और टर्म नंबर 21 ही रैशनल आएंगी, तो इसको हम सीधा मार्क कर देते हैं। अंडरस्टूड? और इनको भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, अगर हम यही बात कर लेते तो पता चल जाता। मतलब आप समझ में आया? एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, हम जिस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं ज़रूर नहीं कि उससे हमारा आंसर आ गया है, पर वो फास्टेस्ट है या नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पहले टर्म नंबर मिडिल टर्म निकाल के देखा, 9th टर्म निकाल के देखा, क्योंकि ये हमें ज़्यादा ईजी दिख रहे थे ऑप्शन। लेकिन हुआ क्या, अगर हम डायरेक्टली रैशनल इररेशनल की बात कर लेते यहाँ पर, तो हमें ये पता चल जाता है कि T9 और T21 के अलावा बाकी सारी टर्म इररेशनल है। 21 टर्म जो होती है वो लास्ट वाली टर्म होगी, और T9 मिडिल टर्म है क्या, 20 है, टोटल टर्म्स 21, T11 है, तो T11 भी इररेशनल है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल देते T11 बनेगी, मिडिल टर्म इज T11, ये भी इररेशनल होगा, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो मैंने यहाँ आपको समझाया। पर मेरा काम तो क्या आपको हर तरीके से समझाना है, तो इसको भी आपने देख लिया, डायरेक्टली भी देख सकते थे, और यहाँ से तो हम सारी बातें कंक्लूड कर ही सकते हैं, तो फिर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो 19 इररेशनल है, 2 टर्म्स रैशनल टर्म्स है, तो हमारे पास चारों ऑप्शंस आएंगे ABCD। अगर किसी क्वेश्चन का MCQ में ABCD आंसर है तो अब किसी भी स्टूडेंट को -2 मार्क्स नहीं मिल सकता, क्योंकि गलत ऑप्शन है ही नहीं, गलत ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर। जब कोई गलत ऑप्शन ही नहीं है, ABCD चारों आंसर ही सही है, तो फिर यहाँ तो बस पार्शियल मार्किंग, अगर BD मार्क करोगे तो +2 है, AC मार्क करोगे +2 है, ABD मार्क किया +3 है, चारों मार्क किया तो फिर +4 है। The coefficient of x power 4 in 1 + x² upon 1 - x का भी होल स्क्वायर लिखा गया है। देखो ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं कि ये लिखा है 1 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ है 1 - x का पावर स्क्वायर। 1 + x का जो होल स्क्वायर है, और इसमें देखिए इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आएगी तो इसकी वजह से बनती है। तो हम फर्स्ट वाले को अगर ओपन कर लेते हैं तो ये 1 + 2x + x² है। यहाँ तो बाइनोमियल थ्योरम जो पॉजिटिव पावर्स के लिए होता है वो लगेगा। देखिए यहाँ आपके पास से लगने वाला है जो नेगेटिव इंडिसेस के लिए जो हमने फॉर्मूला सीखा है वो, बस वहाँ NCR वर्ड यूज में नहीं लेते, पर वैल्यू वही आती है जो NCR की होती है। हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं, डेटा अगर आप बनाना चाहें, 1 + nx यानी 2x आपके पास से बनेगा, फॉर्मूला लगाइए। अगला 3x का स्क्वायर है, अगला 4x का क्यूब है, 5x पावर 4 है, और ये डेटा हमारा ऐसा बनता चला जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है याद कीजिए, 1 + nx 9 × n - 1 / 2 फैक्टोरियल, यही NC2 होता है, x का स्क्वायर, ठीक।
और फिर आगे जाएंगे तो बनेगा n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, और आपके पास यहाँ ध्यान दीजिएगा x का क्यूब। इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, दो ट्रांजिशन करने होंगे। एक तो आपको n का जो पावर है वो -2 है, दूसरा जो x है वो यहाँ पर -x से रिप्लेस हो रहा है, तो x को भी आपको -x से रिप्लेस करना होगा। आप जैसे थर्ड वाले को देख लीजिए, आप -2 रखिए, पहली बात तो क्यूब है तो एक माइनस साइन यहाँ से आएगा, और 3 टर्म माइनस की यहाँ पर, एक माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, प्लस आएगा। -2 रखिए, 2 आया, -2 -1 -3, -2 4 आता है, तो 4 और ये 2 और 3 है, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल बन जाएगा, 4 बचेगा आपके पास, 4x3। प्रोसेस कर लीजिए, बन जाएगी बात। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, तो हमारा पूरा फोकस इसी बात पर होना चाहिए x पावर 4 कैसे आ सकता है। तो पहले मैं इसकी वजह से देखता हूं, x पावर 4 है ना, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 कब बनेगा, जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5x पावर 4 बनेगा। ये किससे मल्टीप्लाई होकर पावर 4 बना सकता है, ये मल्टीप्लाई होगा इस क्यूब से, तो मेरे पास यहां बनेगा 8x पावर 4। स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होकर पावर 4 बना सकता है, स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहां से बनेगा 3x पावर 4, और कोई चांस नहीं है। 1 से ढूंढ लिया ये नंबर है, 2x से ढूंढ लिया 4x क्यूब x पावर 4, इससे भी ढूंढ लिया ये नंबर बनेगा। तो आप मुझे बताइए कोफिशिएंट बना क्या, 5 + 8 + 3, 11 and 5 we are getting 16 as the final answer। 4 9 -4 9, C is correct। 4C2 की वैल्यू 6 आती है, तो 6 and 10 16 and D हम मार्क करेंगे CD as the final answer। सेवन पावर 9 + 9 पावर 7 इज डिविजिबल बाय, हमसे पूछा गया है। देखिए ये सारे ऑप्शन जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सब 8 के मल्टीपल है, सब किसके मल्टीपल है, 8। 7 और 8 और 9 और 8 की भी बहुत क्लोज रिश्तेदारी है, +1 और -1 का डिफरेंस है, ये सब 8 के मल्टीपल लिखे गए हैं। 7 पावर 9 है, 9 पावर 7 है, मैं इसको लिखने लगा 8 - 1 पावर 9, और यहाँ है ये 8 + 1 पावर 7। बाइनोमियल एक्सपेंशन होने लगा, तो आपके पास कैसे कैसे डेटा बनेंगे, 9C0 8 पावर 9, सारी पावर 8 के पास रहेगी। अगला नंबर 9C1 8 पावर 8, फिर अगला नंबर है, क्योंकि 1 और -1 का क्या रोल है, 1 का तो हमेशा वैल्यू 1 ही आता है, -1 पे जब इवन पावर्स होंगी तो +1, और जब ऑड पावर्स होंगी तो -1। ऐसे करते करते अगर आप देखेंगे, मैं इसको 9C7 तक लिख लेता हूं, तो मेरे पास ऐसा करने से 8 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ -1 जनरेट रहेगा। फिर आता है 9C8, आपके पास से 8 रहेगा, और अगला नंबर है आपके पास 9C9, ये नंबर बनता है। सेकंड वाले के हिसाब से क्या 7 है, 7C0 8 पावर 7, 7C1 8 पावर 7, 7C2 8 पावर 5, ठीक है, एक सेकेंड, 6 बनेगा यहाँ, पावर से एक एक करके कम होता रहेगा। 7C5 8 का स्क्वायर, 7C6 8 एंड 7C7, ये नंबर्स हमें ऐड करके बताने हैं। अब होगा क्या ना कि जो 9C9 है और 7C7 तो 1 होता है, कैंसिल हो गए, दे बोथ आर 1, इन दोनों का वैल्यू 1 क्रिएट होता है, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। अब मैं जो आपसे चाहता हूं उस बारे में थोड़ा फोकस कीजिएगा। यहां से लेके यहां तक मुझे ऐसा दिखता है कि 8 स्क्वायर कॉमन है, क्या आपको भी ऐसा दिखता है? देखिए आप ध्यान से, यहां सब जगह 8 का स्क्वायर कॉमन है, यहां भी सब जगह 8 का स्क्वायर कॉमन है। क्यों मैं 8 स्क्वायर पे जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ 64 लिखा हुआ है। हम चाहें अगर तो हम इसके 8 क्यूब पर भी रुक सकते हैं, पर यहां पर क्लियर हमें दिख रहा है कि मैं 8 स्क्वायर तो कॉमन ले ही सकता हूं। एक ब्रैकेट पहला वाला बनेगा k मान लिया, एक 8 स्क्वायर दूसरा वाला बनेगा, वो k2 मान लिया है मैंने, दोनों इंटीजर्स हैं। अब बचे हुए टर्म्स कौन से वो हम देख लेते हैं। 9C8 × 8 है और 7C6 × 8 मुझे दिख रहा है,
क्योंकि 8 क्यूब पे जाऊंगा तो वो तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं क्या नंबर अपने पास बना। 64 मेरे पास कॉमन है, k1 प्लस k2 बोथ आर इंटीजर्स। ये दिस इज 9 इंटू 8, 7 इंटू 8। 64 आता है, इट इज k1 प्लस k2। 8 आपके पास से कॉमन है, इट इज 9 प्लस 7 एंड दिस नंबर इज 16। दिस नंबर इज 16। मैं यहां से 64 कॉमन ले सकता हूं। ये 8 और 8 64 आता है और यहां पर 2 लिखा हुआ आता है। ये डेटा आपने कॉमन ले लिया, तो 64 कॉमन है, तो दिस होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 64। वी आर नॉट गारंटीड अबाउट 72, नहीं है उससे डिविजिबल। 24 ना, 8 16 से यस, 64 16 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 24 वी आर नॉट श्योर, नहीं बनेगा। 24 इसको डिवाइड नहीं करने वाला है, 64 कर देगा। नॉट श्योर वाली बात भी नहीं है, हमें 100% पता है कि ये सिर्फ 64 से डिविजिबल होगा, है ना। तो दिस इज द नंबर जो 64 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है, 72 से नहीं है, 24 से डिविजिबल नहीं है। सो वी आर गोइंग टू मार्क AC एज द फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? AC को मार्क कर देंगे। ये 64 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, बन गई बात। Let an is written as 1000 power n upon n factorial for n belongs to natural number, then an is greatest when आपसे पूछा गया है 997, 998, 8999, 8000, ऐसे हमारे पास डेटा है। ये an है आपके पास, यहां पर ये डेटा लिखा गया है। इसका मीनिंग क्या है थोड़ा हम वो समझते हैं। यहाँ 1000 है, फिर वापस से 1000 है, वापस से 1000 है, वन मोर टाइम 1000, 1000, 1000। एन फैक्टोरियल क्या होता है? 1 2 3 4 n -1, यही होता है एन फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? और मैंने इसको फिर आपस में ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे लिख लिया। मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में तो आप लिख ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। होगा क्या कि n की ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी? जैसे ऊपर वाला हमेशा नंबर कैसा है? फिक्स है, 1000, 1000। एक टर्म ऐसा बनेगा और नीचे वाला नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। तो अगर हम इसको थोड़ा समझना चाहें कि ये मैंने लिखा है an, तो n तक जाता है, तो आप मुझे ये समझाइए ये क्या है? an है तो 1 से n गया है, ये 1 से लेके n -1 गया है, दिस इज an -1। ये मल्टीप्लाई है, ये 1 से लेके n -1 गया, दिस इज an -1। अब ये जो कोफिशिएंट है, अगर हम ये देखें कि n का वैल्यू अगर मैं यहां पर दिया है ना, नेचुरल नंबर है, 1 लेता हूं, तो मेरे पास a1 की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी? आप देखिए a0 ये बनेगा, नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, तो मेरे पास यहां से डेटा बनता है 1000/1। n अगर मैं 2 लेता हूं तो मेरे पास ये a2 है, यहां है a1, और ये आपके पास से बना 1000/2, और दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर 500 है, एक से ज़्यादा है। तो बस मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर, कब कौन किससे बढ़ रहा है। a3 आप देखिए, इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर वैल्यू रखे जा रहे हो सर। अरे यहाँ रख रहे हैं चाचा, इधर 3 रखा तो 2 आया आपके पास, दिस इज 2। आपने यहाँ पर 3 रखा है, 3 से आप डिवाइड करेंगे, तो जो मल्टीप्लायर है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये नंबर अभी भी कैसा होगा? 333.33 रहेगा। a2 से ये ज्यादा है, तो क्या पता चला? a2 a1 से ज्यादा है। अभी देखिए a3 a2 से भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें इसका इतना गुना होगा, 333 टाइम्स ग्रेटर होगा। एन अगर मैंने 4 ले लिया
ये आपने आपके पास से ये बनाया मैंने 3, ये आता है 1000 डिवाइडेड बाय आपने किया है 4, तो ये आपके पास आप देखेंगे तो ये 225 आपके टाइम से, लेकिन फिर भी देखो मल्टीप्लाई कम होता जा रहा है। A4 आपके पास से A3 से ज़्यादा होगा, बढ़ता जा रहा है। A1 से बड़ा A2, A2 से बड़ा A3, A3 से बड़ा A4, चलते 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 n की वैल्यू अगर हमने 999 ले ली तब क्या होता है, आइए देखते हैं। यहां मेरे पास n को मैंने 999 लिया तो यहां पर 998 आता है और ये 1000 अपॉन 999 आ जाएगा। अभी भी ये नंबर कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। तो कह सकता हूं कि 8999 की वैल्यू 8998 से ज्यादा होगी। 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, तब उसकी इक्वेट हुआ है। यही अगर हम n को 1000 ले लेते हैं, 1000, यहां 999 और अब देखिए 1000 बाय 1000 आ गया है। बिल्कुल तुम्हें छोटे बच्चे की तरह समझा रहा हूँ सवाल कैसे है, ठीक है। ये मानते हुए चल रहा हूँ कि सबका बेस यहाँ पर है, बात को समझा रहा। तो ये देखिए 1/1 आ गया, तो क्या मतलब हुआ, ये तो इक्वल 1 है, तो ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। चलिए फिर एक काम करते हैं, 1001 रख लेते हैं। अब जैसे ही आप 1001 रखना चाहेंगे, आपके पास नंबर बन गया 1000 अपॉन 1001, ये नंबर 1000 अपॉन 1001। नाउ दिस नंबर इज लेस देन 1। अब ये 1 से छोटा हो गया। अब क्या डिसाइड हो गया, अब ये डिसाइड हो गया, यहां आपके पास 1000 आएगा कि 1001 की वैल्यू कम है 1000 से, क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है। तो क्या पता चला, A1 से बड़ा A2, A2 से बड़ा A3, A3 से बड़ा A4, A1 से बड़ा A2, A2 से बड़ा A3, A3 से बड़ा A4, ये चलता जा रहा था। देखो आप A998 तक पहुंच गए थे, उससे बड़ा 999 था और ये बराबर था 999 1000। लेकिन अब 1000 ग्रेटर है A1001 से, तो ग्रेटेस्ट कौन है इन सब के बीच में, आप देख सकते हैं। अब आप आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। यहां से वैल्यू बढ़ती 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 जा रही थी, यहां बराबर पहुंचे, वैल्यू फिर से कम होने लग गई, फिर से कम होने लग गई, तो ग्रेटेस्ट आपको मिल गया है, ये है ग्रेटेस्ट। दीज टू आर द ग्रेटेस्ट। वापस से वैल्यूज कम होने लग गई है। सो 1000 पर भी ग्रेटेस्ट आता है, 999 पर भी ग्रेटेस्ट आता है, इन दोनों पर नहीं आता है। मैंने ऑप्शन के हिसाब से नहीं, पूरे इसको डेटा का एनालिसिस करके आपको समझा दिया कि भाई ये हो रहा है। तो वैल्यूज एक पॉइंट तक जाकर बढ़ेगा, क्योंकि ये है नंबर 1000 बाई n। जब तक ये नंबर 1 से ग्रेटर आता रहेगा तो आने वाली सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग से ग्रेटर रहेंगी, लेकिन जब n 1000 से ग्रेटर हो जाएगा तो सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म से कम आएंगे। सो दीज आर द ग्रेटेस्ट, सो वी आर गोइंग टू मार्क CD as the final answer. Understood? NC0 minus 2 times 3 power 3 NC1, 3 into 3 2NC2। सो पहले इसको हम समझ लें कि क्या लिखा गया है। टर्म्स जैसी लिखी गई, इसका बेटर आइडिया आपको लास्ट वाले से नजर आता है। तो देखिएगा NC3 एक साथ है, NC3 3 की पावर्स हैं, ये 2NC2 मत समझिएगा, ये ऐसे लिखा गया है, मैं आपको समझाऊं। NC0 2 times 3 power 1 into NC1 है, फिर 3 है, 3 power 2 है, यहां है NC2, देन इट इज 4, 3 power 3, 3 का एक पावर और बड़ा, into है NC3, एंड दिस गोज ऑन -1 power n। या देखिएगा n plus 1, यहां क्लियर हो गया, 3 power n इधर लिख दिया अलग, और ये है NCn। तो पहले तो जो लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन को हम समझेंगे कि भाई ये लिखा हुआ है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि इसकी एक जनरल टर्म के फॉर्मूले के हिसाब से पूरे को लिख पाए। इसमें सबसे बढ़िया हेल्प हमारी लास्ट वाला करता है, ठीक है। बाद में हम वैल्यूज रख के उस बात को चेक भी कर लेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये डेटा बनता है -1 power r plus 1, 3 power r,
NCR एंड R स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to N। ऐसा बनाने की कोशिश की, अभी वेरीफाई करते हैं क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 बना -1 पावर 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 3 पावर 0 इज 1, NC 0 करेक्ट। फिर हम 1 रखेंगे, -1 पावर 1 इज अ नेगेटिव साइन, 1 + 1 इज 2, 3 पावर 1 NC 1, ये तो बात ठीक है। 2 रखिए, -1 पावर 2 इज पॉजिटिव, 2 + 1 इज 3, 3 पावर 2 इज 3 स्क्वायर, NC 2 करेक्ट बात है। 3 रखिए, -1 पावर 3 इज अ नेगेटिव, 3 + 1 इज 4, 3 पावर 4, 3 पावर, हमने 3 रखा था ना, हाँ, तो 3 पावर 3 और NC 3 करेक्ट बनता है। और N रखेंगे तो भी वही डेटा अपने पास बन जाता है। यस, वी हैव रिटर्न द करेक्ट एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसको वापस से रीराइट किया गया कि ये ऐसा लिखा जा रहा है, ये है R+1। देखो इसकी भी पावर R है, इसकी भी पावर R है, तो क्यों ना इन दोनों को हम एक साथ लिख दें, -3 पावर R। क्या ये बात आपको समझ में आती है? मैं कह रहा हूं -1 की पावर R है और 3 पावर R है, ये -3 का पावर R लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हो सकता है डायरेक्टली ही आपने -3 ले लिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने -1 अलग लिया, 3 अलग लिया, तो आप फिर डायरेक्टली यहां पहुंच गए होंगे। अब देखिए R से मल्टीप्लाइड है, हम इस समेशन को सेपरेट करना चाहते हैं। R है, NCR है, -3 पावर R, सिग्मा है, R की वैल्यू 0 to 1 है, NCR है, -3 पावर R है। अब देखिए बड़ा कॉमन फंडा है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, कहीं अगर NCR लिखा है ना तो हम उसको N/R ला सकते हैं और एक एक पावर जो इंडेक्स का है उसका एक एक नंबर रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास R लिखा गया है तो हमने N/R लिया और एक एक वहां से रिड्यूस कर दिया। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए जितना अच्छे से हमारे दिमाग में बाइनोमियल का एक्सपेंशन एडजस्ट हो चुका है उतना जल्दी आप इसका आंसर लिख पाएंगे। जैसे मैंने लिखा कैपिटल X + Y पावर N सिग्मा, आई एम राइटिंग दिस एज NCR, X टू द पावर फर्स्ट वाले के पावर N - R, Y टू द पावर R आता है। ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में सेट हो जाए हमारे, तब बात बनेगी। यानी जो यहाँ लिखा रहता है वो सेकंड वाले की पावर होता है। देखो ध्यान से आप, NCR यहाँ R है तो सेकंड पर पावर R आता है, फर्स्ट पर बचा हुआ पावर N - R आता है। ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन का फॉर्मूला है और ये बिल्कुल हमें समझ के याद होना चाहिए, रटने से कुछ फायदा नहीं, उसको समझ में आना चाहिए, तभी हम इससे रिवर्स आ पाएंगे। तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, फर्स्ट टर्म यहाँ R है, यहाँ R है, तो हमें सेकंड टर्म तो दिख गया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट टर्म नहीं दिख रहा है मतलब वो 1 है, उसे कितनी भी पावर कर लो वो 1 ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म बनेगा 1 और सेकंड टर्म है -3। n है NCR में तो पावर भी बनेगा n। क्या सारी टर्म्स आ गई हैं? देखिए 0 से लेके n है तो NC 0 से NCN सब टर्म आ गई हैं। तो ये जो पूरा बॉक्स है एक्चुअल में वो ये है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, दोनों नंबर्स आगे आए, R से R हो गया कैंसिल, n मेरे पास आगे आ गया है। और यहाँ पर है ये समेशन 0 से लेके n, यहाँ बनेगा n - 1 CR - 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा -3 मेरे पास है, मैंने इसको एक पावर कम कर दिया इसका, इतना तो कर ही सकते हैं, और ये बन गया -2 पावर n, क्योंकि जो यहां आता है वो पावर पे आता है। ये बात हमें बाइनोमियल से समझ में आती है, या NCR है तो सेकंड वाले पे पावर R कर दो। तो यहां जब R - 1 बना तो हमने इसकी एक पावर रिड्यूस कर दिया, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो फिर से सेम आ जाएगा। अंडरस्टूड, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस इसको n को बाहर ले आए। अब इसको देखें, अब आपको एक बात सोचनी है, अपनी नजरें तेज करेंगे, दिमाग को सोचना ही तो आपके सर सिखाते हैं आपको कि सोचना कैसे है। ये देखिए यहाँ है R - 1, इसकी पावर भी R - 1 मिला, सेकंड टर्म होता है जो यहाँ लिखा है वो पावर पे आता है, दिस इज द सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म दिख नहीं रही, सबका मालिक एक है, वो दिख नहीं रहा, भगवान दिखते नहीं है तो वो 1 है। आप आगे पहुंचे और यहाँ पहुंचते हैं तो देखिएगा n अपने पास है, ये -3 भी आगे आ जाएगा,
और ये मेरे पास जो एक्सपेंशन बनने वाला है ये है 1 माइनस 3, यहाँ कितना है n-1, n-1 बनेगा, और ये है -2 पावर n। ये डेटा आपके पास है। अब इसमें देखिएगा ये 0 से शुरू होता है, जब हम 0 रखते हैं तो c के साथ -1 आता है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो 0 वाली टर्म इग्नोर हो जाएगी। 5c -1 का कोई मीनिंग नहीं होता है, जब वी विल जस्ट इग्नोर दैट टर्म। बाकी 1 आप रखिए तो 1 - 1 0 बन जाएगा, फर्स्ट टर्म आएगी, और n रखोगे तो n-1 c n-1, ठीक है। कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन इस टर्म का बन जाएगा। सिंप्लीफाई करने पहुंचे 3n आता है, -2 पावर n-1, ये अपने पास से डेटा है। ऑप्शंस को थोड़ा देखने लगे कैसे डेटा लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये भी -1 है, यहाँ भी -1 की पावर 1 है, यहाँ -1 हम बना सकते हैं, कोशिश कर लेते हैं। तो देखिएगा हमने इसको थोड़ा लिखा कि ये लिखा गया है 2 पावर n-1, ठीक है। एक -1 है और एक लिखा गया है -1 पावर n-1। यहाँ पर भी 2 पावर n है और ये -1 पावर n है, सेपरेट कर सकते हैं। -2 पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर n इंटू -1 पावर n। इसमें से भी 2 पावर n-1 कॉमन ले लिया। अब मैंने ये किया कि 2 पावर n कॉमन लिया, ले लें कॉमन। आप देखिए दोनों जगह से और क्या डेटा आता है, एक -1 पावर n भी अपने पास कॉमन है। हमारे पास डेटा है 3n/2 रहेगा एंड इट इज +1। दिस इज द डेटा। -1 पावर n कॉमन, -n पावर n कॉमन, दिस इज द डेटा। 2 पावर n-1 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर n/2, तो वो 0.2 ये रहा, सेम बात बनेगी। अब देखिए n इवन है या ऑड है, इसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। ये पीछे वाला 3n + 3n/2 + 1 तो सब जगह रहेगा, ये रहा। तो ये तो है ही नहीं डेटा, तो गलत है। ये है डेटा, ये भी गलत है। अगर हम इवन पावर करेंगे तो डिसाइड करने वाला -1 पावर n है। अगर इवन होगा तो -1 पावर इवन करते ही +1 जनरेट होगा, ये रहा। और अगर ऑड हुआ तो -1 पावर ऑड करने पर -1 जनरेट होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास से बन जाएगा। तो बात बड़ी सिंपल सी है, सेम ही डेटा रहते हैं। एक बात समझानी है कि -1 पावर n, ये +1 और -1 है, अकॉर्डिंगली n अगर इवन है और n अगर ऑड है, तो वी आर गोइंग टू मार्क AC एज आवर फाइनल आंसर। AC को हम इसके बाद फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। सो गुड क्वेश्चन, एग्जाम में इसको सॉल्व करने में ताकत लगेगी, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच वैल्यूज रख रख के करना चाहो तो उससे कुछ फायदा होता नहीं है। जेनरिक अप्रोच की तरफ जाओ, दिमाग खुलेगा, बात बनेगी। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है,
थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9th-10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। The expansion of 3x plus 2 whole power minus half is valid in ascending powers of x if x lies in the interval. पावर्स जो है वो रैशनल पावर्स हैं बट नेगेटिव में है। देखो नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटीजर्स में हो या रैशनल हो, एक्सपेंशन इसका होता है। तो यहाँ जो 1 के पास वाला जो नंबर होता है ना, उसके साथ ये कंडीशन होती है कि वो 1 से कम आए। यहाँ हमारे पास x पर तो कंडीशन चाहिए, तो फिर हमें 2 को कॉमन लेना चाहिए। 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास ये डेटा बनेगा, ये वो जबरदस्ती कॉमन लेंगे, तो दिस शुड बी द एक्सपेंशन। 2 को हमने कॉमन लिया, 2 पर माइनस हाफ रहेगा, 3x पर देखो 1 प्लस समथिंग बन चुका है। अब ये जो 1 के साथ वाला नंबर है ना, जैसे यहाँ 1 के पास वाले नंबर पे मॉड पे कंडीशन आती है, तो इसके ऊपर ये कंडीशन बनेगी 3x/2 शुड बी लेस देन 1। ये मॉड x से यहां से आता है 2/3। आप ओपन कर लीजिए मॉड को, ये मेरे पास से नंबर आता है -2/3 से 2/3। दिस इज द c। ये -3/2 से 3/2, ये तो ज्यादा बड़ा नंबर है, ये नहीं है। 0 से 2/3 करेक्ट, -3/2 नो। करेक्ट आंसर वी आर गोइंग टू मार्क AC as the final answer. An expansion of x plus y plus z whole power 25, हमें पूछे गए हैं 4 ऑप्शंस इसके ऊपर। इसको हम 2 तरीके से प्लान कर सकते हैं, एक तो मल्टीनोमियल थ्योरम से इसको देख लें, और दूसरा हम इसको सीधा बाइनोमियल के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा गया है x plus y plus z पावर 25 है। अगर हम y और z को एक साथ क्लब कर लें, है ना, लेट्स इनको एक साथ क्लब करेंगे, तो इसका एक्सपेंशन बनता है 25CR x टू द पावर 25 माइनस r, और ये एक साथ आपने बना दिए y प्लस जेड पावर r, और ये आपके पास 0 से लेके 25 तक पहुंच गया। ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया, ये बात बना दी हमने। अब देखो इसके साथ कुछ कुछ मैच हो रहा होगा, 25CR x पावर 25 माइनस r। अब ये एक बाइनोमियल बन गया है, तो इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। अब आप देखिए r की वैल्यू है 0 से लेके 25, यह है 25CR x टू दी पावर 25 माइनस r। अब इसको ओपन हम करते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं RCK y पावर r माइनस k एंड z पावर k, एंड k स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू r। R से R तक ये जाएगा, और ये डेटा हम इसके अंदर बना सकते हैं। किसी भी जनरल टर्म को अगर आप देखना चाहेंगे तो कैसी दिखेगी वो देखिएगा, उसमें ये 2 टर्म होंगे, उनका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। तो यही टर्म्स हैं 25CR RCK y पावर y माइनस k z पावर k एंड दिस डेटा। पहला ऑप्शन तो सही है। तो हो क्या रहा होगा वो समझिएगा, x के ऊपर 25 माइनस r पावर रहने वाली है, और y और z पर कंबाइंड पावर r रहेगा। तो सभी टर्म्स x y z पर टोटल पावर्स कितना सम रहेगा, वो रहेगा अपने पास है 25। सेकेंड वाला ऑप्शन इसलिए गलत है, यहाँ अगर हम x y z का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 9, 8 और 8 आपके पास लिखा है, 8, 9, 9, 8, और इन सब का अगर हम सम निकाल के देखें 26 आता है। यहाँ पावर है 25, तो इसका कोफिशिएंट होगा ही नहीं, ये इसके एक्सपेंशन में नहीं आएगा। A इज करेक्ट बट B इज रॉन्ग, ये इसके एक्सपेंशन में नहीं आने वाला है। अब आता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके बताइए। मैं इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट होगी वो आप देखिए। जैसे r की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो आप 25 0 आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ 0 रहेगा आपके पास, यहाँ हमें देखना होगा, क्योंकि ये बन रहा है ये वाला टर्म, ये एक बाइनोमियल टर्म है y प्लस जेड पावर r, वो हर बार x y z की अलग अलग पावर्स रहेंगी, तो ये आपस में क्लब होके और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएंगे। इस बाइनोमियल की वजह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास r+1 बन जाएंगे टोटल टर्म्स। अगर r के, अब देखिए हमेशा ये तो एक फिक्स हो जाएगा,
इसकी वजह से r+1 टर्म्स और आएंगे 0 से लेके r तक, और r वेरी होगा 0 से लेके कब तक, r वेरी हो सकता है 0 से लेके 25 तक। तो मुझे बेसिकली इसका सम निकालना है। अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो मुझे सिर्फ इसका सम निकालना है 0 से लेके 25 तक। ये डेटा अपने पास से कितना जनरेट होगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। री एक्सप्लेन करता हूँ। ये समेशन चल रहा, r की वैल्यू है 0 से लेके 25 तक। ये इसको ओपन करेंगे तो यहाँ कितने टर्म्स आएंगे 0 से लेके r तक, r+1 टर्म्स आएंगे। r की एक फिक्स वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ से r+1 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। r जब 0 होगा तब r+1 वैल्यूज, r जब 1 होगा तो फिर r+1 वैल्यूज, r जब 25 होगा फिर r+1 वैल्यूज। यानी ये अगर हम काउंट कर लें r+1 को r की अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ जाएंगे। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। r की वैल्यू है 0 से लेकर 25 और यहाँ पर है ये 1। 25 तक सम निकालेंगे तो 0 वाला तो बेकार है, n इंटू n+1/2 और 25 20 ये 1 1 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स 1, 0 से लेके 25 तक है। वी आर हैविंग दिस एज 26। सो 25 इंटू 13 प्लस 26 ये नंबर अपने पास है। ये आपके पास 325 प्लस 26 351 अपने पास से डेटा आता है। ये वाला ऑप्शन गलत है। अब मैं सेम क्वेश्चन आपको मल्टीनोमियल से सिखाते हैं कि मल्टीनोमियल से या पीएनसी से हम इसको कैसे देखेंगे। तो देखिएगा, अपने पास नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड पावर 25। इसको हम लिख सकते हैं 25 फैक्टोरियल। आपके पास x की वजह से आप लिखेंगे r1 r2 एंड r3। यहाँ से x की पावर r1, y की पावर r2 एंड z की पावर r3। होगा कुछ ऐसा कि हर टर्म के अंदर तीनों का जो सम है वो 25 रहेगा और सबकी वैल्यूज होल नंबर्स के बीच में रहेंगी 0 से लेके 25 के बीच में। अब ये जो नंबर लिखा गया है ये सेम ही नंबर है। अगर आप इसको फैक्टोरियल में चेंज करके देखेंगे तो देखिएगा 25CR RC के x पावर 25 माइनस R माइनस के Z पावर के, ये बनेगा 25 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 25 माइनस R फैक्टोरियल K फैक्टोरियल R माइनस K फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल हो गया कैंसिल्ड आउट। अब आप इन नंबर्स को देखिए, आपको एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल, x की पावर जो है उसका नीचे फैक्टोरियल आएगा, x की पावर जो है उसका नीचे फैक्टोरियल आएगा, दिस इज R1। y की पावर जो है उसका नीचे फैक्टोरियल आएगा, दिस इज R2। y की पावर जो है उसका नीचे फैक्टोरियल आएगा, दिस इज R3। सेम टर्म है, ठीक है, वो बात डन हो गई। अब जब हमें अगर इसका डेटा निकालना है तो इसके डेटा के लिए देखो x, y और z के तीनों के इंडिपेंडेंट पावर्स R1 R2 R3 है। इन तीनों का सम आपके पास 25 आना चाहिए, हमारा 26 आ रहा है, इसलिए ये बात हो गई खत्म, 0। फिर बारी आती है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए 325। अगर हमें थोड़ा बहुत पीएनसी का आइडिया है, ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। पीएनसी का अगर हमें आइडिया तो हो ये रहा है कि 3 लोग हैं x, y एंड z और उनके पास होता क्या है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है R1 R2 R3। R1 की वैल्यू 0 से लेकर 25 तक कुछ भी हो सकती है, R2 की वैल्यूज भी 0 से 25 तक कुछ भी हो सकती है, R3 की वैल्यूज भी। तो इसका मतलब ये है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 25 टर्म्स 25 identical things to be distributed among 3 persons such that any one of them can get 0, 1, 2 or all of them। सारी चीज़ें वो ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं या फिर सारी चीज़ें ली जा सकती है। तो यहाँ लगेगा बेगर्स। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ये हम बेगर्स से निकाल सकते हैं। बेगर्स फॉर्मूला अगर आपने पीएनसी पढ़ा है तब, ठीक है, बेगर्स मेथड हम लगा सकते हैं। तो 25 आइडेंटिकल थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर टू बी गिवन 3 persons बिना किसी कंडीशन के। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस पी माइनस 1 CP माइनस 1। 25 है आपके पास है 27 C2 बन जाएगा,
27 इंटू आपके पास है 13, 351 इज द नंबर, सेम नंबर आएगा 351। ठीक है, पीएनसी से भी सोच सकते हैं, मल्टीनोमियल से भी सोच सकते हैं, नहीं पता है बाइनोमियल से तो मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, जितने ज़्यादा मेथड उतने ज़्यादा दिमाग खुलता है, सोचने की पावर बढ़ती है, और एक टॉपर्स में और एक एवरेज बच्चे में यही फ़र्क होता है। एवरेज वाले के पास एक ही तरीका होता है, टॉपर्स के पास मल्टीपल तरीके होते हैं, जिसमें जो शॉर्टर वाला मेथड होता है उससे वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम आंसर किसको मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास आंसर जो आने वाला है। तो ये गलत कैसे हो गया, यहाँ देखो ये टर्म नहीं होगी बट इसका आंसर आने वाला है 0, तो 26 है, इसके अंदर टर्म नहीं होगी तो 0 है, तो ये आंसर गलत नहीं, ये वाला आंसर आपका सही है। तो हम मार्क करेंगे ए एंड बी, इसके अंदर फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। सी इज रॉन्ग, सो वी आर गोइंग टू मार्क ए बी। क्रॉस का मतलब ये था कि ये टर्म नहीं होगी, तो उसको उन्होंने इसी तरीके समझा, कोई टर्म नहीं है इसका मतलब क्या है, उसका कोफिशिएंट 0 है, कि हाँ प्रेजेंट है ना, सो दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय 0, तो कोफिशिएंट क्या लिख दिया गया 0। तो ऑप्शन करेक्ट है कि ये टर्म नहीं होगी, इसलिए मैंने क्रॉस किया था, पर कोफिशिएंट अगर 0 लिखा है तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ए एंड बी आर ट्रू, सी एंड और डी में तो कोई चांस ही नहीं है, ए बी विल बी द फाइनल आंसर। वन प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 20, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 a40x पावर 40 लिखा हुआ है, और एक सम हमें निकालना है। a0 चाहिए, a2 चाहिए, a4 चाहिए, a38, यानी यहाँ पर सफिक्स में सब जगह इवन नंबर लिखा गया है। यहीं पर अगर हम पुट करते हैं, लेट्स से x इज इक्वल टू 1, तो आता है a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 a38, जितना जितना नंबर हमें चाहिए उतना उतना तो हमें लिख ही लेना चाहिए, है ना, 40 तक। वहाँ हम 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, इट इज 4 पावर 20। या अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, x की वैल्यू है -1, a3 है, a4 है, a5 है, a6 है, a38 है, a39 है, a40 है। -1 पुट किया, यहाँ -1 रखिए, 1 - 1 इज 0, वी आर हैविंग 2 पावर 20, ये रेट आपके पास बना। अब अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जिस हम रास्ते पर, जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं वहाँ हम आ चुके हैं। a38 मेरे पास आएगा, लास्ट में आते आते a40 भी अपने पास लिखा गया है, इसको 2 पावर 40 प्लस 2 पावर 20 हम लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ये 2 पावर 39 और ये 2 पावर 10 आता है, 10 नहीं, 2 से डिवाइड किया ना तो 1 पावर कम होगा, बस 19 कम होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा, सब पूछा है 38 तक, तो हु इज द विलन नाउ, a40। a40 क्या है, जो x पावर 40 का कोफिशिएंट होगा। अब आप बताइए इसके अंदर a40 निकलेगा कैसे, x पावर 40 तभी आ सकता है जब ये सारी की सारी 20 पावर्स इसको मिल जाए, क्योंकि होगा क्या, 20 को 3 टर्म्स में डिवाइड करना होता है पावर्स को, तो अगर इसको पूरा पावर दे दिया तो इन दोनों को 0 मिलेगा। यानी अगर मैं a40 ढूंढ रहा हूं, दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 40, x पावर 40 है वो, तो वो आपके पास बनेगा। मल्टीनोमियल से फंडा निकालिए, 40 फैक्टोरियल आपके पास है, 20 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, और आपके पास है 20 फैक्टोरियल। तो 1 की पावर 0 है, x की पावर 0 है, और 2x स्क्वायर है, इसका पावर पूरा 20 चला जाएगा। 20 फैक्टोरियल सब कैंसिल है, आपके पास से नंबर आता है 2 पावर 20 x पावर 40। सो a40 क्या बना है, 2 पावर 20 आपके पास से नंबर आ गया है। ये मैंने मैथमेटिकली समझाया, जो थोड़े ज्ञानी हैं वो डायरेक्टली देख लिए होंगे, कैसे सारी पावर इसको दे दो, 2 पावर 20 है, 2 पावर 20 इसमें से घटा देंगे, आ गया आंसर आपके पास से। वी आर नाउ a0 प्लस a2 प्लस a4, पर मुझे तो क्या सबको समझाना है ना, तो मैं तो फिर होले होले चलूंगा, है ना।
2 पावर 20 होले होले चलते हैं तब भी कुछ बच्चे रह जाते हैं, सर हम रह गए पीछे। ठीक है, ये नंबर हमारे पास से जनरेट होता है। एक बार थोड़ा चेक कर लें, सारी बातें डिसाइड कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे जी। 2 पावर 20, 2 पावर यहाँ से आपके पास से 2 पावर 40, 2 पावर 20 जी। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। A0 है, A2 है, A4 है, A38 है आपके पास। 8 है 2 पावर 39, 2 पावर 19 और यहाँ है 2 पावर 20। 2 पावर 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 पावर 19। सो 2 पावर दिस एक बार माइनस हो जाएगा, 2 पावर 19। ये कौन सा ऑप्शन है आप देखिए, सी ऑप्शन है। ये तो नहीं है तो ऐड हो रहा है। ये भी वही बात है, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। देखो आप 2 पावर 39 माइनस 2 पावर, ये क्या घटिया ऑप्शन बना रखा है। चलो ये गलत है। सो बी सी इज द करेक्ट आंसर। बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है, जहाँ पर डबल समेशन की बात समझाई गई है। कंसिडर द सम ऑफ सीरीज एफ ऑफ आई कोमा जे है, जहाँ पर कंडीशन ये है कि आई वेरीज फ्रॉम 0 टू एंड जे इज ग्रेटर देन आई एंड जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। आई एंड जे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट। कि जे की वैल्यू आई से ग्रेटर होगी तो ये डिपेंड है। जब भी आई होगा उसकी वैल्यू पर जे पर इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी तो डिपेंडेंसी है। इफ द सम ऑफ द सीरीज, जहाँ पर आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, 0 से n है, आई जे लिखा है, तो यहाँ पर देखो आई और जे में कोई डिपेंडेंसी, कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। दे आर कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट। ठीक है, इन दिस समेशन three types of terms occur where I is lesser than j, I is greater than j, I is equal to j। तीन ही बातें हो सकती हैं, I j के बराबर होगा, या I j से छोटा होगा, या फिर I जो है j से बड़ा होगा। तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये बात बोला जा रहा है, जब I j को फ्रीली अगर हम बात करें, इक्वल वाले केसेस अगर जितने हैं टोटल में से उसको हटा दिया जाए, तो आधे केसेस तब जब बनेंगे जब I j से ग्रेटर होगा, और आधे केसेस तब बनेंगे जब I j से छोटा होगा। तो इनकी क्वांटिटी जो है, क्योंकि टोटल केसेस में से अगर हम इनको हटा दें तो I j से स्मॉलर है या I j से ग्रेटर है, इनकी क्वांटिटी इक्वल रहने वाली है। तो टोटल इंडिपेंडेंस पे हमने बात किया जब I j से कम है, दूसरा केस जब j I से कम है, पहला वाला केस जब j I से ज़्यादा है। ये दोनों केसेस जो है अपने पास इक्वल होंगे। मैं बस इस कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी को समझा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। सवाल सॉल्व करना तो अलग बात है, वो भी हम बताएंगे इसी के प्रोसेस से। तीसरा ये बात बोला गया है कि जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब की बात यहाँ समझाई गई, k इक्वल टू के, आई इज इक्वल टू जे। ये प्रोसेस, इसके अंदर सारे केसेस आएंगे। कौन कौन से केस? जो मैंने समझाया, जब आई जे से कम है, जब आई जे से ज़्यादा है, और जब दोनों बराबर है। दीज थ्री। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बराबर ही रहेंगे, आई और जे इंडिपेंडेंट अगर कंसीडर करके टोटल केसेस बनाए, तो जितने केसेस आई के जे से ज़्यादा पर बनेंगे उतने ही केसेस तब बनेंगे जब आई के जे से कम होंगे। तो दीज टू आर गोइंग टू बी सेम। तो इस डेटा को अगर यहाँ से हम माइनस करें और बाई 2 करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा जो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। यही फॉर्मूला यहाँ पर बनाया गया है, आप देख लीजिए। ए आई जे सेम रहेंगे इन द केस, तो आपके पास ये डेटा बना, एंड दिस इज द फॉर्मूला कि अगर आई और जे पर कंडीशन लगी हुई हो तो इसका डेटा आप टोटल विदाउट एनी कंडीशन, टोटल सम डबल समेशन 0 से n 0 से 1, जब ये इंडिपेंडेंट है, जब ये दोनों इक्वल हैं, वो वाला केस हटा दीजिए, बाई 2 बन जाएगा। दीज टू आर सेम, तो फिर ये डेटा इधर आया, डिफरेंस लेंगे, हाफ कर देंगे। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जिनकी हमें बात बनानी है। ठीक है, आते हैं सवाल के ऊपर। तो जो फॉर्मूला दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा है, ये आपके पास दो समेशन जब आई की वैल्यू 0 से n है, हम ये कह सकते हैं कि हम कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, जे की वैल्यू 0 से n है, यहाँ है आपके पास NCI, अगला है NCJ। देख लीजिए, पहले i इक्वल टू 0 टू 1, j इक्वल टू 0 टू 1, FIJ, जो i और j का एक्सप्रेशन है सेम लिख दीजिए।
नेक्स्ट माइनस के की वैल्यू 0 से n है और दोनों आई और जे इक्वल कर देंगे। माइनस के की वैल्यू आपके पास 0 से n है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो आपके पास है एन सी आई इंटू एन सी आई, एन सी के दोनों सेम कर देंगे। जैसा एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें, ये भी एन सी के है, ये वाला भी एन सी के है, और इसका करना है हमें हाफ। इस फॉर्मूले की बातचीत हमसे चल रही है, तो इसी का डेटा हमें कंप्यूट करना है। यहाँ बना दीजिए, आई है आपके पास से 0 से n, एन सी आई दोनों इंडिपेंडेंट है। आई वाला डेटा इस वाले सिग्मा में बाहर आ जाएगा क्योंकि आपस में कोई कंडीशन नहीं है। 0 से n में आपके पास है एन सी जे, ये वाला डेटा सेपरेट बन जाएगा। माइनस के का वैल्यू है 0 से लेके n तक, हम देख रहे हैं ये है एन सी के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ। पहले वाले को पहचानिए क्या है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी एन, ये आपके पास से बना 2 पावर n। ये भी कितना है 2 पावर n। इस वाले डेटा को पहचानिए, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। मैं समेशन थोड़ा ओपन करूंगा तो आप पहचान पाएंगे। एन सी 0 एन सी 1 का स्क्वायर, एन सी 2 का स्क्वायर, एन सी एन का स्क्वायर, ये आता है आपको मालूम ही होगा 2NCN। हर थ्योरी लेक्चर में इसको कन्वर्ट कराया जाता है, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करवाया जाता है। तो एन सी 0 स्क्वायर, एन सी 1 स्क्वायर, एन सी 2 स्क्वायर, ये जो डेटा हमारे पास लिखा गया है इसकी वैल्यू आती है 2NCN। सो माइनस 2NCN डिवाइडेड बाय 2, 2n आपके पास से 4 पावर n बन जाएगा। दिस इज द डेटा, मैच कर लीजिए। 4 पावर n को 2 पावर 2n में लिख सकते हैं। सो वी आर हैविंग ए आंसर, ठीक है, हमारे पास से ए आंसर आ गया। तो यहाँ कंडीशन थी कि i से ग्रेटर देन j है, तो जब j लेसर देन i होगा वो दोनों नंबर सेम आएंगे। टोटल पॉसिबिलिटीज में से इक्वल वाले केसेस का हाफ करने पर ये डेटा आ जाता है। यही बात यहाँ पर इस फॉर्मूले में समझाई जा रही है, ठीक है, ये वाला डेटा बस ये वाला डेटा हाफ। तो इस फॉर्मूले को यूटिलाइज किया, आगे पहुंचे। इस वाले देखा, फिर से सेम कंडीशन, आर एस और एन के लिए बात बताई जा रही है। तो हमारे पास इसका जो डेटा है ये आना चाहिए पहले डबल सिग्मा। जब आर की वैल्यू 0 से n जाएंगी, जब एस की वैल्यू 0 से n जाएंगी, क्या फॉर्मूला है, वापस से कॉम्प्रिहेंशन को देखिए। आई और जे दोनों 0 से n, आई जे सेम फंक्शन रखिए, माइनस जब दोनों इक्वल होंगे के की वैल्यू 0 से n का हाफ, ठीक है। फिर सेम फंक्शन रख देंगे हम भी यहाँ पर, आर प्लस एस सी आर सी एस सी आर सी एस, करेक्ट। माइनस एक और सिग्मा, के की वैल्यू 0 से n, जब दोनों इक्वल है तो आप देखिएगा ये है आर प्लस आर, आपके पास ये है सी आर, जहाँ के लिखा है तो आर की जगह के रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। आर एंड एस दोनों को सेम वेरिएबल, के दिस इज ऑल्सो के, सी के, ये भी सी के स्क्वायर, दोनों सेम सी के स्क्वायर, एंड दिस इज गेटिंग डिवाइडेड बाय हाफ। ये आपके पास से हाफ आता है, ठीक है। बस ये हमें डेटा बनाना है। दो समेशन से, एक यहाँ है एक वहाँ है, सीक्वेंशियली आगे बढ़ेंगे और आगे बना के देखते हैं। हाफ का फैक्टर सबसे पहले आगे कर दीजिए। यहाँ है आर की वैल्यू 0 से n, सिग्मा है, एस की वैल्यू है 0 से लेके n तक। मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा टर्म क्या बनेगा। आर सी आर आपके पास आता है, आर सी एस भी आपके पास बनेगा, आर सी एस, एस सी आर एस सी एस, एस सी आर एस सी एस, ये डेटा आपके पास पहला। फिर आता है माइनस, के का वैल्यू है 0 से लेके n तक, हमारे पास आया 2k, 2ck आता है और यहां से आता है ck का स्क्वायर, ये डेटा आपके पास। हाफ का डेटा हमने लिखा, अब आप बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कि क्या डेटा अपने पास बनता है। आर सी आर आपके पास लिखा है तो ये जाएगा आर सी आर, इस आर वाले सिग्मा के पास ले आइए। देखो आर सी आर का मतलब ही आर इंटू एन सी आर है। एस इक्वल टू 0 से n के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, दिस इज 1। फिर आपके पास अगला डेटा है आर सी एस, इसको देखिएगा, आर की वैल्यू है 0 से n, यहाँ आर आ जाएगा,
यहाँ है आपके पास सी एस का मतलब एन सी एस, 0 से लेके एन तक। ठीक, अगले वाले पे चलते हैं। सिग्मा आर एन सी आर आपके पास है, आर की वैल्यू 0 to n है। सिग्मा है आपके पास एन सी एस, एस की वैल्यू है 0 से n। ठीक है, और आगे चलिए, एक ये डेटा है, यहाँ पर मेरे पास सिग्मा रहेगा एन सी आर का, आर की वैल्यू है 0 से n, और एक सिग्मा है एस का, एस रहेगा 0 से लेके n तक, यहाँ रहेगा एस, एस एन सी आर आपने लिखा। अगला है एस सी एस, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 1 रहेगा जब आपके पास है r का वैल्यू 0 से n है, और यह है एस सी एन एस आपके पास है, s की वैल्यू है 0 से लेके n तक। ठीक है, और एक लास्ट वाला डेटा और मैंने एक बार देख ले, 1 2 3 4 5 6। एक तो इस सवाल में डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से प्यार से सॉल्व होता है। ठीक है, तो जैसे जैसा बोला जा रहा वैसे वैसे करो। अपने तो अपने होते हैं, आर वाले अलग कर लो, इसके साथ एस बचा ही नहीं तो 1 ले लिया, आर सी एस से आर अलग कर दिया, सी एन सी एस अलग कर दिया, आर सी आर अलग कर दिया, सी एस अलग कर दिया, एस सी आर है, इसको नहीं लिखा क्या, ये मिस हो गया, इधर सी आर लिख लिया अलग, एस अलग हो गया, एस सी एस अलग हो गया, ये बचा, एक लास्ट और बचा आपके पास ये डेटा। यहां से आपके पास एक सिग्मा और आएगा, सिग्मा है आपके पास से, तो देखिएगा एन सी आर अलग कर दिया, एक सिग्मा और है, एस इंटू एन सी एस। अब इनमें से ना कई सारे एक्सप्रेशन तो सेम ही है, ये 2 ब्रैकेट्स हमने बनाए, और ये जो सेकंड वाला समेशन है इसको मैं मान लेता हूँ ये S1 है, इसका डेटा अपन निकाल लेंगे। अब मैं कहता हूँ इनमें से कई सारी ऐसे फंक्शंस हैं, कई ऐसे डेटा हैं जिनको आप जानते हैं। जो कैसे 1 1 1 1 1 1 कितना बनेगा आप बता सकते हैं, n+1, और ये कितना बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं r इंटू एन बाई आर, n-1 सी r-1, r से r कैंसिल, n आ गया आपके पास। आप बताते हुए चलिए डेटा कितना बनेगा, यहाँ n आ गया है, और यहाँ आपके पास से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकल के आएगा। किसका सम निकल के आएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकल के आएगा। ये है n-1 सी r-1, तो n-1 सी 0, देखो 0 वाला तो रिजेक्ट कर देंगे, n-1 सी -1 बनेगा, रिजेक्ट कर देंगे, n-1 सी 0, n-1 सी 1, n-1 सी 2, ऐसे n-1 सी n-1, सबका सम आपके पास है 2 पावर n-1 बनेगा, मल्टीप्लाई n+1, ये कंप्लीट हुआ। इसको देखिए, यहाँ r है, समेशन बनेगा सबका, तो कितना 0 +1 +2 +3 करते करते n तक जो समेशन आपके पास से बनेगा n इंटू n+1/2। दिस समेशन इज 0 +1 +2 से लेके n तक। अगला वाला देखिए, NC0 है, NC1 है, NC2 है, दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, तो सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आता है 2 पावर n। या आप देखिए, आप इस वाले डेटा के बारे में, क्या ये डेटा और ये वाला डेटा सेम है क्या, थोड़ा देख लीजिए, ये वाला डेटा नहीं, अलग अलग है। इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, r है, यहाँ से हमने इसको n/r लिखा, n-1 सी r-1। ये जो डेटा है 0 से लेके n तक आपके पास है 2 पावर n बन जाएगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 + NC1 + NC2 NCn तक। r से r कैंसिल है, इस समेशन का बताइएगा, n आएगा, फिर वही सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 टू द पावर n-1 इंटू 2 पावर n, ये डेटा भी बनाया। इस वाले को देखा, अब ये वाला डेटा और ये वाला डेटा सेम है, आप मैच कर लीजिए। NCR सभी का सम निकालना है आपके पास से, तो 2 पावर n आ जाएगा, सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, और 0 से लेके n तक हमें जाना है, ये n इंटू n+1/2 आपके पास से बनेगा। फिर अगले में 1 1 1 1 आपके पास से 0 से लेके n, मतलब n+1 टर्म्स है, NCS आपके पास लिखा है, R-NCR जैसा बिहेवियर रहेगा, सेम। ये जो डेटा है वो जो डेटा है सेम रहेगा। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, आप देखिएगा, n/s n-1 सी s-1, ये कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके पास से 2 पावर n-1 बनेगा। प्लस आगे बढ़ते हैं, ये डेटा देखिए, NC0 NC1 NC2 ये सब आपके पास है 2 पावर n है, और ये वाला डेटा अभी अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, दिस इज कमिंग एज n इंटू 2 टू दी पावर n-1 टाइम्स S1। ये पूरा मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दिया।
कितना आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यही हमारा क्वेश्चन है। हाफ हमारे पास है, जो जो सेम है उनको डबल करते हुए चलेंगे। ये नंबर आपके पास कहीं लिखा है क्या? मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, n इंटू 2 पावर n माइनस 1 n प्लस 1, ये रहा, चेक करिए, n प्लस 1 इंटू n 2 पावर n माइनस 1, ये रहा। और देखिए और कौन कौन से नंबर सेम है, ये एरो बनाया मैंने, ये दोनों नंबर्स भी सेम है। 2 पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, करेक्ट। और एक ये वेव बनाया, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर भी सेम है। देखो अब n इंटू 2 पावर n माइनस 1 2 पावर n, अंडरस्टूड। तो हर नंबर यहाँ पर दो दो बार आ रहा है, यानी ये तीनों नंबर आगे फिर रिपीट कर रहे हैं। जो थोड़े से एक्सपर्ट हैं वो यहाँ भी ये बात समझा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीख रहे हैं तो आराम से सीखते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और आगे हाफ लिखा हुआ है तो मतलब क्या निकला, 2 से मल्टीप्लाई करने का फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब डबल आ जाएंगे, ऐसे कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम हैविंग द नंबर एज n इंटू n प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 1, द फर्स्ट टर्म n इंटू n प्लस 1 2 पावर n माइनस 1। ये नंबर भी आएगा आपके पास से n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, and this is 2 power n, it is 2 power n, and the third one ये भी सेम आ जाएगा, n इंटू 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2 पावर n, n इंटू 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2 पावर n। ठीक है, ये बनी बात, ये सब बना दिए गए। आगे देखिए यहाँ पर हाफ का फैक्टर है और एक समेशन जिसको मैंने S1 कंसीडर किया है उसकी बात हम करने वाला है। कंसीडर दिस एज एन S1। ठीक है, बाकी सारा कंप्यूट हो चुका है। वी आर हैविंग 1/2 S1। इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हम यहाँ पर S1 निकाल लेते हैं। S1 क्या है? S1 के अंदर सिंगल समेशन है, आपके पास है 0 से लेके n तक 2k, ck का मतलब है nck, देन nck स्क्वायर, ये डेटा आपके पास है। ठीक, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, प्रोग्रेशन का या जनरल नॉलेज का या जनरल समेशन की बात करें। अगर मैंने एक समेशन लिखा है जो TR है और 0 से लेके n तक जाता है, मैं कहता हूं कि दिस समेशन इज T। तो ये समेशन क्या है पता है आपको? ये है T0 प्लस T1 प्लस T2 एंड इट इज Tn-1 एंड Tn। और मैंने ये बोला कि आप R को रिप्लेस कर दीजिए n-r के साथ। तो अब ये समेशन क्या बन गया है? 0 से लेके n, जहां मुझे R दिख रहा है मैंने n-r रख दिया। सिंपल सी बात समझा रहा हूं आपको। तो देखो R को 0 रखा, अब आया T1, 1 रखेंगे Tn-1 चलता चला जाएगा। कब तक? आप n रखोगे तो T0 बनेगा लास्ट में, आपने n-1 रखा तो यहाँ पर तो T1 बन गया होगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये शुरू से आखिरी तक सम करता है और ये लास्ट से शुरू तक सम करता है। ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं। तो हो क्या रहा है? कोई भी सीरीज हो, अगर 0 से n आपको दिया गया है, आप उसके अंदर r को n-r से रिप्लेस कर सकते हैं। ये बात मुझे आपको बतानी है। आप जिनको बात पता है तब तो मैं डायरेक्टली यूज में ले लेता। सबको समझाने के लिए मैंने बोला कि आप r को n-r से रिप्लेस कर दीजिए। 0 से n अगर समेशन है तो उसके समेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही t हैं। तो यहां देखा कि r को n-r से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जो S1 है एक बार उसका डेटा मैच कर लेते हैं। S1 है 2k 2 टाइम्स ck स्क्वायर। तो यही डेटा हमारे पास होना चाहिए। 2k ck लिखा है, वहां है 2ck, दिस इज अ 2 इज मिसिंग हियर। 2 का डेटा यहां बनेगा अपने पास, दिस इज Sn। तो जो हमने सीखा कि 0 से n अगर समेशन दे रखा है तो आप r को n-r से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर हम भी k को रिप्लेस कर देंगे n-k के साथ। इसके अपने पास डेटा बनेगा जो है 0 से लेके n तक 2 टाइम्स n-k। ठीक,
नेक्स्ट आता है 2 टाइम्स एन सी एन माइनस के प्लस आगे आएगा अपने पास एन सी एन माइनस के होल स्क्वायर। ये समेशन दिखा। अब क्योंकि बाइनोमियल भी साथ साथ चल रहा है तो आपको पता है कि एन सी आर की वैल्यू तो एन सी एन माइनस आर के बराबर ही होता है। ये भी एन सी के का ही स्क्वायर बनेगा। हमने दोनों को कर लिया ऐड, डेटा इज 2s1, के का वैल्यू है 0 से लेके n तक, तो 2 टाइम्स आप देखिएगा ये दोनों डेटा हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ है, ये है 2 टाइम्स एन सी के प्लस एन सी के का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एन माइनस के 2 टाइम्स एन सी के प्लस एन सी के का स्क्वायर। ये टर्म आपके पास है। डेटा पहुंचता है 2s1, सिग्मेशन इज 0 to n। अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है ना, सेकेंड टर्म जो दोनों जगह लिखी है, दोनों जगह सेम है, तो इन दोनों का हमें सम करना होगा। ये बनेगा 2k प्लस 2n माइनस 2k एंड दिस इज 2 टाइम्स एन सी के प्लस एन सी के स्क्वायर। ये डेटा आपके पास है। यहां से देखिए 2k से 2k कैंसिल है और 2n है, यहां से 2b कैंसिल है, n अपने पास बाहर आ जाएगा। ये बनेगा 0 से n 2 टाइम्स एन सी के एंड इट इज एन सी के स्क्वायर। ये डेटा आपके पास S1 है। इस सिंपल समेशन को हम बनाते हैं आगे की तरफ, देखिएगा यहां से बनता है 2n और NC0, NC1, NC2 ये नंबर आपके पास से बनेगा 2 पावर n और ये n आपके पास लिखा है। ये देखिए ये भी स्टैंडर्ड फर्स्ट क्वेश्चन हमने यूटिलाइज किया था। NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर प्लस NCn स्क्वायर, दिस नंबर इज 2NCn। ये नंबर हमारे पास आया है इसका S1 का। अब रिक्वायर्ड सम क्या है वो आप देखिएगा। रिक्वायर्ड सम इज दिस इज द हाईलाइट जो हमें चाहिए, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द समेशन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। इसको आप देखिएगा, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो अब आप इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं 2 पावर n डिवाइड करता हूं तो 2 पावर n माइनस 1 यहां भी और ये दोनों टर्म सेम आ रही है। थोड़ा ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म तो सेम ही है। n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 क्या है, 2 पावर n माइनस 1, दोनों टर्म सेम है, डबल हो जाएगा। सो द एक्सप्रेशन इज कमिंग एज ट्वाइस ऑफ n इंटू एन प्लस 1 2 पावर n माइनस 1, ये दोनों टर्म सेम है, प्लस n 2 पावर n माइनस 1 2 पावर n, ठीक। और हाफ लिखा है S1 का, हाफ लिखा है S1 का, S1 इज दिस डेटा। ये लिख लीजिए वापस से, आपके पास इसका डेटा है 2n 2 पावर n n इंटू 2NCn, दिस इज द नंबर, ठीक है। 2n 2 पावर n प्लस n इंटू 2NCn, ये नंबर आपके पास से आया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेट्स सी क्या डेटा अपने पास है, उसी के अकॉर्डिंगली इसको फिर बिहेव करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वी आर हैविंग n स्क्वायर प्लस n 2 पावर n, यहाँ n है, यहाँ है आपके पास 2 पावर 2n बाई 2, n से n कैंसिल है, n इंटू 2 पावर n, n बाई 2 2NCn, ठीक है। ये यहाँ से देखो n 2 पावर n कैंसिल्ड, so the now the expression is n square 2 power n plus n by 2 हम कॉमन ले लेंगे, यह है 2 पावर n by 2 यहाँ से भी कॉमन है। This is precisely the answer, n square 2 power n plus n by 2 2 power 2n minus 2NCn। अब हम इसका आंसर मैच करते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो आप डेटा मैच करिए, कौन सा डेटा मैच होता है अपने पास से, n स्क्वायर 2 पावर n प्लस n बाई 2, n स्क्वायर 2 पावर n स्क्वायर 2 पावर n स्क्वायर, ये तो सभी जगह लिखा हुआ है, प्लस n बाई 2 2 पावर 2n माइनस 2NCn के आगे माइनस है, ये देख लो बस, 2NCn के आगे माइनस यहाँ पर है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए इज नॉट द आंसर। 2NCn के आगे माइनस है, इसका भी चांस है, यहाँ 2NCn है ही नहीं, डी भी आंसर नहीं है। दिस लुक्स एज द आंसर करेक्टली, है ना, प्लस आ रहा है n बाई 2, वी आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस, n बाई 2 2 पावर 2n माइनस 2NCn, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, i ग्रेटर देन j हो या j लेस देन i हो, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि दोनों के इक्वल आएंगे,
ठीक है, आई ग्रेटर देन जे या जे ग्रेटर देन आई, बोथ आर सेम। इंडिपेंडेंट रखते हुए जो फॉर्मूला यहाँ समझाया गया है उसको यूटिलाइज करना है। माइनस जब दोनों इक्वल हैं और हाफ करने पर इस कंडीशन वाले डबल सिग्मा वाले क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। वापस आपको लगे तो फिर से इसको देखिएगा। कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा कुछ नई थ्योरी या कोई ऐसी थ्योरी जो स्टूडेंट के सिलेबस में भी अगर नहीं है ना, वो भी समझा दी जाती है, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जो भी एक जेईई एडवांस का स्टूडेंट होगा वह डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंशन को ट्राई करने की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आपको अगर आपके मॉड्यूल में कम सवाल लगे तो मेरी जो पियर्सन की बुक्स हैं उनके अंदर आप इनके ढेर सारे कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखेंगे, बाइनोमियल के अंदर, अलजेब्रा के अंदर, कैलकुलस के अंदर, वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब के अंदर। सबको ट्राई करते रहिए और इन सबको स्ट्रॉन्ग कीजिए। Let n belongs to natural number if 1 plus 4x plus 4x square power n is sigma 0 to 2n a r x power r, a0, a1, a2, a2n are real numbers, फिर unit place of 2 times sigma a2r can be हमसे पूछा जा रहा है। कोफिशिएंट्स का सम, तो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं कि क्या डेटा बनता है। दिस इज 1 plus 4x का स्क्वायर पावर n है, एंड दिस विल कम एज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, a4x पावर 4, a2n माइनस 1, x टू दी पावर 2n माइनस 1। ये नंबर आपके पास से बनता है a2n x पावर 2n। ये सम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा देखेंगे तो ये a0 प्लस a2 प्लस a4 बन रहा है। दो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ करेंगे, एक बार 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, दूसरी बार हम -1 रखते हैं। 1 अगर आपने रखा था 4 + 4 इज 8 + 1 इज 9, ये 9 बन जाएगा। और आपके पास है a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, a2n। -1 रखेंगे, ये -4 + 4 कैंसिल, वी आर हैविंग 1 पावर n, दैट इज 1। a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a2n माइनस 1, एंड इट इज 2n। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, हमें क्या चाहिए, हमें सफिक्स में इवन नंबर चाहिए, यानी a0 चाहिए, तो फिर हमें यहाँ दोनों को ऐड करना चाहिए। आप जब ऐड करेंगे तो ट्वाइस आ जाएगा आपके पास से, a0 है, a2 है, a4 है और a2n आपके पास लिखा गया है। सामने से नंबर आपके पास आएगा 9 पावर n प्लस 1। तो ये नंबर आपको समझ में आया, ये नंबर हमें पता चल गया। दिस इज द सेम सीरीज। आप इसको भी अगर ओपन करेंगे तो ये यही है, 2 टाइम्स a0, 1 रखेंगे a2, 2 रखेंगे a4 और यहाँ पे आप चलते चलिए, n रख दीजिए 2n। ये सेम नंबर आपके पास यहाँ लिखा गया है, 2 भी लिखा हुआ है। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। 9 पावर n अपने पास लिखा गया, 9 पावर n। अब आप बताइए, 9 एक ऐसा नंबर है, 9 की आप थोड़ी टेबल सोचिए, 9 का स्क्वायर कीजिए 81, यूनिट प्लेस पर 1 आता है। 9 का क्यूब कीजिए, देखो 81 है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे वापस तो फिर 9 आएगा, और 9 का फिर से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर लास्ट में 1 आएगा। तो ये जो 9 पावर n है ना, इसके यूनिट प्लेस पर हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये लास्ट प्लेस पे 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ये भी डिसाइडेड है कैसे, n अगर इवन है तब लास्ट में 1 आएगा, और अगर n ऑड है तो लास्ट डिजिट आपके पास से 9 आती है। दोनों ही केसेस में कैन बी की बात हो रही है। अगर हम 1 + 1 करेंगे तो एक आंसर 2 बनता है, और एक 9 + 1 करेंगे तो 10 बनेगा, यानी लास्ट में आपके 0 आएगा। तो 2 और 0 हमारे पास से इसकी पॉसिबिलिटीज बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इसके पास हमारे पास से आएंगे A एंड B, क्योंकि 9 की पावर n आप कितना ही कर लीजिए, लास्ट डिजिट या तो 1 बनेगा अगर n इवन है, और ऑड होगा तो फिर 9 बनेगा। तो 9 + 1 इज 10, लास्ट 0 0, और 1 + 1 इज 2, इज 0, इज नॉट 8, 0। ठीक है, ये हुआ। आगे चलते हैं, अगले में क्या पूछा है हमें। यहाँ पर ये डेटा पूछा है, इसको समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। 2 टाइम्स आप ऑड नंबर लिखना चाह रहे हो तो a1 आएगा, फिर आप 2 रखेंगे तो 4 - 1 a3 आता है, फिर a5 आता है,
आपके पास है a2n-1 आता है। सारे सफिक्स आपके पास से ऑड लिखे गए हैं। यहां पहुंचे, अब देखिए तो यहां पर हमें फिर इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक। तो इन दोनों को आप घटा दीजिए, तो आपके पास जब सब्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो आपके पास डेटा बनेगा 2a1, आपके पास से फिर a3, a5 और a2n-1 आपके पास से बनता है। सामने का डेटा देखिए 9 पावर n-1, ठीक है। यही डेटा हमें अगली बार पूछा जा रहा है। क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, फिर से आप सोचिए। एक बार लास्ट में 1 बनेगा तो 1 - 1 0 बन जाएगा, और एक बार आपके पास से लास्ट डिजिट 9 होगा तब लास्ट में 8 आएगा। तो या तो 0 आएगा या फिर 8 आएगा। अगर हम अगले वाले की बात करते हैं तो यहाँ यूनिट टेस्ट से पूछा है, या तो 0 आएगा या फिर 8 आएगा। इस सिचुएशन से हमारे पास इसका आंसर AD आता है, ठीक है। ये बात बनी। आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ a2n-1, ये हमसे पूछा जा रहा है कि a2n-1 क्या बनता है। इसको देखिए 1 + 4x + 4x स्क्वायर पावर n है। 1 + 4x + 4x का स्क्वायर है, पावर n है, और इसके समेशन में कहानी आती है ARx पावर r 0 से लेके 2n, ये कहानी है। जब हम a2n-1 की बात करेंगे तो a2n-1 क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n-1, इसका कोफिशिएंट है इन एक्सपेंशन ऑफ इसके अंदर। अब सोचिए सारी पावर अगर इसको मिल जाए तो x पावर 2n बनता है। इन दोनों को 0 0 पावर दीजिए। 2n-1 कब बनेगा? जब इसको एक छोड़कर 2n-1 पावर इसको दे दो, एक पावर यहां दे दी जाए, तो x पावर 2n-1 और एक यहां पर दे देंगे तो बात बन जाएगी। मल्टीनोमियल का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए। मल्टीनोमियल ये कहता है कि आप यहां पर n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहां बनेगा r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल, r3 का फैक्टोरियल, 1 की पावर r1, 4x की पावर r2 और 4x का जो स्क्वायर है उसकी पावर r3। सिंप्लीफाई करने पहुंचे, ये है r1 का फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। 1 की कितनी भी पावर कर लो, डजंट मैटर। 4 पावर r2 + r3, x की पावर देखिए r2 + 2 r3 है। दिस इज द पावर जो हमें चाहिए 2n-1। बिल्कुल बन सकती है जब r3 की वैल्यू n-1 होगी और r2 की वैल्यू आपके पास से कितनी बन जाएगी, 1। और हम जानते हैं कि तीनों का जो सम होता है वह n आएगा। उस केस में हमारे पास r1 0 रहेगा। दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी कि इसको n-1 पावर दीजिए, इसको 1 और इसको 0, ताकि टोटल पावर्स का सम भी n रहे और ये कोफिशिएंट आपके पास से बनेगा। सो इन सब डेटा के हिसाब से अगर हम इस डेटा को देखें तो ये आपके पास से n फैक्टोरियल बनता है, r1 इज 0 फैक्टोरियल, r2 इज n 1 फैक्टोरियल, इट इज n-1 फैक्टोरियल। 4 पावर कितना बनेगा आप देख लीजिएगा, r2 + r3 का सम आप निकालेंगे तो वी आर हैविंग 4 पावर n, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस। सो ये है आपके पास से नंबर, ये है a2n-1। तो क्या डेटा बना, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इज n। वी आर हैविंग n into 4 पावर n इज द फाइनल आंसर। ढूंढिए 4 पावर n, ये रहा, किससे डिविजिबल है, दिस इज 4 पावर n, इट इज 4 पावर n, और ये n टाइम्स 4 पावर n b। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। वी आर गोइंग टू मार्क ए बी एज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसका फाइनल आंसर हमारे पास से ए बी आता है। डुएबल है, बनाया जा सकता है। प्रैक्टिस कीजिए कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की। काफ़ी सारे सवाल आपको इसी बाइनोमियल में करने हैं, तो मेरी अलजेब्रा वाली बुक है उसके अंदर आपको ढेर सारे कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे, ठीक है। बनाते रहिए, सीखते रहिए। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है।
दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर PSN की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Let us consider the binomial expression 1 plus x power n, और एक समेशन के साथ दिया जा रहा है A1 A2 A3 are in AP। इसको अगर हम बना के देखें तो ये क्या है जनरल टर्म, ये होता है NCR x पावर r, ये बनेगा। तो हमें पता चला कि जो AR है वही NCR है, तो हम चाहते हैं क्या, A1 A2 A3 AP में है, यानी A2 की वैल्यू आपके पास से A1 प्लस A3/2 आता है, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये NC2 है, यहाँ हाफ आता है, इट इज NC1 प्लस NC3। इस कॉम्बिनेशन को बना लेते हैं। NC2 का डेटा है 2 टाइम्स n-1/2 फैक्टोरियल, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ है दिस डेटा NC3 n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 6। 2 से 2 चला जाएगा, सब जगह से n चला जाएगा, वी आर हैविंग n-1, दिस इज द डेटा, n सब जगह से कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। 2 से 2 चला गया, डेटा आपके पास बना। 6 से मल्टीप्लाई करना, सो लेट्स फिगर इट आउट, क्या बनेगा, n² माइनस 9n, 3n 6n इज 9n, आपके पास से ये 8 आता है और ये 14 बनेगा, ठीक है। तो आइए आगे बनाते हैं। We are having this as n-2 and n-7. We are having the value of n as 2 and 7. लिखा हुआ है हमारे पास where n is greater than even prime number. Even prime number एक ही होता है 2. So we know that n is greater than 2. So hence we are having n equal to 7 only. n की वैल्यू 7 आती है। पूछा है A1 प्लस A2 प्लस A3 निकालिए, ये डेटा हमें निकालना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 विच इज 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3, क्योंकि AR का वैल्यू ही NCR है और N हमने निकाल लिया है, 7 है तो 7CR बनेगा, तो 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3, ये नंबर हमें कंप्यूट करना है। इट इज 7 इंटू 6/2, 7 6 5/6, ये कैंसिल, ये 21, ये 35, 28 है, 35 आपके पास है, आंसर वी आर गेटिंग है 63 हमारे पास है, इसका आंसर बन जाएगा 6th का। वैल्यू ऑफ सिग्मा AR हमें निकालना है। हमें मालूम है कि AR जो था वो 7CR है, तो फिर आप ये नंबर बनेगा 7C0, 7C1, 7C2, 7C7। तो सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर 7 होता है। आंसर इज 128।
BM हमें निकालना है। BM के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज BM। देखिए फिर आगे जब हम चलते हैं तो A बनाया गया है 2 पावर 1/3, 3 पावर 1/4, होल पावर 14 टाइम्स n। The expansion of A contains some rational terms B, TB1, TB2, TBM। तो हमें ये नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रैशनल टर्म्स हमें निकालनी, क्या निकालनी है? रैशनल टर्म्स। सो लेट्स कंप्यूट A, जो हमारे पास दिया गया है 2 पावर है 1/3 एंड 3 पावर है 1/4। इट इज 1/3, 1/4, 14 टाइम्स n। और ये कितना बन जाएगा आपके पास से, आप थोड़ा देखिए, 7 था n का वैल्यू, 98। तो टोटल टर्म्स याद रखिए, एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स हमारे पास 99 आने वाली है। चलिए लिखिए इसकी जनरल टर्म TR+1, 98CR 2 पावर 1/3 होल पावर 98 माइनस R, ये नंबर आपके पास है 98CR 2 पावर 98 माइनस R/3, 3 पावर R/4। तो अब दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है। R/4 अपने पास से होल नंबर आए, इसके लिए R की क्या वैल्यूज होंगी? 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 12 आ सकता है। और R आपको पता है किसके बीच में रहेगा? 0 से लेके 98 के बीच में रहेगा। 4 से डिविजिबल हो तो 92 जा सकता है, 96 जा सकता है। ये R का डेटा है। और दूसरा यहाँ पर भी है कि ये जो लिखा है ना 98 माइनस R/3, इसमें से 96 तो डिवाइड हो जाएगा आपके पास से, 96 तो 3 से डिवाइड हो सकता है, 32 प्लस 2 माइनस R/3, दिस शुड बी एन इंटीजर। अब इसके लिए हम R क्या लें वो सोच रहे हैं। आप सबसे पहले 2 ले सकते हैं ताकि 0 क्रिएट हो जाए, फिर 5 ले सकते हैं, फिर 8 ले सकते हैं। तो ये नंबर्स आपके पास से बनेंगे। 8 है, फिर आपके पास 3 ऐड करते हुए चलना है, 14 है, फिर 3 ऐड कीजिए 17 है, एंड दिस गोज ऑन। ये नंबर्स भी आपके पास चलेंगे। R 98 तक जा सकता है, 98 माइनस 2 इज 96, डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 98। रैशनल टर्म्स जब बनने वाली होंगी 1 और 2, तो इनका कॉमन लिया जाएगा। ये सब एपीज में आ रहे हैं। 1 और 2 का अगर हम कॉमन लेके देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है जो कॉमन यहाँ पर निकल के आ रहा है, 8 इज द फर्स्ट टर्म। अगला कौन सा नंबर है उसके बारे में सोचिए। इसका जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज 4। इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है। जब भी दो एपीज में कॉमन टर्म्स ढूंढे जाते हैं, अगर एक भी टर्म आपको मिल गया है तो कॉमन जो एपी होती है उसका कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन डी होगा, दैट इज गोइंग टू बी द एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ये आराम से हम वेरीफाई भी कर लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम आपके पास से देखोगे तो 12 बनेगा। तो अगर 8 है तो अगला जो नंबर कॉमन आएगा वो 8 12 है, यानी ऐड कीजिए 20 बनेगा। फिर 17 के साथ अगला नंबर जो बनता है दैट इज 20। और यहाँ आप देखेंगे तो 16 और 20 और दो नंबर्स आएंगे आपके पास। 16 है फिर 20 है, यहाँ आपके पास नेक्स्ट नंबर 20 है। ये बात इसने भी समझा दी। तो आपके पास पहला नंबर 8 है, फिर आप 12 नंबर्स ऐड कीजिएगा, 30 बनेगा। फिर आप इसमें 12 ऐड कीजिए, 32 है। हमें तो बस ये देखना है कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा आने वाला है। 32 है, आप 12 ऐड कीजिए इसके अंदर। तो बस हम इसके आसपास पहुंचना चाहते हैं, तो 12 और ऐड करते हैं इसके अंदर 12, तो वी आर हैविंग 44। फिर 12 ऐड कर दीजिए, वी आर हैविंग 56, 68 ऐड करते हुए चलिए 80, 12 ऐड कर दिया 92, दिस इज द नंबर। सो नाउ दीज आर द वैल्यूज ऑफ R। तो टर्म्स की बात यहाँ पर हो रही है कि कौन सा टर्म ग्रेटर है। आप देखिए नाउ TB1, TB2, TBM की हम बात करने वाले हैं, विच है सम रैशनल टर्म्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो रैशनल टर्म्स हैं। और होना चाहिए जो नीचे लिखा गया है ना नंबर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे आपके पास। ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। तो अगर ये R की वैल्यूज हैं, R अगर 8 है तो टर्म नंबर बनेगा 9। फिर आगे आप जाएंगे, 20 है तो टर्म नंबर 21, 32 है तो 33, और ये चलता चला जाएगा
92 है आपके पास, तो 93, उसके पहले वाला 81। अब क्या है कि जो नीचे सफिक्स लिखा हुआ है इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है? इन सब में ग्रेटेस्ट नंबर 93 है, इन सब का ग्रेटेस्ट नंबर 93 है। पूरे टर्म की बात नहीं हो रही है, जो नीचे नंबर्स लिखे गए हैं उनकी बात हो रही है, TB1 TB2 TBM, ये जो B1 B2 B3, इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा आने वाला है हमारे पास? 93 आने वाला है। तो यहीं पर हमारे पास इसका जो आंसर है 93, हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ इसका कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट। मैच दो कॉलम का क्वेश्चन है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 चारों ऑप्शन सॉल्व करेंगे और मैच करते हैं सामने कौन से सुटेबल ऑप्शन से मैच होंगे। पहले वाले में पूछा है ए ऑप्शन की, अगर हम बात करें यहाँ पर तो वहाँ पूछा गया है x⁻⁻9 का कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में चाहिए। TR+1 हम लिखेंगे तो डेटा बनता है 9CR, x² 2 है, पावर आती है 9 - r, 2/x आपके पास से आता है, पावर आता है r। TR+1 आपके पास से 9CR आएगा, थोड़ा डेटा देखिएगा, x की पावर बनेगा 18 - 2r अपॉन 2 पावर 9 - r, ये भी है 2 पावर r, यहाँ पर भी x पावर r। चलिए इसको और थोड़ा बेटर सिंप्लीफाई करते हैं। 9CR x की पावर आपके पास है 18 - 3r है, 2 टू द पावर 2r - 9 लिखा हुआ है। दिस इज TR+1। ठीक है, अब बताइए क्या पूछा जा रहा है। x⁻⁻9 हमें चाहिए, x⁻⁻9 हमें चाहिए, ये रहा डिसाइड करने वाला। सो वी वांट कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻9, तो उसके लिए 18 - 3r की वैल्यू -9 होगी, 3r बन जाएगा 27। सो द वैल्यू ऑफ r इज 9, r का वैल्यू अपने पास से 9 आ जाएगा। तो आपके पास से कोफिशिएंट बनेगा, फिर r की वैल्यू 9 रखिए, तो इट इज 9C9 आपके पास। फिर ये डेटा 2 टू द पावर 18 - 9, वी आर हैविंग 2 पावर 9, जो आपके पास से बनता है 512। तो A आपके पास इधर आके कनेक्ट होगा R में। सो A इज मैचिंग विद R, A जो है R के साथ मैच होता है। आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन में। अब इसकी बारी बी की। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, जनरल टर्म निकाले TR+1, इट इज 6CR 2x पावर 6 - r एंड 3/x पावर r। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अगर कोफिशिएंट x से इंडिपेंडेंट चाहिए आपको, तो देखो इन दोनों को इक्वल पावर्स देनी पड़ेंगी। यहाँ पे 3 दे दीजिए, यहाँ पे 3 दे दीजिए, बात बन जाएगी। वरना जनरल टर्म से फिर आप सोच के देख सकते हैं। तो यहाँ है 2 टू द पावर 6 - r, 3 पावर r, और यहाँ पर है 1/x पावर r। T ऑफ R+1 आपके पास है 6CR, दिस इज द टर्म, ये 0 होना चाहिए, यहां से R का वैल्यू 3 बनेगा। ठीक है, दिस इज R = 3। तो आपके पास है इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म्स अगर हमें चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये अगर हमें चाहिए, R की वैल्यू 3 है, यहाँ रख दीजिए 6C3, यहाँ से 2 पावर 3 और 6 पावर आपके पास है 3 पावर भी 3 बनता है, 3 पावर 3। 6C3 का डेटा हम निकालेंगे तो 20 आता है, 8 आता है, 27 आता है आपके पास। द नंबर्स आर 160, इट इज 27। इस नंबर को थोड़ा हमें बनाना होगा, आप 20 रख लीजिए, वी आर हैविंग 3200। 7 आपके पास है, 4 आता है, 7 और 4 इज 11, 2 0 3 and 4, 4 3 2 0 इज आवर फाइनल आंसर। तो बी ऑप्शन इज मैचिंग विद एस। हमने देखा पहला वाला मैच हुआ है आर से, दूसरा वाला मैच हो रहा है एस से। अंडरस्टूड? ए इज मैचिंग विद आर, बी इज मैचिंग विद एस। लेट्स सॉल्व फॉर द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के लिए क्या बात हो रही है, यही सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव अ स्पेस। सी सेज x⁻10 का कोफिशिएंट बताइएगा।
यहाँ है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल पावर 8। इस पूरे को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं तो इसको लिखा जा सकता है जनरल टर्म के हिसाब से। अगर हम इसको देखें तो कितना डेटा हम बना पाएंगे वो सोचना होगा। वी कैन राइट दिस इज 8CR एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 5 पावर आर, ये बन जाएगा। दिस विल बी द जनरल टर्म। ठीक है, यहां से अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आएगा 8CR एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे एक्स पावर 2R 1 माइनस एक्स पावर आर, ये डेटा आपके पास बनेगा। और यहीं पर अगर हम देखें तो R की जो वैल्यूज है ना वो 0 से लेके 8 के बीच में रहेंगी। 0 से लेके 8 के बीच में। हम इंटरेस्टेड है एक्स पावर 10 बनाने में। कितना? एक्स पावर 10 का कोफिशिएंट हम चाहते हैं। ठीक, कोशिश करते हैं एक्स पावर 10 हम कैसे इसके अंदर बनाएंगे। R अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं, क्या हम यहाँ पर 10 बना पाएंगे? ये थोड़ा सोचते हैं इसके अंदर। एक्स पावर 10 का कोफिशिएंट हम इंटरेस्टेड है। जी, तो देखो x एक तो इसके अंदर लिखा हुआ है और एक इसके अंदर भी बनकर आएगा। तो ये जो 1 माइनस एक्स पावर p आपके पास ये लिखा गया है, इसका फिर से एक्सपेंशन होगा जिसको आप बना पाएंगे RCP एक्स पावर p माइनस 1 पावर p। ये डेटा आपके पास से बनेगा। तो अब हम चाहते हैं कि x की पावर 2r और ये है, तो यानी 2r प्लस p, 2r और ये p, इसका समेशन 10 आना चाहिए जैसा हम चाहते हैं x पावर 10 के हिसाब से। तो r और p के क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो हम यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, p को आप देख सकते हैं, p कैसा रहेगा? p हमेशा रहेगा 0 से लेके r के बीच में। जो भी आप r डिसाइड करेंगे p उसी के बीच में रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। सबसे पहले हम r को ही डिसाइड करते हैं। r अगर मैंने 0 लिया तो p की वैल्यू 10 आ जाएगी। पॉसिबल नहीं, r से छोटा होगा। कौन छोटा होगा? p। ठीक है, तो r की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं, सोचिए r की वैल्यू 5 हमने लिया तो वी आर गेटिंग 10 लेते हैं तो p का वैल्यू 0 आता है। कैसा होना चाहिए? p का वैल्यू r से छोटा। तो सबसे ग्रेटेस्ट हम r को ले लिए पहले। दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए, अगर मैंने इसको 4 लिया तो ये 8 आता है, यहाँ हमारे पास से 2 बन जाएगा। परमिसिबल है बिल्कुल, 0 से 4 के बीच में होना चाहिए था। और देखिए 3 अगर हम लेते हैं तो 6 बनेगा। यहाँ से आपके पास से p का वैल्यू कितना बनना चाहिए? देखिएगा, इससे छोटा होना चाहिए। 3 आपने लिया तो 6 बन गया है और यहाँ पर है आपके पास से 4 बनेगा। इज दिस परमिसिबल? नो, ये वाला केस पॉसिबल नहीं क्योंकि p की वैल्यू r से छोटी होनी चाहिए। चलिए अब कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट बनाइएगा, ये रहा कोफिशिएंट 8C5, r की वैल्यू 5 और यहाँ से आप देखिए p के हिसाब से तो 5, r की वैल्यू 5, 5C 0 माइनस 1 पावर 0। ठीक है, सेकेंड 8CR, ये 4 लिखा, 8C4, फिर आप आगे गए, r की वैल्यू 4 है, 4C2 यानी RCP और फिर माइनस 1 पावर p है, माइनस 1 का पावर 2 है। ये डेटा आपके पास है। आगे नंबर बनाते हैं। 8C5 का नंबर देखिएगा 876 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास है नंबर, फर्स्ट नंबर, प्लस इस वाले नंबर को भी देखिए 8765 अपॉन 24, इट इज 6। दोनों नंबर्स हमें बनाने हैं। वी आर हैविंग 56 यहाँ से आएगा, इस वाले को थोड़ा हम बना लेते हैं। 6 से कैंसिल होगा, 4 टाइम्स 4 से होगा 2, ये आपके पास से है 14, तो आपके पास ये 14 है। 420 आपके पास से नंबर बनेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 476 हमारे पास से नंबर बनता है। 476 बिल्कुल, दिस इज मैचिंग विद Q। आ गया? तो टर्म्स के अंदर टर्म्स लिखी गई थी तो हमने पहले इसको सेकेंड टर्म मान लिया। x पावर 2r आ रहा था, वहाँ एक और एक्सपेंशन बनेगा। बढ़िया सवाल है। उसका जनरल टर्म लिखा, r और CP के हिसाब से ध्यान रखा, p r से छोटा होगा। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ है, बाकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। गुड क्वेश्चन नंबर C। आगे की बात करते हैं। D, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 in D option we are asking for coefficient of x power 4 in expansion of this।
इसका जनरल टर्म आप बता दीजिए, ये बनेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं उस हिसाब से सोचिए। इजियर अप्रोच से बनाएंगे तो देखिएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x का पावर स्क्वायर है, इसको मैं 1 प्लस 3x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसका जनरल टर्म होता है 7CR 3x पावर r, दिस इज द नंबर, एंड r वेरी करेगा हमेशा 0 से लेके 7 के बीच में। अब जब ये सब मल्टीप्लाई होंगे तब आप देख पाएंगे 7CR है, 3 पावर r है, और x पावर r आपके पास बनेगा। 7CR है, 3 पावर r है, एक x भी लिखा गया है, r प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ 2 भी लिखा हुआ है, x पावर r प्लस 2 भी लिखा गया है। तो एक पावर है r प्लस 1, 2 पावर है r प्लस 2। अब किसका कोफिशिएंट हमें बनाना वो देख लीजिए, x पावर 4 मिल जाएगा इसके अंदर, लेकिन कब? जब r 4 बनेगा, इससे डिसाइड होगा। इससे भी मिलेगा, लेकिन r का वैल्यू 3 होना चाहिए क्योंकि r प्लस 1 है, ये r प्लस 2 है आपके पास है, यहाँ r का वैल्यू 2 होना चाहिए, 2 प्लस 2 इज 4, याद रखिएगा। 7C4 3 पावर 4 माइनस 2 टाइम्स 7C3 3 पावर 3 टाइम्स 7C2 3 पावर 2, ये नंबर आपके पास है। इस नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना है, देखना है कि क्या नंबर हमारे पास आना चाहिए। तो देखिएगा सीक्वेंशियली चलते हैं। 7C4 आपके पास से नंबर है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल है, नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, एंड दिस इज एन 81 नंबर। फिर है 7 है, 6 है, 5 है, 7C3, हाँ 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 आता है, वी आर हैविंग 27, 3 आता है 7 6 2, और यहाँ आता है 9, कैंसिल है, आप नंबर बनाइए, इट इज 7, इट इज 5, इट इज 40, ठीक है। यहाँ 6 कैंसिल है, यहाँ आपके पास 30 है, 35 है, 2 से मल्टीप्लाई 70 आता है, यहाँ 3 बनता है आपके पास से, वी आर हैविंग 3 यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास है 21 है, और ये है आपके पास है 27, 9 and 3 is 27। नंबर आप देखिएगा, दिस इज द नंबर, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आता है 4, ये नंबर है। 21 आपके पास लिखा है, तो आप पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 आपके पास 420 भी आपके पास से नंबर लिखा गया है। सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या नंबर्स बचेगा आपके पास। यहाँ से आता है 5, यहाँ 3 है आपके पास, यहाँ पे तो यहाँ बनेगा 4, यहाँ बनेगा 7, 27 है, 945, एंड दिस नंबर। देखो कैलकुलेशन तो है, मैथमेटिक्स रहते हुए अगर हम कैलकुलेशन से तौबा कर रहे हैं तो मतलब नहीं है। 5 6 7 आपके पास और नंबर बनता है। चलिए अब ऐड करते हैं, तो यहाँ से 2 है, ये 1 है, आगे आएगा 14 आता है, 15 बन जाएगा। सो 5112 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर है 5112। तो क्या मैपिंग हो गया, डी कनेक्ट हो रहा है पी से, ए कनेक्ट हुआ था आर से, ये कनेक्ट हुआ था एस से, और सी कनेक्ट हुआ है क्यू से। यही कनेक्शन था कि ए किससे मैप हुआ है, देख लीजिए आप। ए था आर से, बी है एस से, ए इज विद आर, बी इज विद एस, सी इज विद क्यू, एंड डी इज कनेक्टेड विद पी। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, बना लीजिए। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है।
दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास तक कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Let a and b the coefficient of x cube in 1 plus x 2x square plus 3x cube power 4 and 1 plus x 2x square plus 3x cube power plus 4x power 4 respectively a minus b पूछा है। कुछ क्वेश्चन ना स्मार्टली बनाए जाते हैं, जैसे इसको आप देखिए, ये जो टर्म है, यही टर्म पूरी की पूरी यहां लिखी गई है। इफ आई टेक दिस टर्म एज एन अल्फा, ये अल्फा प्लस 4x पावर 4 लिखा गया है, तो ये जो टर्म है हमारे पास ये बनेगा अल्फा प्लस 4x पावर 4 टाइम्स 4। जब आप इसको बाइनोमियल से एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास देखिए 4c4 होगा और अल्फा पावर 4 बन जाएगा, फिर अल्फा क्यूब बनेगा, यहां आपके पास 4c4 का पावर 1 बन जाएगा। ठीक, अगला आप लेकर जाएंगे, बनेगा 4c2, यहां बनेगा अल्फा 2 बनेगा, यहां रहेगा 4 अल्फा पावर 4 का स्क्वायर। देन गोइंग फॉरवर्ड 4c3 अल्फा। जब पूरा लिख ही लिया, 1 2 टर्म बचे हैं तो इनको भी लिख लेते हैं, इनको क्यों नाराज करना। हम किसको ढूंढ रहे हैं वो देखिएगा, हम क्यूब को ढूंढ रहे हैं, हम क्यूब के बारे में सोचना चाहते हैं। तो देखिए यहां ऑलरेडी x पावर 4 आ चुका है, क्यूब नहीं मिलेगा। यहां x पावर 8 आ चुका है, अगर आप नोटिस करें ये x पावर 8 है, ये x पावर 16 है, ये x पावर 12 है, तो ये पूरी बारात में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर x पावर हमें क्यूब चाहिए तो वो मिलेगा तो इसी के अंदर मिलेगा। और इस डेटा को आप देखिए, तो अगर हम इंटरेस्टेड हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर क्यूब इन 4c01 होता है और अल्फा पावर 4 आपको बनाना है। अल्फा जो उधार लिया है उसको वापस रख देते हैं, ये आपके पास से बनेगा। और x क्यूब का इसके अंदर जो कोफिशिएंट है, ये हम b की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, और ये बोला है कि a और b आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस। इसके अंदर अगर कोफिशिएंट ढूंढा जाए तो वो a आता है, तो ये तो सेम टर्म निकल के आ गया है, तो a माइनस बी का वैल्यू 0 आ जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे टर्म के अंदर अगर x पावर क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढा जाए तो बता रखा है कि दैट इज ऑल a, दैट इज a, ठीक है। और इस वाले एक्सपेंशन की बात थी जिसके लिए हम b को ढूंढ रहे थे, तो उसको हमने उसी के टर्म्स में बनाया। सिर्फ फर्स्ट टर्म्स के अंदर x क्यूब आ सकता है, अब आगे आने वाली किसी भी टर्म्स के अंदर x क्यूब नहीं बनने वाला है। हमने देखा सेकेंड टर्म में x पावर 4 है, तो क्यूब कैसे आएगा, इस पर कुछ भी पावर करोगे, पहले x पावर 4 लिखा हुआ है, अल्फा के अंदर नेगेटिव पावर्स तो है नहीं, तो यहाँ तो x पावर 4 या उसके आगे की पावर ही बनेगी। अगले वाले में पावर 8 से ज़्यादा बनेगा, पावर 12 से, पावर 16 से, इन सब के अंदर हमें x पावर क्यूब नहीं मिलने वाला। अगर मिलने का चांस है तो यही बनेगा, और अगर यहाँ बना तो फिर ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम बन जाते हैं,
तो फिर इनके कोफिशिएंट भी बराबर आएंगे, a माइनस बी का वैल्यू 0 क्रिएट होगा। दैट इज द आंसर। दोनों के कोफिशिएंट बराबर है, चाहे हम उस वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे, ये बात क्वेश्चन बनाने वाला भी जानता है, इसीलिए उसने डिफरेंस पूछा कि नहीं आप तो डिफरेंस बता दो क्या होगा, डिफरेंस विल बी 0। स्मार्ट क्वेश्चन। Let a is equal to 4 power 1 upon 401 minus 1. Bn is nc1 nc2a nc3a square ncn a power n minus 1। फिर एक डेटा हमसे पूछा गया है। देखो बाइनोमियल में जितना अपन को आइडिया है, अगर यहाँ 2 है, यहाँ अगर स्क्वायर आ जाता तो बात बन जाती, क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब आ जाता, n है तो n बन जाता। तो हम यहाँ पर दोनों साइड सबसे पहले a से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि हम इसको समझ पाए कि ये क्या एक्सपेंशन में ब्रेक किया जा सकता है। अब अगर आप इसको देखें तो ये 1 प्लस a पावर n का एक्सपेंशन है, इसमें बस एक टर्म मिसिंग है, दैट इज nc0 a पावर 0। थोड़ा इत्मीनान के साथ सोच के देखिए, क्या यही है? nc0 बनेगा इसमें, nc1a nc2a स्क्वायर nc3a क्यूब ncn an। 0 वाला टर्म मिसिंग था, वो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है ना कि a का वैल्यू पता है, तो ये देखिए आप a प्लस 1 लिखा जा सकता है 4 पावर 1 अपॉन 401। तो ये आपके पास है डेटा बन जाएगा, 4 बन गया है तो n अपॉन 401 माइनस दिस इज 1, ये नंबर आपके पास आया और ये bn है। दिस इज द नंबर ऑफ bn। ए अपॉन में आएगा। चाहते क्या है हम उसको देखिए, वो रहा नंबर। वी आर इंटरेस्टेड कि यहाँ पर हम B2006 माइनस B2005 की बात यहाँ पर करें, ऐसा हम नंबर यहाँ पर जनरेट करें। तो अगर ये Bn है तो अगर हम Bn प्लस 1 बना लें तो वो क्या बन जाएगा, n की जगह n प्लस 1 आ जाएगा, ये नंबर है। अगर ये bn है तो हम n की जगह n प्लस 1 रख लेते हैं। हमें दोनों का डिफरेंस लेना है तो हम भी दोनों का डिफरेंस लेने निकल पड़ते हैं। अपॉन में तो a रहना ही रहना है, 4 पावर n प्लस 1 अपॉन 401 माइनस 1 नेगेटिव माइनस 1 अपने पास दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, ठीक। और यहाँ है 4 पावर n अपॉन 401। बेस सेम हो तो पावर्स को अलग अलग किया जा सकता है और a का जो वैल्यू है वो भी वापस ला के रखा जाए, ये रख दिया। तो बेस सेम है, पावर्स अलग अलग कर दिया, n अपॉन 401 एंड 4 पावर 1 अपॉन 401। यहां दोनों जगह से अगर हम देखें तो हमारे पास 4 पावर n अपॉन 401 ये डेटा कॉमन आता है, ये आया और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैंसिल होने के पास हमारे पास तो डेटा बनता है, दिस इज द नंबर। तो इस डेटा का नंबर वो आता है। हम इंटरेस्टेड हैं किस डेटा के अंदर, वो आप देखिए, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। आप देखिए यहां n प्लस 1 है तो हमें n का वैल्यू क्या रखना होगा, 2005 और एक्सप्रेशन बनेगा ये वाला नंबर, डिवाइड होने वाला है 512, यहाँ है 4, ऊपर n का वैल्यू 2005 डिवाइडेड है 401, ये बना कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो n इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमने कंप्यूट किया है, n को रखना है, वो निकालना डेटा, तो 2005 रखेंगे, ये इसका वैल्यू है। क्या ये इसको कैंसिल करता है, ये हमें देखना होगा। जी बिल्कुल, ये इसको 5 बार कैंसिल कर देता है, 4 पावर 5। 4 पावर 5 इज 2 पावर 10 और ये आता है 512, जो बनेगा 1024512। द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 2। हमारे पास इसका फाइनल आंसर 2 निकल के आएगा। स्मार्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। एक्सट्रापोलेट किया, फिर रिकर्शन से डिफरेंस निकाला, एक बार एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास bn प्लस 1, bn पता था और फिर दोनों का डिफरेंस लेके सिंप्लीफाई कर दिया।
अच्छा सवाल है, एग्जाम में बनाने के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी और प्रैक्टिस ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो 2 इज द फाइनल आंसर। Let p equal to 2 plus root 3 whole power 5 and f is p minus greatest integer p। वह ग्रेटेस्ट इंटीजर p लिखा हुआ, फिर एक डेटा हमें कंप्यूट यहाँ पर करना है। ये हमारे पास p है, इस डेटा को आप देखिए तो p को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर p प्लस f। तो ये p अपने पास आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर p प्लस f इज 2 प्लस रूट 3 की पावर 5 अपने पास है, जिसको ओपन करेंगे तो 5c 0 है, 2 पावर 5 है, देन 5c 1 है, 2 पावर 4 है, रूट 3 आ जाएगा अपने पास। फिर इस तरीके से सीरीज बनेगी, 5c2 रहेगा, 2 क्यूब रहेगा, यहाँ से रूट 3 का स्क्वायर रहेगा, 5c3 2 स्क्वायर, रूट 3 का क्यूब आपके पास रहता है, इट इज़ 5c4 रूट 3 का पावर 4 है, एंड इट इज़ 5c5 रूट 3 की पावर 5 है। पूरा एक्सपेंशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। वहीं अब हम एक इसकी कॉन्जुगेट जो इररेशनल कॉन्जुगेट है उसको लेकर आते हैं। तो ये 2 है आपके पास, तो ये 1.732 के आसपास वैल्यूज हैं। तो अगर आप ये डेटा देखें, यहाँ 8 आता है, यहाँ 9 है, तो फिर 6 बनेगा, 0.268 आपके पास से रहता है। नंबर्स 0 से 1 के बीच में है, जितनी ज़्यादा हायर पावर्स हम करते जाएंगे ये फिर भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, p डैश जो बनेगा p डैश का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस f डैश 2 माइनस रूट 3 की पावर f 5 है। सेम सिमिलर तरीके से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। ये रूट 3 आपके पास से आता है, ये 5c2 है, 2 पावर क्यूब आता है, यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर है, 5c3 है, 2 का स्क्वायर है, रूट 3 का पावर क्यूब है, 5c4 है, 2 है, रूट 3 पावर 4 है, माइनस 5c5 है, रूट 3 की पावर 5 है। अब इसको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है, हेड या टेल से डिसाइड नहीं होगा, इस बात से डिसाइड होगा कि इर्रेशनलिटी कैसे हट रही है। इर्रेशनल टर्म यहाँ पर रूट 3 है, तो रूट 3 देखिए प्लस पर है, यहाँ माइनस पर है। स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, पर क्यूब करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ माइनस है, ऐड करेंगे तो इर्रेशनलिटी खत्म हो जाएगी। सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस टर्म, ऐड करेंगे। उसके पहले एक बात, जब हमें पता है कि 0.268 है, इंटीजर पावर 5 आप करने जाओगे तो इसका इंटीजर पार्ट आपके पास है 0 रहेगा, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर f प्लस एफ डैश, दिस इज 2 टाइम्स, आप देखेंगे ये कैंसिल, ये क्यूब वाला भी कैंसिल, पावर 5 वाला भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास डेटा बनता है 5c0 2 पावर 5, then we are having 5c2 2 पावर क्यूब और रूट 3 का स्क्वायर, वी आर हैविंग 5c4 2 टाइम्स रूट 3 का पावर 4 है। ये डेटा हम बना देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये f है, और यहाँ पर है f डैश, ये 2 आता है, 2 पावर 5 इज 32, ये 10 बनेगा आपके पास, यहाँ से 8 आता है, इट इज़ 80, और ये बनता है 3। यहाँ 5 है, 5 और 2 इज 10, रूट 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 का स्क्वायर आता है जो 9 बनेगा, वी आर हैविंग 90। यहाँ से f बनता है, ये f डैश बनता है, ये यहाँ से 340 आता है, 240 आपके पास से बन गया 330 तो 362 आपके पास से बनेगा। इसको अगर हम थोड़ा बना के देखें, वी आर हैविंग 4, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, और ये है 724 आपके पास से नंबर बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एफ डैश इज 724, ये नंबर हमारे पास आया। अब ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो इसका बारे में भी हमें पता चल गया कि इसका भी इंटीजर होना ज़रूरी है। जैसे हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 है, एफ डैश भी 0 से 1 है, दोनों को अगर हम ऐड करें तो f प्लस एफ डैश इनइक्वलिटी के सिंबल सेम है, तो आपके पास इंटीजर वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1 आती है। यहाँ से डेटा आप देखिएगा, p का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये पूरा डेटा आपके पास से 1 आता है, 724।
वी आर हैविंग 723 डेटा आपके पास है। तो हमारे पास ये डेटा बन गया और हमने क्या देखा, f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1 है। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि f को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस एफ डैश। ठीक, ये जो डेटा हमसे पूछा जा रहा है उस बारे में हम बात करते हैं कि ये डेटा क्या है। ये है एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ। एफ को हम 1 माइनस एफ डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक और बात है, एफ डैश को क्या लिखा जा सकता है, ये भी 1 माइनस एफ है। एफ डैश भी 1 माइनस एफ और एफ भी 1 माइनस एफ डैश है। तो नीचे वाला जो डेटा है उसको हम एफ डैश के टर्म्स में लिख लिया। ये सिंबल अपने पास से बना। सो लेट्स सी क्या डेटा बनता है अपने पास, 1 अपॉन एफ डैश माइनस 2 प्लस एफ डैश। स्क्वायर है, कैंसिल होगा, ये डेटा बनेगा आपके पास। ठीक है, अब एक बात नोटिस कीजिएगा, जो एफ डैश हमने लिखा है एफ डैश, उसका नंबर ये है। वैल्यूज को थोड़ा देखिएगा, दिस इज द डेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर p प्लस एफ ये है, और वहीं पर एफ डैश आपके पास है, ये सिंबल लिखा गया है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई बनाने की सोचें, इस बारे में सोचते हैं कि भाई क्या सिंबल इसको बनाना चाहिए, तो देखिएगा अगर मैं p इंटू एफ डैश बनाने लगूं तो देखिए p की वैल्यू ये पूरा नंबर है, जो नंबर है आपके पास 2 प्लस रूट 3 पावर 5, और वहीं पर एफ डैश आपके पास ये सिंबलाइज करता है, यहाँ है p, यहाँ है एफ डैश, a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, और वी आर गेटिंग दिस एज 1। तो हमने क्या देखा, 1 अपॉन एफ डैश अगर कहीं लिखा है तो हम उसकी जगह पर p लिख सकते हैं। 1 अपॉन एफ डैश हमें यहाँ दिख रहा है, तो आप इसको सिंबलाइज कीजिए आगे जाकर। ये नंबर बनता है आपके पास से, दिस इज p प्लस एफ डैश माइनस 2, ये नंबर आपके पास हो रहा है। तो 1 बाय एफ डैश इज p, ये नंबर आ गया आपके पास से, वो एफ डैश है और ये माइनस 2 है। एफ डैश का डेटा और p प्लस डेटा, इस डेटा को अब आप देखिए, ये क्या है, दिस इज p, दिस इज p, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस p, दिस इज p। तो p प्लस एफ डैश हमने डेटा निकाल दिया है, p प्लस एफ डैश ये नंबर आया आपके पास है 724। सो वी नो दिस नंबर इज 724, दिस इज 724, ये नंबर हम निकाल चुके हैं। दिस इज p प्लस एफ डैश एंड दिस नंबर इज 724। तो 724 माइनस 2 आपको बोला है, दिस इज 722। हमें जो पूछा है वो देख लीजिए, उसमें से 120 हमें माइनस कर 720 हमें माइनस करना है। इसमें से अगर 720 माइनस हो गया इस पूरे डेटा में से, तो ये डेटा हमारे पास अचीव करेगा 2 पर, क्योंकि ये नंबर आता है 722। तो फाइनल आंसर अगर हम मार्क करना चाहें यहाँ पर, तो फाइनल आंसर हमारे पास से 2 आने वाला है। इस स्मार्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन जो आपको बनाना है, इसको सॉल्व करना तो रूटीन है। इस नंबर को लेकर आना, सिंप्लीफाई करना, मैनिपुलेट करना, कैसे नंबर तक पहुँचेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आके फंस जाते हैं। एडिशन तक काफ़ी लोग पहुँच जाते हैं, इसका नंबर भी निकाल लेते हैं, यहाँ आके मैनिपुलेशन में उलझ जाते हैं। बट बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। If 7 plus 4 root 3 power n is p plus beta, n and p are positive integers and beta is a proper fraction, okay, ये 0 से 1 के बीच में है। फिर आपसे कुछ डेटा पूछा जा रहा है, यहाँ पर इसके बारे में हमें पता है, तो हम इसकी इररेशनल कॉन्जुगेट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। 7 है, 4 है, 1.732 है इसका नंबर है, ये 8 आता है, यहाँ 12 है, 1 आएगा, 9 है, ये 6.9 बन जाएगा, एंड दिस नंबर इज 0.072। 0.072 अपने पास से इस नंबर का डेटा बनता है। तो एक बार अगर हम 7 प्लस 4 रूट 3 पावर n करें, और एक बार अगर हमने ये वाला नंबर बनाया, तो क्या बात बनती है। ये तो p प्लस बीटा हमें दिया है, ऐसे ही हर नंबर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, हर नंबर का एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। बिकॉज 7 माइनस 4 रूट 3 की वैल्यू 0.072 है। पॉजिटिव इंटीजर्स पावर्स आप किसी कितने भी करोगे, 1 से नंबर जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है,
आप उसे कितनी ही पॉजिटिव पावर्स कर लीजिए तब भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है। जैसे 0.5 है, आप स्क्वायर कीजिए 0.25, 0.5 का क्यूब कीजिए आप 0.125, कम भी होता चला जाता है पर रहेगा 0 से 1 के बीच में ही। इसका मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट 0 रहेगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 0 रहेगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। तो यहाँ से देखिएगा बाइनोमियल से ये बनेगा 7nc0 7 पावर n प्लस nc1 7 पावर n माइनस 1, वी आर हैविंग 4√3। साथ ही साथ हम सेकंड वाले को भी ओपन कर लेते हैं। 7 पावर n माइनस 1, ये यहाँ से माइनस 4√3 बनता है। nc2 7 पावर n माइनस 2 माइनस 4√3 स्क्वायर, nc2 7 पावर n माइनस 2 4√3 का स्क्वायर है। nc3 7 पावर n माइनस 3 4√3 का क्यूब है। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। nc3 7 पावर n माइनस 3 4√3 का भी क्यूब आपके पास है एंड दिस गोज ऑन। अब आप बताइए, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है? यहाँ जो दोनों डेटा लिखे हुए हैं आप इनको अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ वाले देखिए स्क्वायर वाले हैं तो √3 में इंटीजर बदल जाएगा, क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर। सो डिसाइड हो गया ऐड करना चाहिए ताकि इररेशनलिटी रिमूव हो जाए। 1 प्लस बीटा डैश इज 2 टाइम्स nc0 7 पावर n। The next number is nc2 7 power n minus 2 and we are having 4√3 का स्क्वायर। आगे जो भी नंबर्स आपके पास बनेंगे ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, पावर 4 वाला आएगा तो √3 का स्क्वायर 3, √3 पावर 4 9 है ना, तो सब इंटीजर आपके पास आने वाले हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें दिस इज p प्लस बीटा डैश 2 टाइम्स दिस इज एन इंटीजर जो आपके पास यहाँ से बन रहा है। इंटीजर का डबल आप कर रहे हैं तो ये आपके पास है इवन इंटीजर बनता है। ये भी एक इंटीजर है। यहाँ से डेटा आपके पास बीटा प्लस बीटा डैश की वैल्यू 1 आती है। दिस नंबर इज बीटा प्लस बीटा डैश इज 1। चाहते क्या है वो देख लीजिए। n पॉजिटिव इंटीजर, p पॉजिटिव इंटीजर, बीटा इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस नंबर वी आर लुकिंग फॉर 1 माइनस बीटा। जब ये 1 अपने पास आ गया है तो आप देखिए बीटा डैश क्या है 1 माइनस बीटा। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है वो आप देखिए 1 माइनस बीटा, इट इज p प्लस बीटा माइनस 1। 1 माइनस बीटा p प्लस बीटा माइनस 1 आपके पास लिखा हुआ है। ये नंबर आपके पास है बीटा डैश है और ये आपके पास है p प्लस बीटा माइनस 1। बीटा डैश ढूंढिए आप, कहाँ है बीटा डैश? दिस इज द बीटा डैश। इस नंबर को लिखेंगे हम 7 माइनस 4√3 पावर n, p प्लस f आपके पास से आएगा 7 प्लस 4√3 पावर n माइनस 1। ये नंबर बनाया। a प्लस बी, a माइनस बी नंबर आप बना के देखिए। 7 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर आपके पास से आता है, इट इज एन 49। 16 और 3 आपके पास से 48 आता है, इट इज 1 पावर n इज 1। 0 हमारे पास से इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। 0 इज द फाइनल आंसर। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास से 0 कंप्यूट है। कैसा क्वेश्चन लगा? डुएबल है, बना सकते हैं। जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर 7 प्लस 4√3 पावर n 7 माइनस 4√3 पावर n, पूरा इसको हमने कंप्लीट यहाँ तक बना दिया। The coefficient of 3 consecutive terms of 1 plus x power n plus 5 are in the ratio 5:10:14 और फिर हमें यहाँ पर n का डेटा कंप्यूट करना है। इसकी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इसका जनरल टर्म निकालने लगे तो वो बनेगा n प्लस 5cr x टू द पावर r। अब बात हो रही है कोफिशिएंट की और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। कैसी टर्म्स है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो एक मान लिया tr है, एक tr प्लस 1 मान लिया, एक tr प्लस 2 है और एक tr प्लस 3 है। हो गए कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉफिशिएंट क्या क्या बन रहे हैं उनको नोटिस कीजिए। ये कॉफिशिएंट बनेगा, इस वाले में क्या कॉफिशिएंट बनेगा आप मुझे बता दो। ये बना n प्लस 5cr,
अगले वाले में क्या कोफिशिएंट बनेगा, n+5c r+1, और अगले वाले में कोफिशिएंट बनेगा n+5c r+2 इस वाले में। और ये रेशियो हमें दिया है 5:10:14। तो देखिए पहले वाले दोनों पे काम कर लेते हैं, n+5c r/n+5c r+1, ये बनेगा n+5 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n+5 माइनस r का फैक्टोरियल, n+5 का फैक्टोरियल, और ये ऊपर आ जाएंगे सब r+1 का फैक्टोरियल, n+5 माइनस r-1 फैक्टोरियल, एंड दिस इज गिवन एज 5/10 जो हाफ आता है। ये कैंसिल हो गया है। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकें वो कर दीजिए। अपने पास लिखा गया है r+1, इसको लिख सकते हैं हम r+1 इंटू r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल कैंसिल, r+1 इसमें और इसमें देख लीजिए, ये लिखा गया है आपके पास से n+4 r फैक्टोरियल, इससे एक कम है, यहाँ वाला बना देंगे n+5 माइनस r, इससे रिड्यूस हो जाएगा ये। अगर इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n+5 माइनस r इंटू n+4 माइनस r फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे फिर आपके पास। ये कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे आपके पास 12 फैक्टोरियल है तो आप 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, सिंपल, समझ के चलिए। तो यहाँ जो डेटा लिखा है ये नंबर रहेगा, इससे एक कम हो जाएगा तो ये बना, और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। इनका बैलेंस हो गया, r+1 तो क्लियर दिख रहा है, r फैक्टोरियल कैंसिल तो r+1 बनेगा, सामने है हाफ, तो n और r का अपने पास फर्स्ट रिलेशन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2r+2 इज n+5 माइनस r, यहाँ से 2r+2 है, n+5 माइनस r लिखा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेट्स फिगर आउट क्या डेटा बनता है n के टर्म्स में। n इज इक्वल टू, आप ये r इधर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा 3r, 5 यहाँ से जाएगा, इट इज -3, तो n की वैल्यू आपके पास है 3r - 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाले दोनों का रेशियो लेते हैं, n+5c r+1, n+5c r+2, ये नंबर है, फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, n+5 का फैक्टोरियल r+1 का फैक्टोरियल, ठीक, और दोनों का डिफरेंस आप बना दीजिएगा। ये डेटा हमने बनाया, यहां पर भी n+5 का फैक्टोरियल r+2 का फैक्टोरियल, ये आपके पास से बनेगा, और ये 10/14 आपके पास से आता है, जो 5/7 आपके पास से बनेगा। देखो जो जो टर्म्स कैंसिल है उनको कैंसिल कर दीजिए, इससे एक नंबर ये ज्यादा है और इससे एक नंबर ये ज्यादा है, तो अब थोड़ा सा एक्सपर्ट भी हमें बन जाना है। जैसे 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, r+1 का अगला नंबर r+2 है, तो यहां से r+2 इंटू r+1 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, एक ज्यादा मतलब ये नंबर और एक रिड्यूस कर दिया, वो इसको कैंसिल कर देगा। ऐसे ही इन दोनों में बड़ा कौन है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, एक नंबर कम करेंगे वो इसको कैंसिल कर देगा। तो ये जो टर्म आपको यहां दिख रही है ये मैं बता सकता हूं, ऊपर आपके पास से r+2 बनेगा और यहां आपके पास रहेगा n+4 माइनस r, इसको आगे लिखा, एक कम कर दिया, इसको कैंसिल किया, 7r+14 इज इक्वल टू 5n+20 माइनस 5r, 12r आपके पास आता है, 5n+6 बनेगा, ये नंबर बना, n की जगह आप रख दीजिए। एक काम करते ना, हमें निकालना n ही है तो फिर हम r की जगह रख देते। सो यहाँ पर 4 है, यहाँ मेरे पास लिखा है 3r, 5n+6, 3r का डेटा आप लिख सकते हैं n+3, इट इज 5n+6 एंड द डेटा वी आर हैविंग 4n है, 5n है, n आएगा, 12 - 6 is 6, so the value of n we are getting as 6, फाइनली n का वैल्यू अपने पास 6 आ जाता है। सो अंडरस्टूड।
तो वी आर इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ एन। ये बहुत बार जेई मेन के अंदर पूछा है, एक बार जेई एडवांस में पूछा गया है, हर शिफ्ट में इसको पूछा ही जाता है कंसेक्यूटिव टर्म्स, और उसके बाद रेशो दे दिया। तो सिमिलरली हमने भी कॉन्जिक्यूटिव TR+1, TR+2, TR+3 कंसीडर किया। कॉफिशिएंट की बात थी, कॉफिशिएंट में ये रिजल्ट बना के रेशो ले लेके पूरा क्वेश्चन फैक्टोरियल का है। फैक्टोरियल पे आपकी जितनी पकड़ है उतना अच्छे से आप इस सवाल को बनाते चले जाएंगे। अंडरस्टूड? जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। ये प्लस है, आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Index n of binomial x by 5 plus 2 by 5 power n if ninth term of this expansion has uniquely numerically greatest coefficient हमसे पूछा गया है, ठीक है। हमसे इंडेक्स n हमें निकालना पूछा है। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका होता है इसको निकालने का, n+1 1 अपॉन फर्स्ट अपॉन सेकेंड, कुछ नहीं करना होता। अगर ये एक इंटीजर आता, सपोज करो 5 आता है इस डेटा का वैल्यू, तो फिर T5 और T6 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 4.9 आता तो फिर 5th नंबर वाला जो टर्म है वो होगा। 4.9 की जगह अगर 4.1 भी होगा तो भी T5 ही बनेगा। यहां हमसे दिया गया है कि 9th टर्म है, मतलब ये जो m आपके पास आने वाला है ये 8.1 रहा होगा या 8.2 रहेगा या फिर 8.99 रहा होगा, तभी टर्म नंबर 9 बोला गया है। इस डेटा को अगर हम यहां पर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है n+1 1 प्लस फर्स्ट बाय सेकेंड, और अगर ये कॉफिशिएंट है तो फिर x की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो वी कैन पिक विद द वेरिएबल एज 1, जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट होंगे सबको। तो ये n+1 आपके पास है, 1 प्लस 5 से 5 कैंसिल है, 1/2 अपने पास डेटा है, यहाँ 2 आ जाएगा, इट इज n+1 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस वैल्यू ऑफ m, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि टर्म नंबर 9 हमारे पास है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट है, तो इस m की वैल्यू आपके पास है 8 और 9 के बीच में होनी चाहिए। तो ये 2 टाइम्स n+1 by 3 है। बस ये सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आपका इंतजार कर रहा है। वी आर हैविंग दिस इज 24, 2 टाइम्स n+1, दिस इज 27, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 है, ये 13.5 है, दिस इज कमिंग एज 11, यहाँ से 12.5 है। आप बताइए n क्या होगा? n इज अ नेचुरल नंबर, 11 से लेके 12.5 तक अगर है तो इज जस्ट वन नंबर, इट इज 12।
बहुत सिंपल, बस इस m का डेटा निकालो। इसको कई लेंदी तरीके से भी करते हैं कि हम T8 निकाल रहे हैं, T9 निकाल रहे हैं और T10 निकाल के कंपैरिजन कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस ये डेटा निकालो, इट्स वेरी सिंपल, सारे सवाल हो जाते हैं इसके। अंडरस्टूड? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 इन दिस पॉलिनोमियल हमें निकालना है, क्या बात बनेगा। थोड़ा देख लीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 50 स्क्वायर, तो टोटल टर्म्स कितनी लिखी हुई है पहले तो वो हम देख लेते हैं। यस, दे आर 50 टर्म्स। तो जब ये प्रोडक्ट बनेगा ना, तब आपके पास से x पावर 50 बनेगा सबसे पहले, फिर रहेगा x पावर 49, और ये जितने भी रूट्स आपके पास लिखे गए हैं C0 बाय C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 बाय C1, देन इट इज 3 स्क्वायर C3 बाय C2, और ये पूरा चलता चला जाएगा आपके पास से। 50 का स्क्वायर है C50 बाय C49, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। हमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 49 चाहिए। सो नाउ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 इज नेगेटिव आपके पास है। इस पूरी टर्म को अगर मैं समेशन से लिखना चाहूं तो देखिएगा, 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर आप अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ अगर r है तो यहाँ r स्क्वायर रहेगा, और यहाँ r माइनस 1 है, 3 है तो 3 स्क्वायर, 50 है तो 50 स्क्वायर, और ये 49 आपके पास है। यहाँ पर अब आप समेशन बताइए कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेके कब तक, 50 तक। ये डेटा अपने पास लिखा गया है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अब हमें इस सीरीज को लेकर आना है। ध्यान रखिए, जो CR लिखा गया है उसके बारे में समझाएं, इट इज 50 CR। तो इस रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। सिग्मा R है 1 से लेके 50 तक, दिस इज एन R स्क्वायर 50 CR अपॉन 50 CR माइनस 1। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। ये आपके पास से 50 फैक्टोरियल है, R फैक्टोरियल है, 50 माइनस R फैक्टोरियल है, ये फिर से 50 फैक्टोरियल है, R माइनस 1 है, डिफरेंस लेंगे 51 माइनस R का फैक्टोरियल है। ये डेटा हमने यहां पर बना दिया। आगे बताइएगा, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल है, ये ऊपर आ जाएगा, ये डेटा आपके पास है, R फैक्टोरियल है, 50 माइनस R का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें और इसमें, अगर आप देखें इसमें डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर लिखा गया है R फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं R इंटू R माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये वाला नंबर हम बना सकते हैं 51 माइनस R आपके पास है, इसको 50 माइनस R फैक्टोरियल बना सकते हैं। R माइनस 1 से R माइनस 1 वाला टर्म कैंसिल है, 50 माइनस R से ये वाला कैंसिल है, 51 माइनस R आपके पास आएगा, और यहाँ पे आपके पास से R बन जाएगा। दिस इज व्हाट द डेटा वी आर गेटिंग। ये पूरा सिंप्लीफाई होके ये बना है। अभी ये R स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, अभी हमने बस जो ब्रैकेट में लिखा है उसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो आइएगा माइनस सिग्मा R की वैल्यू 1 से 50, एंड दिस इज रिटन एज R स्क्वायर। इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू अभी हमें पता चला है, दिस इज दिस। तो ये R स्क्वायर आपके पास है, इट इज 51 माइनस R अपॉन R, ये नंबर आपके पास है। एक R से R चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा है 1 से लेके 50, तो आप देखेंगे कि एक R बचेगा, और इस माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, R माइनस 51। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। एक R कैंसिल और दूसरा ये बन गया है। यहाँ देखिए R स्क्वायर है, यहाँ R लिखा हुआ है आपके पास से, सिग्मा है, R की वैल्यू 1 से 50 है, ये डेटा बनता है R स्क्वायर, यहाँ आपके पास है 51R, दिस इज R स्क्वायर, और ये है 51R, ये डेटा आपके पास। अब बताइए इसके बारे में। ये तो R स्क्वायर का समेशन आपको निकालना है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6। ऐसा तब होगा जब n की वैल्यू 50 होगी, माइनस यहाँ 51 है, यहाँ भी देखिए n इंटू n प्लस 1 बाय 2 आपके पास से बनेगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब n की वैल्यू 50 होगी।
यहाँ बना के देखिए फर्स्ट वाले को, इट इज़ 50, इट इज़ 51, 50 आ गया 100, इट इज़ 101/6 माइनस डेटा बनाइए 51/2, 50 आप रखिए एंड इट इज़ 51। ये डेटा आपके पास है, लिख लिया। जितना कॉमन निकल सकता है कॉमन बना दो, जो सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ 6 है तो ये 17 आपके पास से बनेगा, और यहाँ 2 है तो ये बनेगा 25, यहाँ 2 है तो ये आपके पास है 25। जितना बन सकता है उतना कॉमन निकाल दो। 25 हमारे पास कॉमन है, ठीक है। 17 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 101 लिखा गया है, तो देखिएगा 25 बाहर आ गया है, 51 अपने पास है, उसमें से 17 कॉमन ले सकते हैं, 3 बचेगा। इट इज 3 × 51, दिस इज द नंबर। अब इसको अप्रोच करके बना देखते हैं क्या नंबर अपने पास बनना चाहिए। हम पहुंच गए नंबर के आसपास। सो लेट्स डिकोड द नंबर, क्या अपने पास आना चाहिए, वही हमारा आंसर है। 17 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 17 5 = 85, 85 का आपके पास से 5 आएगा पहले, 8 आपका बोरो करेंगे भी आगे, 8 आएगा। 17 का डबल करेंगे 34, 34 8 से मल्टीप्लाई, 8 ऐड होगा 34 के अंदर, 42 बन जाएगा। तो वी आर हैविंग 425, ये आ गया आपके पास। यहाँ नंबर बनाइए, इट इज कमिंग एज 3, और ये 153 आपके पास से आता है। 153, 101 अगर जाता है, 52 आपके पास बनेगा विद नेगेटिव साइन, माइनस साइन, 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 2 टाइम्स। वी आर गोइंग टू हैव एज एन 850 प्लस 50 आपके पास है, 5 से आपको और बनाना है नंबर, वी आर हैविंग 0, 5 यहाँ से बनाएंगे 25 जो आता है 2, और आप बना दीजिए 10, 12, 1, 20 है आपके पास से, 21 बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इसको और सम करके देखिए एक बार, माइनस साइन अपने पास लिखा हुआ है, 250 है यहाँ पर और 850 आपके पास और है, तो 50 50 लास्ट वाले डबल 0 बनेंगे, एंड 8 और आगे जाएगा 10, 10 एक आगे आया 1, और फिर वो 1 आगे जाएगा 2। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। -22100 is the final answer. -22100 is the final answer. The coefficient of x power 49. Let me summarize once more. जब सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सबसे पहले ये देखना होगा कि कितने पावर का है, तो x पावर 50 है माइनस x पावर 49 में सम ऑफ द रूट्स आपके पास सारे आ जाएंगे, ठीक है, विद माइनस साइन। इसको सिंबलाइज करके देखा कि ये किस चीज का सिग्मा लिखा हुआ है, इट इज r² CR -1। इस नंबर को देखा और इसके पास फैक्टोरियल में इसको चेंज किया। CR की वैल्यू 50 CR है, 50 CR अपॉन 50 R -1। फैक्टोरियल में सबको चेंज कर दिया, एंड दिस नंबर इज कमिंग एज 51 - R अपॉन R। फिर इसके बाद ये प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, डेटा यहाँ पर रखा और आंसर आया -22100। तो बाइनोमियल के साथ प्रोग्रेशन चैप्टर डेफिनेटली मिक्स होता है। आगे जाकर कई बार देखेंगे कि बाइनोमियल की मिक्सिंग कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बहुत अच्छे से होती है, ठीक है, बना लीजिए। Coefficient of x to the power 7 in expansion of 1 - x - x² plus x power cube, इसके अंदर हमें चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - x लिखा हुआ है, x² कॉमन लेंगे तो ये फिर से 1 - x बन जाएगा, और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों जगह से 1 - x तो कॉमन है, ठीक है, ये टर्म आपको दिख रहा है ना, और यहाँ बनेगा एक 1 - x² पावर 6। 1 - x² को भी हम लिख सकते हैं, एक तो 1 - x लिख सकते हैं और एक 1 + x लिखा जा सकता है। 1 - x 1 - x आपके पास से ये बन गया 1 - x का होल स्क्वायर, ये है 1 + x, पावर आपके पास है 6। तो ये टर्म आपके पास से क्या बन जाएगी, आप बताइए। ये लिखा जा सकता है 1 - x, 2 और 6 आपके पास से 12 आता है, 1 + x की पावर 6 बन जाएगा। This can be written as 1 - x की पावर 12, 1 + x की पावर 6। पूरे को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब इसके अंदर हमें ढूंढ के बताना है कि x पावर
7 कैसे बनेगा। तो पूरे एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखा, 1 माइनस एक्स की पावर 12 है, 1 माइनस एक्स की पावर 6 है। पहला वाला जो एक्सपेंशन है उसको हम लिखेंगे तो बनेगा 12CR माइनस एक्स की पावर R, 0 से लेके 12। सेकेंड वाला आप बनाएंगे तो ये आपके पास से समेशन आएगा, P की वैल्यू 0 से 6 रहेगा और ये डेटा बनेगा 6CP x टू द पावर P। ये नंबर आपके पास से बन गया। दोनों बने आपके पास से, दोनों को थोड़ा और आप चाहो सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो दोनों होंगे ही होंगे। यहाँ है, ये है 12CR माइनस 1 पावर R x पावर R, सिग्मा है, P की वैल्यू है 0 से लेके 6, 6CP है और यहाँ से x पावर P भी आपके पास आता है। अब दोनों को फिगर आउट कर लो क्या है, x पावर R x पावर P, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 7 चाहिए, यानी हमें R प्लस P का वैल्यू 7 चाहिए। जहाँ पर R की वैल्यू 0 से 12 के बीच में है, वहीं हमारे पास P का वैल्यू 0 से 6 के बीच में है। अंडरस्टूड? बात बनानी है कि कोफिशिएंट क्या बनेगा। R प्लस P की वैल्यू 7 है, 0 से 12 है और ये 0 से 6 है। तो एक एक करके सारे केसेस बनाने होंगे कि कैसे हम 7 ला सकते हैं, ठीक है, और क्या कोफिशिएंट अपने पास से बनेगा। R को अगर हमने 0 ले लिया तो P की वैल्यू 7 ली जा सकती है क्या, सोच के देखिए, नहीं ले सकते, 6 ही अवेलेबल है, तो इसको 0 नहीं लिया जा सकता, तो इस वाले केस को हटा दिया। तो फिर इसको क्या 1 ले सकते हैं। इफ इट इज 1 देन P की वैल्यू 6 होगी, क्या परमिसिबल है, यस। R को अगर 2 लेते हैं तो P को फिर हमें 5 लेना होगा, इसको अगर हमने 3 लिया तो हम इसको 4 ले सकते हैं, इसको 4 लेंगे तो फिर इसको 3 ले सकते हैं। क्या पॉसिबल है बनाना, ये बात हम सोच के यहाँ पर देखें, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। इसको और भी किसी और तरीके से भी क्लब किया जा सकता है, जैसा दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर P है, इसी पे पावर 6 कर देते, 2 एक्सपेंशन आते, वहाँ से भी आप इसको बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हम पहुँच गए तो देखिए कोफिशिएंट देखिए इनके आराम से क्या क्या बन सकते हैं। R की वैल्यू के हिसाब से बनेगा 12C1 माइनस 1 बनेगा, पावर 1 है, और यहाँ है 6C6, ये कोफिशिएंट है P के हिसाब से। सेकेंड नंबर 12C2 माइनस 1 की पावर 2 है आपके पास से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर है 6C5, इस नंबर को कंप्यूट कीजिए। देन 12C3 एक माइनस 1 का क्यूब रहेगा, 6C4 आपके पास बनेगा। 12C4 माइनस 1 आपके पास यहाँ से रखोगे तो 4 बनेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 6C3 आपके पास से नंबर है। चलिए बना लेते हैं नंबर। -12 आपके पास है, 6 इंटू 11 है तो 66 आपके पास बनेगा, इंटू 6 बनेगा, ये नंबर आपके पास और है। इधर आप देखिएगा 12C3, ये जितने कॉम्बिनेशन हम बनाते हुए चल सकते हैं, बनाते हुए यहाँ पर हम चलेंगे। 12C3 आप देखिएगा तो आपके पास बनेगा 12, 11 एंड 10 डिवाइडेड बाय 6 रहेगा विद माइनस साइन। 6C4 आपके पास से 15 आता है, दिस इज 15, ये नंबर और है। यहाँ देख लीजिएगा 12C4, 12, 11, 10, 9, 4 आपके पास से 24 आता है। 6C3 आपके पास नंबर लिखा है, इसका वैल्यू 20 आता है, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं डेटास को और बनाते हुए चलते हैं। 6 आएगा, 36 आएगा, 3 बनेगा, 36 है और 6 3 और ऐड कर दीजिए 39। ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, ये 15 आपके पास है तो ये बनेगा 30 और ये है 110, ठीक है। ये दोनों 30 और 110 आपके पास से नंबर आता है 3300। यहाँ देखिएगा, यहाँ से कैंसिल हुआ 2 बार, यहाँ से कैंसिल हुआ 10 आपके पास है तो ये हो गया 100, 9900, ठीक है। आगे चले, R एंड P का अगला केस बनाएं। जितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है सबके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं, ठीक है। R की वैल्यू 4 थी, R की वैल्यू 5, तो P का वैल्यू 2 बनना चाहिए क्योंकि दोनों का सम 7 है। एक टर्म यहाँ से भी आएगा x पावर 7 के लिए। R को अगर हम 6 ले लेते हैं तो फिर P की वैल्यू 1 ले सकते हैं
और इसको 7 ले लिया तो फिर 0। क्या P 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 केसेस यहाँ भी है। 5 लेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास से 12C5 -1 पावर 5 -1 बनेगा। यहाँ पर आपके पास है 6C2, ये बनाइए। 12C6 आपके पास से -1 की पावर 12 बन जाएंगी +1 एंड इट इज 6C1। ये है 12C7, एक -1 बनेगा और 6C0 आपके पास यहाँ से भी रहेगा। सिंप्लीफाई कीजिए, 12C5 का नंबर कितना बनेगा उस नंबर पे जाएंगे, 12C6 और बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो सारे नंबर्स अभी हमें यहाँ पर कंप्यूट करने हैं। सो लेट्स फिगर आउट कि क्या नंबर आपके पास से बनेगा। 12C5 होगा 12, 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल होगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 रहेगा, 120 इज अ बिग नंबर, -15, ये एक नंबर आपके पास है। 12C6 देखिएगा 12, 11, 10, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल और है आपके पास है, 6 × 120 × 6 लिखा हुआ है, माइनस फिर आपके पास है 12, 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल 120, ये नंबर भी आपके पास है। सारे सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं एंड लेट्स सी क्या नंबर आपके पास से बनेगा। इधर वाले भी ऐड कर रहे हैं, सबका टोटल सम फाइनल सम की बात हम बनाने वाले हैं जी। 120 12 और 10 से कैंसिल है, यहाँ 11 आपके पास है, थोड़ा मेहनत वाला सवाल है। माइनस आपके पास बनेगा, 99 आपके पास बन गया, 8 आप यहाँ बनाएंगे तो ये 120 बनेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं प्लस सेकंड वाले नंबर से, 6 से 6 कैंसिल है, 120 ये भी कैंसिल हो गया है। दिस इज व्हाट द नंबर वी आर गेटिंग, ये बड़ा नंबर है। यहाँ आपके पास से 99 आपके पास बन गया है और ये 56 आपके पास रहेगा, प्लस यहाँ देखिए 120 ये कैंसिल हो गया, ये 99 है, 8 आपके पास रहता है, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास से आ रहे हैं। फाइनली इस वाले नंबर्स को भी सम कीजिए, इन तीनों का सम तो यहाँ पर है। 99 हमें तीनों के अंदर दिख रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा। 56 यहाँ पर है, इसमें अगर हम देखते हैं ये 128 आता है। 128 में से अगर हम 56 हटाते हैं तो क्या नंबर बनेगा? जो बनेगा नेगेटिव ही बनेगा। 128 में से 56 अगर हम हटाते हैं तो आपके पास से 8 है तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ आपके पास से 7 आ जाएगा, 72। दिस इज द नंबर। और इधर वालों का भी आप सम निकाल दीजिए। तो फाइनल कोफिशिएंट क्या बनना चाहिए x पावर 7 का, उसमें हमें इंटरेस्ट है। तो देखिए भाई, इनका भी सम निकाल दो। फाइनली इन तीनों का तो सम यहाँ पर ये है। सो नाउ द कोफिशिएंट ऑफ, अगले पेज पे लिख लेते हैं, इनका भी सम यहाँ निकाल के इसका लिख लेते हैं, फिर फाइनली सम निकाल देंगे। कैलकुलेशन है, बना दीजिए। 9900, 33 इसमें से जाएगा तो 66 आएगा आपके पास है, 6600, 12 यहाँ से हटा दीजिए, इट इज 3 आपके पास, यहाँ से 4, 384 आपके पास से नंबर बनता है। यहाँ मल्टीप्लाई करके देखिए क्या नंबर बनेगा। 8 और 9 आपके पास लिखा गया है विद नेगेटिव साइन। ये 100 है बेसिकली, 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7200 आपके पास बनेगा और एक -1 है तो वो प्लस हो जाएगा, 72, ये नंबर आपके पास रहेगा। सिंप्लीफाई कीजिए, 6600 है और यहाँ पर ये नंबर्स हैं, इन दोनों को अभी हमें फाइनली ऐड करना है। सो 6600, 7200 आपके पास है तो आपके पास कितना नंबर है? 600 और इसके अंदर अगर होता तो वहाँ पहुँच जाता, -600 है ये, 72 अभी आप इसके अंदर ऐड करेंगे, 384 + 72। सो फाइनल सम आप बना के देखिए क्या नंबर अपने पास से आता है। सो 300 हटाइए तो आपके पास -300 है, -384 आपके पास यहाँ पर है। सो आई एम हैविंग दिस नंबर एज 16 बनेगा, 216 आपके पास बनता है, 216 -216 और 72 उसके अंदर ऐड करना है। दिस इज 4, 144 आपके पास से नेगेटिव में आएगा, -144 इज द फाइनल आंसर। तो इसका फाइनली आंसर हमारे पास निकल के आता है 144। तो हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया वो देखिए।
इसमें से 1 माइनस एक्स था, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर के भी फैक्टराइज कर दिए यहाँ पर। तो ये 1 माइनस एक्स पावर 12 है और 1 प्लस एक्स पावर 6 है। दो बाइनोमियल कोफिशिएंट, दो बाइनोमियली एक्सपेंशंस का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर इसके लिए पहले सीरीज लिखा, इसके लिए सीरीज लिखा। दोनों में एक्स पावर आर, एक्स पावर पी दिख रहा है। पी आर प्लस पी का वैल्यू 7 आना चाहिए। आर वेरी करेगा 0 से 12 के बीच में, पी वेरी करेगा 0 से 6 के बीच में। हमारे पास इसके 1 2 3 4 5 6 7 केसेस बन गए हैं, जिनके हिसाब से हमने इसका फाइनली आंसर कोफिशिएंट्स निकाल कर देख लिया। क्या कोई और तरीका इसका हो सकता है, वो हम यहाँ पर सोच लेते हैं, ऑल्टरनेट वे। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? यहाँ पे हमको दिखता है कि 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों डेटा से देखें पावर 6 है, ये नंबर आपके पास बनता है। सिंप्लीफाई करें, इसका समेशन आपके पास से बनेगा 6CR एक्स पावर आर माइनस 1 पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 to 6। वहीं पर इसके लिए अगर हम बनाने जाओगे तो 6CP एक्स पावर 2P बनेगा, माइनस 1 पावर भी P रहेगा, P का वैल्यू 0 to 6 रहेगा। जब हम x की पावर 7 चाहते हैं तो वो यहाँ से डिसाइड होगा। तो आप देख लीजिए, r प्लस 2P की वैल्यू 7 आनी चाहिए। r वेरी करेगा 0 से 6, P भी वेरी करेगा 0 से लेकर 6। यहाँ पे आपको केस बनाने होंगे। पिछली बार से अगर कम केसेस बनेंगे तो बेनिफिशियल। पिछली बार हमारे 7 केसेस बन गए थे। तो दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, 4 यहाँ आ गए हैं, 3 यहाँ बन गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस तरीके से बनाने की। तो देखिए, P को सबसे पहले 0 ले लेते हैं। तो P को 0 लेंगे तो R की वैल्यू 7 आएगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, छोड़ दिया। P की वैल्यू अगर हमने 1 ले लिया है तो R की वैल्यू 5 आएगी। इज दिस पॉसिबल? यस, P 1 पॉसिबल है, R 5 पॉसिबल है। दूसरा केस बताइए, P की वैल्यू 1 लिया है, P का वैल्यू 2 ले लेते हैं। अगर 2 लेते हैं तो यहाँ 4 बनता है, 4 रखेंगे तो यहाँ 3 बनेगा। और केस बनाइए इसके आगे का। अगर हमने 3 लिया तो ये 6 बनता है, और 6 बनेगा तो फिर यहाँ से बनेगा 1। तो 6 और यहाँ से आया 1। क्या 4 ले सकते हैं? 4 लेंगे तो 8 बन जाएगा। 7 माइनस 8 नेगेटिव में आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 केस आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम कोफिशिएंट बनाएंगे तो देखिएगा क्या बनेगा। 6C5 आपके पास से माइनस 1 पावर 5, और ये डेटा बनेगा 6P1 माइनस 1 पावर P का वैल्यू 1। तो कोफिशिएंट देखिए, 6CR माइनस 1 पावर R है, 6CP माइनस 1 पावर P है। तो आराम से दोनों पे डेटा बनाया, आगे वाले नंबर पे आए। 6C3 माइनस 1 आपके पास यहाँ से 3 बनता है। 6CP, P का वैल्यू माइनस 1 पावर 2 है। आगे चलते हैं। 6C1 माइनस 1 पावर 1, R का वैल्यू दोनों जगह रखा, P का वैल्यू 3। 6C3 माइनस 1 पावर 3, ठीक। यहाँ पर डेटा दोनों जगह जो P का वैल्यू है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। पिछले वाले से काफ़ी कम कैलकुलेशन, पर एग्जाम में पता नहीं होता ना किससे जल्दी हम सॉल्व करेंगे, इसीलिए तो हमें अभी प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में भी हम ये पता कर पाए। -1 का प्रोडक्ट हो जाएगा 1, ये 6 रहेगा, यहाँ भी 6 रहेगा। 6C5 ये भी 6 होता है, 36 अपने पास पहले वाले का आंसर आया। यहाँ -1 यहाँ प्लस रहेगा, माइनस बनेगा। 6C3 का डेटा बनाते हैं तो 20 आता है, 6C2 बनाएंगे तो 15 आता है। मेरे पास है ये -300 डेटा बनता है। 6C, अब देखिए माइनस बनेगा, यहाँ भी माइनस बनेगा, दोनों मिलके बना देंगे प्लस, ये 6 बनेगा, ये यहाँ से आपके पास से 20 आता है। दिस इज 20, आई एम हैविंग 120 यहाँ से आ रहा है, 36 ये है। सबको आप ऐड कर दीजिए, एक तो बनेगा माइनस, इसमें से 120 हटा दीजिए तो आपके पास से 200 बचा, 180 बचेगा, प्लस 36 आपको और ऐड करना है। 4 है, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 7 बचेगा, और कितना बचाना चाहिए? 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, -144। क्या देखा आपने? इससे जल्दी सॉल्व हो गया, सिर्फ 3 केसेस थे। और जहां हमने इसका वापस से और फैक्टर कर दिए 1 - x 1 + x, ज़्यादा सीखना और भारी हो गया।
इससे 1 माइनस एक्स की पावर 12 और 1 प्लस एक्स की पावर 6 बन गया। हमारे पास यहाँ पर 7 केसेस आ गए। जो अभी हमने यहाँ पर देखा कितने केसेस, 3 केसेस में ही सॉल्व हो गए। -144 नंबर अपने पास से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अप्रोच दोनों से मैंने सॉल्व करके दिखाया। तीसरा अप्रोच है तो वो भी मुझे बताइएगा। आंसर होते हैं, अब एग्जाम में अगर हमें पता है कि हाँ यार अगर मैं किसी कोफिशिएंट को यहाँ ले आऊंगा तो केसेस कम बनेंगे, रादर देन मैं अगर r+p के केसेस काउंट करूंगा तो केसेस ज्यादा बन जाएंगे। यही लर्निंग है, यही सीखने वाली बात है। Let fx equal to 1 minus x plus x square minus x cube plus x power 16 minus x power 17, तो पूरा ऐसे हमारे पास लिखा गया। जिसमें इंटरेस्ट है वो a2 है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपने पास से पूछा जा रहा है। इसको अगर आप थोड़ा देखें, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास से एक्स क्यूब है प्लस एक्स पावर 4 रहेगा माइनस एक्स पावर 5 रहेगा प्लस एक्स पावर 6 रहेगा एंड दिस गोज ऑन टिल एक्स पावर 16 माइनस एक्स पावर 17। और ये पूरा सामने ऐसा कैसा लिखा हुआ, कुछ टर्म्स मिसिंग थी, मैंने ज़्यादा लिख दी। अब अगर हमें a2 चाहिए तो मैं कहता हूं कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये -1 बनेगा, पहला वाला 0, 2x है, ये बनता है 3x का स्क्वायर, 4x का क्यूब है, 5x पावर 5 है, x पावर 5 है, 16 है, x पावर 15 है, 17 है, x पावर 16 है। इधर देखिए a0 0 हो गया है आपके पास से, a1 बचा है, 2 टाइम्स a2 है, 1 प्लस एक्स आपके पास रहेगा, 3 टाइम्स a3 रहेगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा एंड दिस गोज ऑन टिल a17 है, 17 टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 16 है। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखूंगा तो a2 भी चला जाएगा। हमें एक काम क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 वाला डेटा तो 0, यहाँ रहेगा 2, ये बनेगा 6x, ये बनेगा 12। बेसिकली इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते। x का डेरिवेटिव 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2x बन जाएगा, 4 है आपके पास से 3x का स्क्वायर, 5 है आपके पास से 4x का क्यूब, 6 इंटू 5 x पावर 4, 16 है 15x पावर 14, 17 है दिस पावर 15, सामने आपके पास दिस इज 0, 2 टाइम्स a2 आता है, 3 टाइम्स 2 है आपके पास a3 है, 1 प्लस x है एंड दिस गोज ऑन, 17 है 16 आता है, 1 प्लस x की पावर 15 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि लेट्स पुट x इक्वल टू -1। इधर वाले डेटा को देख लीजिए, -1 रखते हैं 0, 17 भी 0, a4 के साथ स्क्वायर आएगा वो सब भी 0 हो जाएगा। आपके पास डेटा सीधा निकल के आता है 2a2 और -1 जब आप यहाँ रखेंगे तो ये बनता है 2 इंटू 1, -1 यहाँ रखा, माइनस माइनस बन गया प्लस, 3 इंटू 2, यहाँ आपने -1 रखा प्लस रहेगा, माइनस रखेगा ये बनेगा 5 इंटू 4, ये बना 6 इंटू 5, 16 इंटू 15, यहाँ माइनस रखेंगे प्लस बन जाएगा 17 इंटू 16। ठीक है, बात बनी। और यहाँ पर अब हम इसको बना देते हैं, ये है 2a2, ये आपके पास एक सीरीज बन गई। फर्स्ट है आपके पास है अगला वाला टर्म है r+1, यहाँ है r, पहली टर्म 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है। r का वैल्यू आपके पास से आता है 1 से लेके कब तक जाएगा, 16 तक जाएगा, जो आपके पास से समेशन बन जाएगा। अब इसको चाहो तो vn मेथड से कर सकते हो, वरना सिंपल समेशन भी आपको दिख रहा है तो r² बन जाएगा, r बन जाएगा। सो वी आर हैविंग द डेटा एज, पहला वाला डेटा आपके पास बन जाएगा इधर से, इट इज 16, इट इज 17, 2n+1, क्या होता है सिग्मा r² का फॉर्मूला, n+1 2n+1/6, तो 16, 17, इसका डबल 32, 33/6 प्लस, और यहाँ पर आएगा 16, 17/2, ये नंबर आपके पास। यहाँ से अब हम देख लें कितना बनता है, 8 और 17 आपके पास है, यहाँ से भी 8 और 17 आपके पास रहेगा, 6 से कैंसिल होगा तो 11 बन जाएगा, 8 इंटू 17 आपके पास है,
8 इंटू 17 कॉमन हो गया, 11 प्लस 1 इज 12, ठीक है। ये वैल्यू 2A2 की है तो 2 से हम कैंसिल कर देते हैं इसको। सो द A2 इज कमिंग एज 4 इंटू 17 इंटू 12, ये आपके पास है नंबर। आप यहां से देखेंगे तो ये 68 आता है। 12 को आप 10 प्लस 2 लिख लीजिए, ये 680 बन जाएगा। डबल आपको करना है, दिस इज 6, 136 आपके पास से आता है। सो A2 वी आर हैविंग दिस एज, यहाँ 6 आता है, यहाँ 1 बनेगा, 7 है, 8 है। 816 इज आ फाइनल आंसर। 816 हमारे पास से फाइनल आंसर A2 का निकल के आता है। अब हम क्या चाहते हैं इसके अंदर वो देख लीजिए। A2 आ गया, दिस इज द आंसर। अब हम इसी को, सर ये तो आपने डिफरेंशिएशन से किया है, बाइनोमियल से इसको अगर हम करते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो वो मैं आपको इसकी एक सेकेंड मेथड यहाँ पर बताता हूँ। सो 2 मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब, डेटा चलता जा रहा है, आप देखते जाइएगा। एक्स पावर 16 माइनस एक्स पावर 17, यहाँ A0 है, A1 के साथ 1 प्लस एक्स लिखा है, A2 के साथ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और A17 है जो 1 प्लस एक्स पावर 17 है, ठीक है। यही डेटा है, हमें A2 चाहिए। ये एक GP है जिसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, कॉमन रेशियो आपका माइनस एक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके 17 तक 18 टर्म्स है। फॉर्मूला होता है A 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये तो 1 है, माइनस एक्स है, पावर 18 है, 1 माइनस माइनस एक्स, ये नंबर बनता है 1 माइनस एक्स पावर 18, और ये जो नीचे लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सोचना चाहते हैं कैसे इसको बैलेंस किया जाए, या -1 से बात बनेगी नहीं, थोड़ा मैं इसको अपॉन में 1 प्लस एक्स ही रखता हूँ। अब यहाँ भी यही है, सामने भी यही लिखा गया है, ये है A0, A1 है 1 प्लस एक्स है, A2 है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, A17 है 1 प्लस एक्स पावर 17 है। अब ये जो 1 प्लस एक्स है ना, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट 1 प्लस एक्स इज एन अल्फा, इसको अल्फा अज्यूम कर लिया, तो मेरे पास ऊपर वाला नंबर क्या बनिए एक्स की जगह, अल्फा -1 पावर 18 अपॉन अल्फा, और ये है A0, A1 अल्फा, A2 अल्फा स्क्वायर, ये डेटा है, A3 अल्फा क्यूब, A17 अल्फा पावर 17। तो यहां से पता है कि A2 है अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो A2 इज कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर इन 1 माइनस दिस डेटा। अब ये ऑलरेडी अपने पास क्या हो रहा है, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, डिवाइड में अगर ऑलरेडी अल्फा है तो फिर मुझे न्यूमरेटर के अंदर अल्फा क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना होगा। अल्फा क्यूब ढूंढेंगे, एक अल्फा से कैंसिल होगा तब अल्फा स्क्वायर बन के आएगा, तो न्यूमरेटर के अंदर मुझे अल्फा क्यूब ढूंढना है। इसका आप जनरल टर्म लिख लीजिए TR+1, ये आता है 18C। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये लिखा जाए या 1 माइनस अल्फा की पावर 18 लिखा जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसका TR+1 वाला टर्म लिख लेते हैं, हमारे पास आएगा 18CR माइनस अल्फा की पावर R। हमें क्यूब चाहिए, क्यूब, तो फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर क्यूब चाहिए तो R की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 लेनी होगी, ठीक है। तो अल्फा क्यूब इसमें तो है नहीं, एक माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, और यहाँ से आप डेटा बनाइएगा 18C3 -1 पावर 3 आपके पास और है, फाइनल आंसर आपके पास है 18C3 आता है, जो है 18, 17, 16 बाय 6, ये बनेगा 15 फैक्टोरियल कैंसिल। सो लेट्स सिंप्लीफाई, ये यहाँ से 3 बार कैंसिल है, दिस इज 51 इंटू 16, 10 कर देंगे तो 510 आ जाएगा, 6 कर दीजिए तो 510 प्लस 6, और यहाँ से आता है 30। यस, आई एम हैविंग 816 एज द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड?
ये प्योर बाइनोमियल से मैंने सॉल्व करके दिखाया। 1 प्लस एक्स बार बार लिख रहे थे तो 1 प्लस एक्स को हमने यहाँ पर अल्फा अज्यूम कर लिया, और फिर जैसे हम कोफिशिएंट निकालते हैं कि यहाँ मुझे अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो न्यूमरेटर में अल्फा क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज कर दिया, डेटा बना दिया। और यही क्वेश्चन मैंने आपको इधर कैलकुलस से भी बताया कि आप डिफरेंशिएट करके भी डेटा बना सकते हो, सेम आंसर आता है। ये फ़ायदा है। आप चैट जीपीटी से पूछेंगे या किसी से पूछेंगे तो आपको एक सोल्यूशन मिल रहा होगा। अब क्योंकि ये पब्लिक हो गया है तो अब ये भी सोल्यूशन वो सजेस्ट करने लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो गॉट इट। तो वी आर हैविंग मल्टीपल अप्रोचेस, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगले वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। से ये प्लस है, आपको ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।